प्रतिभाओं को मारना अभी भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आखिरकार बलराम और यश जैसे लोगों को मारना बेहद मुश्किल होता अगर वह दानव सेना के क्षेत्र में गहराई नहीं दांव संघ उत्कृष्ट में यदि खतरे में तो दांव संघ सेना निश्चित रूप से उनके बचाव के लिए आती। जब तक दांव संघ की सेना या उसके शक्ति सदस्य समय पर पहुंचते बलराम और यश को मारना मुश्किल होता। हालांकि अब बलराम और यश को दानव सेना के क्षेत्र के केंद्र में मानव सेना की पंक्तियों से दूर लालच देकर लाया गया था। भले ही बलराम और यश संकट के संकेत भेजें, मानव सेना के लिए दानव सेना की भारी नाकाबंदी को तोड़ना और उन्हें बचाने के लिए दानव सेना के युद्ध गठन में इतना गहरा घुसना मुश्किल होगा। असुर सुंद ने बलराम और अन्य लोगों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, धीरे से अपना हाथ उठाया, इसे आगे की ओर लहराया और ठंडेपन से आदेश दिया, मारो। जैसे ही असुर सुंद ने बोलना समाप्त किया, उसके आसपास के दानव विशेषज्ञ तुरंत बलराम और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़े। युद्ध के मैदान पर एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। बलराम के युद्ध क्षेत्र से 10 अरब मील दूर एक भारी भरकम मानव सेनापति एक बड़ी मानव सेना का नेतृत्व दानवों के खिलाफ भयंकर लड़ाई में कर रहा था। यह मानव सेना बलराम के युद्ध क्षेत्र के सबसे करीब थी। इस सेना में भारी भरकम मानव सेनापति का नाम इंद्रजीत था, जो अर्धचरण दिव्य विकास लोक में मानव जाति का एक उत्कृष्ट योद्धा था। दानव सेना के खिलाफ लड़ाई में अपनी मानव सेना का नेतृत्व करते हुए इंद्रजीत ने अचानक दानव सेना के पीछे की गहराई से एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र युद्ध की हलचल को महसूस किया। वह तुरंत चौंक गया। क्या हो रहा था? दानव सेना के पीछे की गहराई से इतनी भयानक युद्ध हलचल अचानक क्यों फूट रही थी? सैनिकों, इंद्रजीत चिल्लाया, आपके क्या आदेश हैं सेनापति? एक सेनापति तुरंत आगे बढ़ा और इंद्रजीत को नमन किया। क्या तुम जानते हो कि हाल ही में दानव सेना के पीछे किसने घुसपैठ की है? इंद्रजीत ने सेनापति की ओर देखते हुए पूछा। यह सुनकर मानव सेनापति ने 1 अरब मील दूर उस स्थान पर नजर डाली जहां भयानक युद्ध की हलचलें फूटी थीं और अंत में कहा, हाल ही में हमारी अग्रिम पंक्ति के पास लड़ने वाले दानव संघ के शिष्य बलराम, यश और उनका समूह है। मेरा अनुमान है कि बहुत संभावना है कि उन्होंने दानव सेना की पंक्तियों के पीछे घुसपैठ की है। ये सुनकर इंद्रजीत की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। ये तो बकवास है, दुश्मन को मारना एक बात है, लेकिन तुम अपने सैनिकों को अकेले दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसने की अनुमति कैसे दे सकते हो? बलराम और यश अनुभवी दिग्गज हैं, वे ऐसी बुनियादी गलती कैसे कर सकते हैं? इंद्रजीत ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुरंत मुख्यालय से कुमुक का अनुरोध करो, यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट मुख्यालय को दो और उन्हें कुमुक भेजने के लिए कहो। जी सेनापति। सेनापति ने तुरंत सिर झुकाया और सहमति व्यक्त की। वह फिर इंद्रजीत के आदेशों का पालन करने के लिए पीछे हट गया। इंद्रजीत ने संकोच नहीं किया और तुरंत अपनी सेना का नेतृत्व किया। बलराम और यश को बचाने के लिए बलराम की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया। बलराम और यश दोनों दांव संघ के असाधारण रूप से उत्कृष्ट कुलीन शिष्य हैं। उनका नुकसान गठबंधन के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। अब जबकि वे घिरे हुए हैं, वह स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। 10 अरब मील की दूरी किसी अन्य स्थान पर इंद्रजीत जैसे शीर्ष विशेषज्ञ अर्धचरण दिव्य विकास लोक साधक के लिए एक पल से ज्यादा कुछ नहीं होगी। हालांकि इस सीमांत युद्ध क्षेत्र पर 10 अरब मील की दूरी एक दुर्गम खाई की तरह है। युद्ध के मैदान तक पहुंचने और बलराम और अन्य लोगों को बचाने के लिए दानव सेना की कई बाधाओं को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। इंद्रजीत जो कुछ भी कर सकता था वह था बलराम की तरफ से कुछ दबाव कम करने के लिए एक भयंकर हमला करना। जहां तक बलराम को बचाने की बात है, वे केवल उम्मीद कर सकते थे कि दांव संघ के अन्य विशेषज्ञ इस क्षेत्र में गश्त कर रहे हों, अन्यथा बलराम और यश गंभीर खतरे में होंगे। शायद यह किस्मत की बात थी कि बलराम और यश बच गए, क्योंकि सेनापति द्वारा स्थिति की रिपोर्ट करने के कुछ ही समय बाद सफेद कपड़ों में एक युवक तेजी से उनकी ओर उड़ता हुआ आया। जब इंद्रजीत ने सफेद कपड़ों वाले युवक को दिखाई देते देखा तो वह बहुत खुश हुआ। अब बलराम और यश बच गए। सफेद कपड़ों वाले युवक के हस्तक्षेप से बलराम और यश के बचाए जाने की संभावना काफी बढ़ गई थी। यह सफेद कपड़ों वाला युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि जयवर्धन था, जो 10 महान दांव पुत्रों में से एक था। जयवर्धन 10 महान दांव पुत्रों में तीसरे स्थान पर था और एक शीर्ष विशेषज्ञ भी था, जो केवल आरोहण लोक के शिखर की साधना के साथ दिव्य योद्धा सूची में स्थान रखता था। युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद जयवर्धन ने उस क्षेत्र पर नजर डाली जहां दानव सेना के पीछे भीषण लड़ाई चल रही थी। भौहें सिकोड़ी और फिर इंद्रजीत की ओर मुड़कर कहा, सेनापति इंद्रजीत, उन्हें बचाने के लिए मेरा सहयोग करें। इस स्थान और बलराम के युद्ध क्षेत्र के बीच अभी भी एक दानव सेना उनका रास्ता रोक रही थी। हालांकि जयवर्धन मजबूत था, लेकिन वह यह दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह अकेले पूरी दानव सेना से लड़ सकता है। जी दांव पुत्र जयवर्धन। इंद्रजीत तुरंत सहमत हो गया। सभी सैनिक दुश्मन को मारने के लिए मेरे पीछे आओ। इंद्रजीत दहाड़ा आदेश देते हुए। फिर उसने अपनी मानव सेना का नेतृत्व किया, सबसे भयंकर आक्रामक गठन बनाया और विरोधी दानव सेना पर विनाशकारी हमला किया। मारो, उन्हें मार डालो, इन दानव हरामजादों को मार डालो। पल भर में युद्ध का मैदान कान फोड़ देने वाले युद्ध के नारों से भर गया। दोनों सेनाएं हिंसक रूप से भिड़ गईं और एक के बाद एक मानव सैनिक या एक के बाद एक दानव सैनिक भीषण लड़ाई में गिर गए। युद्ध का मैदान एक निर्दयी मांस की चक्की की तरह था, जो लगातार जीवन का संहार कर रहा था। एक बार जब दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई तो जयवर्धन तुरंत बलराम के युद्ध क्षेत्र की ओर उड़ गया। जैसे ही वह दानव सेना के क्षेत्र में गहराई तक गया, कुछ दानव विशेषज्ञों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन जयवर्धन की अविश्वसनीय रूप से तेज तलवारबाजी ने उन सभी को काट दिया। रात के आकाश में एक चमकदार तलवार की रोशनी कौंध गई, जिसने अपने रास्ते में अनगिनत दानव विशेषज्ञों को मार गिराया। अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी लगभग अजय थी। बेशक जयवर्धन की सुचारू प्रगति मुख्य रूप से इंद्रजीत द्वारा सेना का नेतृत्व करने के कारण थी, जिसने दानव सेना के मुख्य बल को बांध दिया, जिससे वे उस पर हमला करने से बच गए। अन्यथा यदि उसने अकेले दानव सेना के मुख्य बल का सामना किया होता तो अपनी अपार शक्ति के बावजूद जयवर्धन दानव सेना द्वारा कुचल दिया जाता। युद्ध के मैदान पर शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों और कुलीन सेनाओं में से प्रत्येक की अपनी ताकत होती है। शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ चपलता में उत्कृष्ट होते हैं। जब तक वे युद्ध के गठन में नहीं फंसते, वे आवश्यकतानुसार हमला या बचाव कर सकते हैं। दूसरी ओर कुलीन सेनाएं भारी युद्ध शक्ति में उत्कृष्ट होती हैं। एक बार कुलीन सेना के युद्ध गठन से घिरे होने पर एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी मारा जा सकता है। बूम बूम बूम। बलराम, यश और अन्य लोगों ने एक युद्ध संरचना बनाई जो लगातार असुर सुंद और दानव विशेषज्ञों के समूह से जूझ रही थी। बलराम और यश पहले से ही काफी मजबूत थे और अपनी प्राण दहन गुप्त तकनीक के उपयोग के साथ उनकी युद्ध शक्ति और भी आश्चर्यजनक थी। 1 दर्जन या उससे अधिक लोगों ने युद्ध के गठन में वे असुर सुंद और अन्य दानव विशेषज्ञों को एक ठहराव तक लड़ने में कामयाब रहे। असुर सुंद ने दानव विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व किया। बलराम और उसके समूह से लड़ते हुए उसे उन्हें हराने की जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने बिल्ली और चूहे वाली मानसिकता अपनाई। धीरे धीरे उन्हें थका दिया। बलराम और यश पहले से ही उससे घिरे हुए थे और देर सबेर वे जार में कछुओं की तरह फंस जाएंगे। उसे उन्हें मारने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। अब बलराम और यश अपनी जीवन धकती गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहे थे, पागल बाघों की तरह अपनी लड़ने की शक्ति के चरम पर। अब उनसे सीधे लड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी। यदि वे उसके कुछ दानव विशेषज्ञों को खो देते तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। अब उसे केवल उन्हें रोकने की जरूरत थी और एक बार बलराम और यश की गुप्त तकनीक का प्रभाव खत्म हो जाने पर वे स्वाभाविक रूप से बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर देंगे। उस समय वह उन्हें आसानी से नीचे गिरा सकता था। यह देखकर बलराम और यश को और भी कड़वाहट और लाचारी महसूस हुई। वे मरने से नहीं डरते थे, लेकिन वे व्यर्थ मरने से डरते थे। मूल रूप से उन्होंने मरने से पहले असुर सुंद और अन्य दानव विशेषज्ञों को भारी झटका देने के लिए जीवन धकती गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन असुर सुंद ने उनके इरादों को स्पष्ट रूप से देख लिया था। उसने उनका सामना सीधे नहीं किया, बल्कि उन्हें रोक दिया, उन्हें तोड़ने से रोक दिया। असुर सुंद का इरादा स्पष्ट था, हमला करने से पहले उनकी गुप्त तकनीक का प्रभाव खत्म होने तक उन्हें विलंबित करना। बलराम ने दूरी में असुर सुंद को देखा, जो उन्हें एक मॉकिंग अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था और उसके भीतर एक भयंकर दृढ़ संकल्प उठ खड़ा हुआ। लानत है, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुमने हमें घेर लिया है? बलराम ने अपनी सच्ची ऊर्जा को प्रसारित किया।
आत्मविनाश के माध्यम से असुरसुंद को एक घातक झटका देने का इरादा किया। हालांकि उसकी ताकत असुरसुंद से बहुत कम थी, लेकिन उसके आत्मविनाश से निकलने वाली भयानक शक्ति निश्चित रूप से असुरसुंद को कठिन समय देने के लिए पर्याप्त होगी। एक मार्शल आर्टिस्ट का आत्मविनाश उनकी सभी संचित साधना को एक पल में उजागर कर देता है। यह तरीका किसी भी गुप्त तकनीक से अनगिनत गुना अधिक भयानक है। आखिरकार दुनिया में कोई भी गुप्त तकनीक एक ही पल में भीतर जमा सारी ऊर्जा को उजागर नहीं कर सकती है। जैसे ही बलराम अंतिम हताश प्रयास करने वाला था, एक तेज तलवार की रोशनी रात के आकाश में पहुंच गई, तेजी से करीब आ रही थी। ये देखकर सभी ने तलवार की रोशनी को देखने के लिए तेजी से मुड़कर देखा। तलवार की रोशनी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इसके प्रकट होने से लेकर उनके पास पहुंचने तक इसमें केवल एक क्षण लगा। तलवार की रोशनी कम होने के बाद एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। नवागंतुक को पहचानते ही बलराम, यश और अन्य खुशी से चिल्ला उठे, वरिष्ठ भ्राता जयवर्धन। जयवर्धन ने यह सुनकर सभी पर नजर डाली और बस शांति से उत्तर दिया, तुरंत मेरे साथ घेरा तोड़ो। हालांकि इस युद्ध क्षेत्र में दानव सेना का मुख्य बल इंद्रजीत की मानव सेना द्वारा बांध दिया गया था, लेकिन बलराम और अन्य लोगों को घेरने वाले असुरसुंद के नेतृत्व में कुछ दानव विशेषज्ञ थे। साथ ही दानव सेना के कुछ छोटे दस्ते भी थे। हालांकि यह स्थान दानव सेना के क्षेत्र के भीतर गहरा स्थित है। यहाँ बहुत देर तक रहने से अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। यदि दानव सेना के अन्य मुख्य बल या अन्य शक्तिशाली दानव आते हैं, तो वह न केवल लोगों को बचाने में विफल हो सकता है, बल्कि खुद को भी खतरे में डाल सकता है। जयवर्धन, लोगों को बचाने के लिए मेरे क्षेत्र में घुसपैठ करना, क्या तुम अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहे हो? असुरसुंद ने जयवर्धन को देखा और उदासीनता से कहा, जहां तक मेरी ताकत की बात है, तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम कोशिश करोगे। जयवर्धन ने असुरसुंद की ओर देखते हुए शांति से उत्तर दिया। वे दोनों शक्ति सिंधु महाद्वीप की दिव्य योद्धा सूची के शीर्ष विशेषज्ञ थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना गौरव था। एक ही स्तर के प्रतिद्वंदी का सामना करते हुए वे स्वाभाविक रूप से लड़ाई शुरू होने से पहले पीछे नहीं हटते। इसके विपरीत उनकी आंखें भयंकर लड़ने की भावना से जल उठी। उन्होंने एक दूसरे की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत समय से सुना था, लेकिन वे पहले कभी नहीं लड़े थे। अब वे आखिरकार मिल ही गए। बहुत अच्छा। मूल रूप से मैं केवल बलराम और यश को पकड़ना चाहता था, लेकिन चूंकि तुमने खुद को मेरे दरवाजे पर पहुंचाया है, यह और भी बेहतर है। तुम्हें मारना शायद इन दर्जन भर मार्शल आर्ट्स प्रतिभाओं को मारने की तुलना में दांव संघ को अधिक चोट पहुंचाएगा। मुझे मेरे लिए युद्ध के गुण लाने के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। असुरसुंद ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जयवर्धन को देखा और एक उपहास के साथ कहा, देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास क्षमता है। जयवर्धन ने शांति से कहा। बिना किसी और हलचल के उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई, सीधे असुरसुंद पर वार किया। जयवर्धन को अपनी चाल चलते देख बलराम, यश और अन्य भी नहीं हिचकिचाए। वे जयवर्धन के पीछे हो लिए भयंकर रूप से बाहर की ओर दौड़ पड़े। जयवर्धन की सहायता से असुरसुंद, सबसे भयानक विशेषज्ञ, विवश हो गया, जिससे बलराम, यश और अन्य लोगों पर दबाव काफी कम हो गया। इसके विपरीत असुरसुंद के नियंत्रण के बिना दानव विशेषज्ञ बलराम और यश के हताश हमलों का सामना करते हुए अब स्थिति को पहले की तरह आसानी से नहीं संभाल सकते थे। एक बार फिर भीषण लड़ाई छिड़ गई। एक घंटे बाद जयवर्धन, बलराम, यश और अन्य लोगों का नेतृत्व करते हुए असुरसुंद और उसके दानव विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए घेरे को तोड़कर मानव क्षेत्र में लौट आया। शक्ति के मामले में जयवर्धन असुरसुंद से थोड़ा बेहतर था। आखिरकार जयवर्धन दांव संघ के शीर्ष 10 दांव पुत्रों में तीसरे स्थान पर रहने वाला अद्वितीय प्रतिभावान, ऐसी भयानक युद्ध शक्ति का स्वामी था कि दांव संघ के दिव्य विकास लोक से नीचे के मार्शल आर्टिस्टों में शायद ही कोई उसका मुकाबला कर सके। हालांकि यद्यपि जयवर्धन ने बलराम, यश और अन्य लोगों को असुरसुंद के घेरे से सफलतापूर्वक बचा लिया, लेकिन उन सभी ने बहुत भारी कीमत चुकाई। बलराम और यश सहित दर्जन भर मार्शल आर्ट्स प्रतिभाओं में से आधे से भी कम जीवित बचे। शेष आधे, हालांकि वे जीवित बच गए, सभी गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें स्वयं जयवर्धन भी शामिल था। बलराम की छाती को एक दानव ने छेद दिया था, जिससे गहरा घाव हो गया था। इस समय बलराम मृत्यु के कगार पर था। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी अंतिम सांस लेने वाला है। क्या उसे बचाया जा सकता था? यह अनिश्चित था। जमीन पर पड़े बलराम को देखकर यश का चेहरा बेहद गंभीर था। वरिष्ठ भ्राता जयवर्धन, क्या बलराम को बचाने का कोई रास्ता खोज सकते हैं? यश ने जयवर्धन की ओर देखा। उसकी आंखों में विनती भरी थी। वह और बलराम करीबी दोस्त थे, और वह बलराम को इस तरह मरते हुए नहीं देखना चाहता था। यदि बलराम मर गया, तो वह युद्ध के मैदान पर एक कॉमरेड इन आर्म्स खो देगा। जयवर्धन ने जमीन पर पड़े बलराम पर नजर डाली और अंत में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बलराम जैसी चोटों के साथ जब तक हम दांव संघ की प्राण रक्षक गोली प्राप्त नहीं कर लेते, उसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर यश चुप हो गया। दांव संघ की प्राण रक्षक गोली अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थी। जब तक एक सांस भी बची थी, उसे बचाया जा सकता था। हालांकि दांव संघ की प्राण रक्षक गोली अत्यंत कीमती थी। सबसे पहले प्राण रक्षक गोली को परिष्कृत करने के लिए सामग्री बहुत दुर्लभ थी, और दूसरी बात, परिष्कृत करने की प्रक्रिया बेहद कठिन थी। अक्सर गोलियों के 10 बैचों में से केवल एक को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जा सकता था, जिससे सफलता दर बेहद कम हो जाती थी। इसने प्राण रक्षक गोली को दांव संघ के भीतर अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बना दिया। एक एकल प्राण रक्षक गोली की कीमत निम्न श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियार के बराबर भी हो सकती थी। ऐसी अत्यधिक कीमत साधारण मार्शल आर्टिस्टों के लिए बस अनअफोर्डेबल थी। यहाँ तक कि जयवर्धन जैसी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के लिए भी अपनी काफी संपत्ति के साथ बलराम की जान बचाने के लिए दांव संघ से एक प्राण रक्षक गोली के बदले में अपनी सारी संपत्ति लग सकती थी। जयवर्धन और बलराम विशेष रूप से करीबी नहीं थे। असुरसुंद के घेरे से बलराम को बचाने का उसका कार्य पहले से ही दया और वफादारी का कार्य था, साथ ही शिष्यों के बीच सौहार्द का एक संकेत। जयवर्धन से अपनी पूरी संपत्ति का उपयोग करके बलराम की जान बचाने के लिए दांव संघ से एक प्राण रक्षक गोली का आदान प्रदान करने के लिए कहना स्पष्ट रूप से असंभव था। यश ऐसा करने को तैयार था, लेकिन उसके पास साधनों की कमी थी। भले ही वह सब कुछ छोड़ दे, उसके पास एक भी प्राण रक्षक गोली खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा। जमीन पर पड़े बलराम को मुश्किल से सांस लेते हुए देखकर यश और अन्य मार्शल आर्टिस्ट दुख महसूस किए बिना नहीं रह सके। क्या यह हो सकता है कि प्रसिद्ध बलराम वास्तव में आज मरने वाला था? हालांकि बलराम एक लापरवाह और अनियंत्रित आदमी था, लेकिन वह महान साहस और वीरता का आदमी भी था, खासकर युद्ध के मैदान पर, जहां वह दानवों को मारने में निर्मम था। युवा पीढ़ी के बीच दांव संघ में कोई भी बलराम की तुलना नहीं कर सकता था। जितनी बार वह युद्ध के मैदान पर गया था और उसने वहां समय बिताया था, यदि बलराम मर गया तो दांव संघ अटूट निष्ठा वाले ऐसे नायक को खो देगा। हालांकि बलराम की ताकत दांव संघ में शीर्ष पर नहीं थी, लेकिन उसकी निडर भावना और दृढ़ विश्वास ने दांव संघ में कई लोगों को प्रभावित किया। जैसे ही हर कोई भारी मन महसूस कर रहा था, जमीन पर लेटे बलराम ने कहने के लिए संघर्ष किया, क्या यश, मदद, मेरी मदद करो निकालने में, मेरी स्टोरेज रिंग से उस नवजीवन संजीवनी गोली को बाहर निकालने में। बलराम अच्छी तरह जानता था कि उसकी चोटें कितनी गंभीर थीं। दांव संघ से जीवन विस्तार करने वाली गोली प्राप्त करने के अलावा उसे बचाने की संभावना कम थी। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में उसे वह नवजीवन संजीवनी गोली याद आई जो उसने विराट से प्राप्त की थी। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि विराट की नवजीवन संजीवनी गोली उपचार प्रभावों के मामले में कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन उसके पास अंतिम उपाय के रूप में इसे आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विराट द्वारा बेची जाने वाली गोलियों की चमत्कारी प्रकृति को देखते हुए उसने सोचा कि नवजीवन संजीवनी गोली बहुत बुरी नहीं हो सकती। यह देखते हुए कि विराट के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आरोहण गोली भी थी, क्या होगा यदि नवजीवन संजीवनी गोली की प्रभावकारिता दांव संघ की प्राण रक्षक गोली के बराबर हो? हालांकि बलराम जानता था कि संभावनाएं बेहद कम थीं। वह अब इसकी चिंता नहीं कर सकता था। उसे कोशिश करनी थी। यदि नवजीवन संजीवनी गोली उसकी चोटों को ठीक कर सकती है तो यह आदर्श होगा, यदि नहीं तो उसे अपना भाग्य स्वीकार करना होगा। बलराम के शब्द सुनकर यश ने जल्दी से बलराम की स्टोरेज रिंग से कुछ गोलियां निकाली। बलराम के निर्देशों के तहत उसने उन गोलियों में से एक को चुना जो एक शक्तिशाली जीवन शक्ति का अनुभव करा रही थी, और उसे निकलने के लिए बलराम के होठों पर ले आया। नवजीवन संजीवनी गोली निकलने के बाद बलराम ने तुरंत अपने पेट में एक अतुलनीय शक्तिशाली जीवन शक्ति को फैलते हुए महसूस किया। जैसे ही यह शक्तिशाली औषधीय शक्ति फैली, बलराम की चोटें एक दृश्य गति से तेजी से ठीक होने लगीं। यहाँ तक कि उसकी छाती का बड़ा छेद भी बेहद तेज गति से नया मांस बढ़ा रहा था।
सिर्फ 1 दर्जन या उससे अधिक सांसों में बलराम के गंभीर घाव जो उसे मौत के कगार पर ले आए थे पूरी तरह से ठीक हो गए। बलराम जमीन से कूद गया, अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने भीतर एक अक्षय शक्ति महसूस की। बिना किसी चोट के वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हा हा हा, मैं ठीक हो गया, मैं वास्तव में मरने के लिए नहीं बना हूं, यहां तक कि स्वर्ग भी मुझे नहीं ले जाएगा। बलराम को जो कुछ ही क्षण पहले मौत के कगार पर था, सिर्फ 1 दर्जन या उससे अधिक सांसों में फिर से जीवंत और ऊर्जावान होते देखकर हर कोई बहुत चकित हुआ। यहां तक कि जयवर्धन, जिसने शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी थी, भावना दिखाने से नहीं रोक सका। यह उपचार अमृत वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। प्रभावकारिता के मामले में इसने दांव संघ की दिव्य प्राण रक्षक गोली को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसी उपचार गोली होना व्यावहारिक रूप से एक अतिरिक्त जीवन होने के बराबर था। बलराम, तुम्हें यह उपचार गोली कहां से मिली? जयवर्धन पूछे बिना नहीं रह सका। हा हा हा, सच कहूं तो वरिष्ठ भ्राता जयवर्धन, यह नवजीवन संजीवनी गोली भाई विराट का उपहार थी। बलराम ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। इसकी बात करें तो मुझे वास्तव में भाई विराट को ठीक से धन्यवाद देना होगा। उन्होंने मुझे जो आरोहण गोली दी थी, उसने मुझे आरोहण लोक के अंतिम चरण में टूटने की अनुमति दी और अब इस नवजीवन संजीवनी गोली ने मेरी जान बचाई है। भाई विराट वास्तव में मेरे प्रति गहरी दया और वफादारी वाले व्यक्ति हैं। मौका मिलने पर मुझे भाई विराट का कर्ज ठीक से चुकाना होगा। बलराम के शब्द सुनकर यश अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक सका। हे, क्या विराट ने तुम्हें यह नवजीवन संजीवनी गोली दी थी? तुम बेशर्म हरामजादे, तुमने उसे इसके लिए ठगा था। यश ने व्यक्तिगत रूप से दांव संघ मुख्यालय के प्रशिक्षण मैदान में बलराम और विराट के द्वंद्व को देखा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बलराम की गोलियों की उत्पत्ति को जानता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह नवजीवन संजीवनी गोली भी विराट की थी। यह कनिष्ठ भ्राता विराट वास्तव में अथाह है। यह सुनकर जयवर्धन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जयवर्धन ने स्वाभाविक रूप से विराट के दांव संघ मुख्यालय में आरोहण गोलियां बेचने के बारे में सुना था, लेकिन उसने विराट से कभी कोई गोली नहीं खरीदी थी। जयवर्धन को अपनी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। अपनी क्षमताओं के साथ उसे अर्धचरण दिव्य विकास लोक में टूटने के लिए आरोहण गोलियां लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वह अगले लोक में टूटने के लिए गोलियों पर भरोसा नहीं करना चाहता था, बल्कि लगन से साधना करना चाहता था और स्वाभाविक रूप से अगले लोक में टूटना चाहता था जब उसकी साधना एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए। केवल मेहनती और सावधानीपूर्वक आत्म साधना के माध्यम से ही कोई ठोस नींव बना सकता है जिससे अस्थिरता का कोई छिपा हुआ खतरा न रहे। जबकि अमृत के माध्यम से सफलता आसान है, वे अनिवार्य रूप से मार्शल आर्ट्स की नींव को कुछ हद तक सतही छोड़ देते हैं। शुरुआती सफलताएं प्राण पोषक हो सकती हैं, लेकिन वे अनिवार्य रूप से दिव्य विकास लोक की ओर किसी की भविष्य की प्रगति को प्रभावित करती है। जयवर्धन जैसी प्रतिभा के लिए जो दिव्य विकास लोक तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित है, वह अपनी उन्नति में बाधा डालने वाले किसी भी कारक को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हालांकि विराट की आरोहण गोलियों की प्रसिद्धि पूरे दांव संघ में फैल गई थी, जयवर्धन ने कभी उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब बलराम द्वारा ली गई नवजीवन संजीवनी गोली के आश्चर्यजनक प्रभावों को देखकर जयवर्धन तुरंत ललचा गया। वह अगले लोक में टूटने के लिए आरोहण गोलियां नहीं लेना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि यह उसकी मार्शल आर्ट्स की नींव को प्रभावित करे, लेकिन वह आत्मरक्षा के लिए इन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी उपचार गोलियों में से कुछ खरीद सकता था। बस मामले में आखिरकार इस युद्ध क्षेत्र में कोई भी अपनी निरंतर सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है। यदि गंभीर रूप से घायल हो और खतरे में फंस जाए तो एक शक्तिशाली उपचार गोली जीवन रक्षक हो सकती है, बिल्कुल बलराम की वर्तमान स्थिति की तरह। इस नवजीवन संजीवनी गोली के बिना बलराम आज लगभग निश्चित रूप से मर चुका होता, लेकिन इसके साथ उसने अनिवार्य रूप से एक और जीवन प्राप्त कर लिया है। हाँ, बुरा नहीं है। भाई विराट का हमारे दांव संघ मुख्यालय में आना वास्तव में एक आशीर्वाद है। भाई विराट द्वारा प्रदान की गई इन गोलियों के साथ हमारे दांव संघ को भविष्य में बहुत कम हताहतों का सामना करना चाहिए। बलराम ने खुशी से कहा। बलराम, मुझे उस कनिष्ठ भ्राता विराट से मिलने ले चलो, मैं उससे कुछ नवजीवन संजीवनी गोलियां खरीदना चाहूंगा। जयवर्धन ने बलराम को देखते हुए कहा। जी वरिष्ठ भ्राता जयवर्धन, बलराम ने जल्दी से सिर झुकाया और सहमति व्यक्त की। इसके बाद समूह सैन्य तंबू से निकल गया और सीमा पर स्थापित स्थानिक मार्ग के माध्यम से दांव संघ मुख्यालय लौट आया। बलराम के अलावा बाकी सभी की चोटें भी बेहद गंभीर थीं। हालांकि उन सभी ने उपचार गोलियां ली थीं, लेकिन उन गोलियों की प्रभावशीलता को देखते हुए पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 या 2 साल का समय लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उनकी जीवन जलने वाली तकनीक के दुष्प्रभावों को उलटा किया जा सकता है, यह अनिश्चित था। हालांकि नवजीवन संजीवनी गोली लेने के बाद बलराम न केवल अपनी चोटों से उबर गया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जीवन जलने वाली तकनीक के दुष्प्रभावों से भी काफी हद तक उबर गया है। यह देखकर हर कोई स्वाभाविक रूप से नवजीवन संजीवनी गोली के लिए तरस गया और अपनी चोटों और अपनी जीवन जलने वाली तकनीक के दुष्प्रभावों के इलाज के लिए विराट से एक खरीदना चाहता था। यदि इन दुष्प्रभावों को समाप्त नहीं किया जा सकता तो उनकी साधना संभवतः स्थायी रूप से स्थिर हो जाएगी। बलराम की नवजीवन संजीवनी गोली के चमत्कारी प्रभावों को देखे बिना उनके पास अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अब जब वे ऐसी चमत्कारी रूप से प्रभावी गोलियों के अस्तित्व के बारे में जानते थे, तो हर कोई स्वाभाविक रूप से उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करना चाहता था। अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। दांव संघ मुख्यालय लौटने के बाद समूह वैदेही सरोवर के शिखर पर पहुंचा। जब वे आए तो विराट एकांत में साधना कर रहा था। गोलियों को बेचने का मामला शार्दुल और विशाल कछुए द्वारा संभाला जा रहा था। बलराम को देखते ही शार्दुल तुरंत कूद पड़ा। अरे तुम कुत्ते, तुम वास्तव में फिर से यहाँ आने की हिम्मत करते हो? मैंने पिछली बार मेरे बॉस को धोखा देने के लिए तुम्हारे साथ हिसाब भी नहीं चुकता किया है और तुम अभी भी मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत करते हो। शार्दुल ने अपना प्यारा गोल मटोल सिर टेढ़ा किया, बलराम को घूरते हुए अपनी भारी आवाज में कहा। जैसे ही वह बोला, उसने अपना पंजा बढ़ाया और बलराम को थप्पड़ मारा। एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंजी। शार्दुल के पंजे का सामना करते हुए बलराम चकमा भी नहीं दे सका और सीधे जमीन पर पटक दिया गया। बच्चे, समझदार बनो और वो गोलियां सौंप दो जो तुमने पिछली बार मेरे बॉस से ठगी थी, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फूल इतने लाल क्यों होते हैं। शार्दुल ने बलराम को जमीन पर दबाते हुए अपनी भारी आवाज में कहा। जो कुछ उन्होंने देखा उससे हर कोई दंग रह गया, खासकर बलराम, जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विराट के बगल में रहने वाला वह बेवकूफ बाघ इतना भयानक रूप से मजबूत था। हालांकि वह अभी एक बड़ी लड़ाई से उबर पाया था और बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति अभी भी उससे कहीं अधिक थी, जिसे एक साधारण आरोहण लोक मार्शल आर्टिस्ट संभाल सकता था। लेकिन इस बेवकूफ बाघ के पंजों के नीचे वह थोड़ा सा भी विरोध नहीं कर सका। इस बेवकूफ बाघ की भयानक ताकत इससे स्पष्ट थी। जयवर्धन ने शार्दुल की ओर देखा, समान रूप से आश्चर्यचकित। शार्दुल ने अपने हमले में जो ताकत दिखाई थी उसे देखते हुए इस मूर्ख बाघ की शक्ति शायद उसकी अपनी शक्ति से बहुत अलग नहीं थी। वह कौन था? दांव संघ के 10 शीर्ष दांव पुत्रों में तीसरे स्थान पर रहने वाला अद्वितीय प्रतिभावान। उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट थी कि पूरे दांव संघ में शायद ही कोई उसकी तुलना कर सके। एक ही लोक के भीतर युद्ध शक्ति के मामले में वह किसी से पीछे नहीं था। वह हमेशा वही रहा था जिसने अपने लोक से परे दूसरों को हराया। कोई भी अन्य कभी भी उसकी ताकत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हुआ था जब उनका लोक कम था। लेकिन आज शार्दुल के हमले को देखने से जयवर्धन की समझ कुछ हद तक पलट गई थी। यह मूर्ख बाघ अपने साधना स्तर को देखते हुए अधिक से अधिक आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में था। फिर भी इसकी युद्ध शक्ति बमुश्किल उसकी अपनी शक्ति के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त थी। यह वास्तव में अकल्पनीय था। आखिर इस मूर्ख बाघ का मूल क्या था और इसकी युद्ध शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती थी? भाई बाघ, वे गोलियां मुझे भाई विराट ने अपनी मर्जी से दी थीं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने उन्हें धोखा दिया? बलराम दर्द से चिल्लाया जब उसे शार्दुल द्वारा जमीन पर दबाया गया था। अभी भी मेरे सामने बहस करने की हिम्मत करते हो? ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें एक सबक सिखाने की जरूरत है ताकि तुम सोचो कि मुझे धमकाना आसान है। यह सुनकर शार्दुल ने अपना पंजा उठाया और बलराम को फिर से थप्पड़ मारा। इस प्रहार से बलराम को लगभग पित्त की उल्टी होने लगी। भाई बाघ, चलो इस पर बात करते हैं। पहले भाई बलराम को छोड़ दो। यह देखकर यश ने थूक निकला और कुछ कठिनाई से बोला, तुम इस हरामजादे के लिए खड़े हो रहे हो तो तुम सब उसके साथी हो। यह सुनकर शार्दुल यश और अन्य लोगों की ओर मुड़ा। बोलने से पहले उन पर नजर डाली, अपनी भारी आवाज में कहा, मेरे इलाके में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत है? तुम सब अंधे हो। विशाल कछुए, अपने हथियार उठाओ, चलो काम पर लगते हैं।
बड़े भाई, इस बार हम किसे संभालने जा रहे हैं? बस आदेश दो और मैं इसे संभाल लूंगा। आपको उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। विशाल कछुआ तुरंत आगे बढ़ा, चापलूसी करते हुए बोला, ये हरामजादे हैं जो हमारे इलाके में मुसीबत खड़ी करने आए हैं। पहले इन सबको नीचे गिराओ। शार्दुल ने अपने पंजे से यश और जयवर्धन की ओर इशारा किया। ये लोग काफी मजबूत थे, खासकर सफेद कपड़ों वाला एक युवक, जिसने शार्दुल के लिए एक मजबूत खतरा पैदा किया। शार्दुल ने महसूस किया कि वह अपनी ताकत से सफेद कपड़ों वाले युवक को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है, इसलिए उसने विशाल कछुए को बुलाया। विशाल कछुए की ताकत के साथ व्यावहारिक रूप से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह संभाल नहीं सकता था, जब तक कि उसका सामना एक सच्चे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ से न हो। जी बड़े भाई, विशाल कछुए ने तुरंत उत्तर दिया। फिर वह मुड़ा, यश, जयवर्धन और अन्य लोगों पर हमला करने के लिए तैयार। रुको, एक मिनट रुको। यह देखकर यश को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई और उसने जल्दी से पुकारा। ये बाघ और कछुआ मित्र व दुश्मन नहीं लगते थे। अगर कोई संघर्ष छिड़ गया तो वे शायद शीर्ष पर न आए। क्या तुम्हें कुछ कहना है? शार्दुल ने अपना सिर टेढ़ा किया और यश को घूरा। भाई बाघ, हम यहाँ मुसीबत खड़ी करने नहीं आए हैं, हम गोलियां खरीदने आए हैं। यश ने जबरदस्ती मुस्कान के साथ जल्दी से कहा। क्या तुम गोलियां खरीदने आए हो? यह सुनकर शार्दुल दंग रह गया। बिल्कुल सही, हम भाई विराट से नवजीवन संजीवनी गोली खरीदने आए हैं। यश ने जल्दी से कहा। भाई बाघ, क्या भाई विराट यहाँ है? अगर वे नहीं है तो हम किसी और दिन आएंगे। इस बेवकूफ बाघ का दिमाग थोड़ा गड़बड़ है और यश वास्तव में इससे निपटना नहीं चाहता था। इसलिए अगर विराट आज पहाड़ पर नहीं था तो उसे किसी और दिन आना होगा। क्योंकि तुम गोलियां खरीदने आए हो तो तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था। देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी। शार्दुल ने अपना प्यारा मूर्खतापूर्ण सिर हिलाया और अवाक होकर कहा, मुझे लगा कि तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो। शार्दुल के शब्द सुनकर यश अपने मन में यह सोचने से नहीं रोक सका। तुम बेवकूफ बाघ, क्या तुमने मुझे बोलने का मौका भी दिया? तुमने बिना किसी स्पष्टीकरण के बलराम पर हमला किया और एक शब्द कहे बिना तुमने हमारे साथ उपद्रवियों जैसा व्यवहार किया। हालांकि यद्यपि यश मन ही मन क्रोधित था, लेकिन सतह पर उसने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाए रखा और थोड़ी सी भी असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यदि उन्होंने इस मूर्ख बाघ को क्रोधित किया और उसने अपने पंजे उन पर घुमाए तो वे असली मुसीबत में होंगे। हालांकि यश बलराम से बहुत अधिक मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि वह बाघ का मुकाबला नहीं कर सकता। उनमें से एकमात्र व्यक्ति जो इसे हराने में सक्षम हो सकता था वह जयवर्धन था। हालांकि जयवर्धन अभी भी असुर के साथ अपनी लड़ाई से उबर रहा था और वह बाघ को हराने में सक्षम नहीं हो सकता था। तुम सब यहाँ रुको, मैं जाकर बॉस से पूछता हूँ, शार्दुल ने कहा। फिर मुड़ा और मुख्य हॉल से निकलकर उस आंगन की ओर चल दिया जहां विराट एकांत में था। यश नवजीवन संजीवनी गोली खरीदना चाहता था, आरोहण गोली या नागदंत चावल नहीं। उसने पहले दांव संघ में नवजीवन संजीवनी गोली नहीं बेची थी और इसकी कीमत नहीं जानता था, इसलिए उसे बॉस से उनकी राय पूछनी थी। हालांकि शार्दुल को तलवार संप्रदाय में नवजीवन संजीवनी गोली की कीमत पता थी, लेकिन वह जानता था कि उसका बॉस व्यवसाय में अलग अलग लोगों के लिए एक ही उत्पाद की अलग अलग कीमतें निर्धारित करेगा। दांव संघ में कई अमीर और आसानी से मूर्ख बनने वाले लोग थे, इसलिए नवजीवन संजीवनी गोली यहाँ उसी विनिमय दर पर नहीं बेची जा सकती थी जैसे कि तलवार संप्रदाय में। जाने के बाद शार्दुल जल्दी से विराट के साथ मुख्य हॉल में लौट आया। बलराम, जो जमीन पर पड़ा मरने का नाटक कर रहा था, विराट के प्रवेश करते ही तुरंत कूद गया। उसने विराट से शिकायत करना शुरू कर दिया। शार्दुल के सामने उसके अपमानजनक व्यवहार के लिए उसे दोषी ठहराया। बलराम की बात सुनने के बाद विराट केवल सतही सांत्वना दे सका, फिर शार्दुल को डांटने का नाटक किया। अंत में उसने शार्दुल के पहले के कार्यों के लिए माफी के रूप में बलराम को कुछ नागदंत चावल दिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह अब दांव संघ का एक दांववादी था और उसके आत्मा पालतू जानवर ने किसी पर हमला किया था, इसलिए उसे कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। इस सब के बाद समूह अपने मुख्य व्यवसाय पर लौट आया, गोलियां खरीदना और बेचना। विराट ने नवजीवन संजीवनी गोली की कीमत उतनी भारी नहीं रखी जितनी उसने आरोहण गोली और नागदंत चावल की थी। उसने बस इसे तलवार संप्रदाय के भीतर आंतरिक विनिमय दर से 10 गुना अधिक निर्धारित किया। इसे बलराम, यश और अन्य लोगों को बेच दिया। आखिरकार बलराम, यश, जयवर्धन और अन्य धर्मी गुट के योद्धा थे जो अक्सर युद्ध के मैदान पर दानवों के खिलाफ लड़ते थे। विराट इन योद्धाओं का बहुत सम्मान करता था, इसलिए इन उपचार गोलियों पर बहुत अधिक लाभ कमाने की आवश्यकता नहीं थी। 10 गुना लाभ पर्याप्त होगा। विराट ने बलराम, यश और जयवर्धन को जो नवजीवन संजीवनी गोलियां बेची, उनकी कीमत मध्य श्रेणी की 9वीं रैंक की गोलियों के लिए केवल 5 लाख 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थी और उच्च श्रेणी की 9वीं रैंक की गोलियों के लिए केवल 50 लाख 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थी। जहां तक शीर्ष श्रेणी की 9वीं रैंक की गोलियों की बात है, बलराम, यश और जयवर्धन को फिलहाल उनकी आवश्यकता नहीं थी। नवजीवन संजीवनी गोलियों के शक्तिशाली प्रभावों के साथ जयवर्धन जैसा आरोहण लोक के शिखर का विशेषज्ञ भी किसी भी चोट के लिए उच्च श्रेणी की 9वीं रैंक की गोलियों का उपयोग करके पूरी तरह से ठीक हो सकता था। उसी रैंक की अन्य उपचार गोलियों की तुलना में विराट की कीमतें निस्संदेह काफी अधिक थीं। आखिरकार यह कीमत उसी रैंक के जादुई हथियार के मूल्य के बराबर थी। हालांकि इतनी अत्यधिक कीमत पर भी बलराम, यश, जयवर्धन और अन्य में से कोई भी असंतुष्ट नहीं था। इसके विपरीत उन्होंने सोचा कि विराट की कीमत अविश्वसनीय रूप से उचित थी। कनिष्ठ भ्राता विराट, यदि आपको भविष्य में दांव संघ में कोई समस्या आती है तो आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। अगर मैं मदद कर सका तो मैं मना नहीं करूंगा। अपनी चोट को ठीक करने के लिए एक उच्च श्रेणी की 9वीं रैंक की नवजीवन संजीवनी गोली लेने के बाद जयवर्धन ने विराट का कंधा थपथपाया और ईमानदारी से कहा। आज से पहले वह विराट को नहीं जानता था, लेकिन जब उसने देखा कि विराट इतनी कम कीमत पर नवजीवन संजीवनी गोली जैसी चमत्कारी उपचार गोली बेच रहा है तो वह विराट के लिए प्रशंसा से भर गया। दांव संघ में अपने इतने वर्षों में यह पहली बार था जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो पैसे को धूल मानता था। विराट ने जो नवजीवन संजीवनी गोली बेची थी वह प्रभावकारिता के मामले में दांव संघ की जीवन विस्तार गोली से भी बेहतर थी। हालांकि कीमत के मामले में विराट नवजीवन संजीवनी गोली को दांव संघ की जीवन विस्तार गोली के केवल 1% पर बेच रहा था। जयवर्धन को लगा कि इतनी कम कीमत पर इतनी चमत्कारी उपचार गोली बेचकर विराट व्यावहारिक रूप से पैसा खो रहा है। विराट का ऐसा करने का कारण निस्संदेह नवजीवन संजीवनी गोली को दांव संघ के अधिक सदस्यों के लिए उपलब्ध कराना था। विराट की नवजीवन संजीवनी गोली के साथ दांव संघ में अनगिनत लोगों की जान बच जाएगी। ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति जो भारी व्यक्तिगत हितों का बलिदान करता है, दांव संघ के उन कई पाखंडियों से कहीं बेहतर था जो केवल खोखली बातें करते थे। जयवर्धन विराट के कार्यों से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए भले ही यह उनकी पहली मुलाकात थी, उसने विराट के साथ तत्काल जुड़ाव महसूस किया। जयवर्धन के शब्द सुनकर बलराम, यश और अन्य लोगों ने जयवर्धन और विराट को आश्चर्य से देखा। जयवर्धन अलग थलग रहता था और दांव संघ में शायद ही कभी दूसरों के करीब जाता था। हालांकि वह अपनी बात का पक्का आदमी था, हमेशा अपने वादे निभाता था। वे सभी समझ गए कि आज विराट के लिए जयवर्धन के शब्दों का क्या मतलब था, लेकिन विराट की पहचान और उसने जो किया था उसे देखते हुए उन्हें लगा कि यह मामला उसके लिए महत्वहीन लग रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वरिष्ठ भ्राता जयवर्धन, आप बहुत दयालु हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा। आवश्यक गोलियां खरीदने के बाद सभी ने जल्दी से विदा ली। शार्दुल ने बलराम के जाते हुए आंकड़े पर नजर डाली, फिर विराट की ओर मुड़ा और कहा, बॉस, मुझे कुछ काम है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। ठीक है, जाओ, विराट ने सिर हिलाया। वह अच्छी तरह जानता था कि शार्दुल क्या करना चाहता है। यह आदमी कभी भी रंजिश रखना पसंद नहीं करता था और बलराम ने उसके चेहरे पर उसकी शिकायत करने की हिम्मत की थी। शार्दुल के व्यक्तित्व को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। विराट ने अभी भी उस स्कोर का हिसाब रखा जो बलराम पर बकाया था। वह खुद बलराम का सीधे सामना नहीं कर सकता था, लेकिन वह शार्दुल और बलराम के बीच के झगड़े पर आंखें मूंद सकता था। धन्यवाद बॉस, शार्दुल खुशी से चिल्लाया। इसके साथ वह मुख्य हॉल से बाहर और पहाड़ के नीचे भाग गया। शार्दुल को जाते देख विराट ने एक पल के लिए विचार किया, यह महसूस करते हुए कि शार्दुल और विशाल कछुए का गोलियों की बिक्री का प्रबंधन करना एक अच्छा विकल्प नहीं था। ये दोनों लोगों को पीटने के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन बिक्री का प्रबंधन करना स्पष्ट रूप से उनकी विशेषता नहीं थी। कुछ विचार विमर्श के बाद विराट दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। सुहाना और लीलावती को दांव संघ मुख्यालय में गोलियां बेचने में मदद करने के लिए अपने साथ लाया। चूंकि वे वैसे भी तलवार संप्रदाय में खाली बैठे थे, इसलिए वह उन्हें कुछ काम दे सकता था।
वैदेही के पर्वत शिखर को छोड़ने के बाद बलराम अपनी धुन में गुनगुनाता हुआ अपने शिखर पर लौट आया। हालांकि नवजीवन संजीवनी गोली खरीदते समय उस बेवकूफ बाघ ने उसे बेवजह कई बार थप्पड़ मारे थे, लेकिन अंततः उसे मुआवजे के रूप में काफी मात्रा में नागदंत चावल मिलाकर उसने अच्छी खासी कमाई कर ली थी। अगर विराट उसे कुछ हजार किलो और नागदंत चावल दे देता तो वह उस बेवकूफ बाघ से कुछ और थप्पड़ खाने को भी खुशी खुशी तैयार था। आखिरकार उस बेवकूफ बाघ के 2-4 थप्पड़ खाने से उसकी जान थोड़ी ना निकल जाती और उसे ऐसा पक्का सौदा और कहां मिलता। एक मोटी कमाई करने के बाद बलराम का मूड बहुत अच्छा था। वह गुनगुनाते हुए चल रहा था। जैसे ही वह अपनी पहाड़ी की चोटी पर लौटने वाला था, उसने देखा कि एक बड़ी प्यारी सी सफेद बिल्ली आगे सड़क पर आलस से लेटी हुई थी। बलराम अपनी पहाड़ी की तलहटी में पसरा हुआ था। उसका शरीर चोटों से भरा था और आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वैदेही सरोवर की पहाड़ी पर उस बेवकूफ बाघ से पिटने के बाद उसे अपनी ही पहाड़ी पर उसी बाघ द्वारा फिर से रोका जाएगा और बुरी तरह पीटा जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार उस बाघ ने उसे सिर्फ पीटा ही नहीं बल्कि उसके भंडारण खजाने भी लूट लिए। अब न केवल मुआवजे के तौर पर विराट द्वारा दिया गया नागदंत चावल चोरी हो गया था, बल्कि उसके कई जमा किए गए खजाने भी चले गए थे। वह अब सचमुच कंगाल हो चुका था। तसल्ली की बात बस इतनी थी कि बाघ ने उसके लिए उसकी बड़ी तलवार छोड़ दी थी, जो दरवाजे के आकार की थी, और अब उसके पास बची एकमात्र कीमती चीज थी। पहाड़ी के नीचे लेटे हुए बलराम खाली नजरों से बहते बादलों को देख रहा था, पूरी तरह से निराश और हताश महसूस कर रहा था। उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती थी कि उसका पाला ऐसे अड़ियल और बेवकूफ बाघ से पड़ गया। अगर उसे दूसरा मौका मिलता तो बलराम उस लापरवाह और बेवकूफ बाघ को कभी नहीं उकसाता और न ही खुद को ऐसी मुसीबत में डालता। बलराम पूरे एक दिन तक जमीन पर लेटा रहा, तब जाकर वह उठा। वह अपनी पहाड़ी की चोटी पर वापस नहीं गया, बल्कि इसके बजाय यश को खोजने गया, ताकि अपने घावों के इलाज के लिए उससे कुछ औषधियां मांग सके। जहां तक वैदेही सरोवर की पहाड़ी पर जाकर विराट से शार्दूल की शिकायत करने की बात थी, तो उसमें 100 गुना हिम्मत होती, तब भी वह ऐसा करने की जरूरत नहीं करता। उस बेवकूफ बाघ ने उसे साफ चेतावनी दी थी कि अगर उसने अपने मालिक से दोबारा शिकायत करने की हिम्मत की तो वह उसे जब भी देखेगा पीटेगा। बलराम की ताकत के साथ वह शार्दूल का मुकाबला करने से कोसों दूर था। शार्दूल की ऐसी धमकी मिलने के बाद वह केवल अपनी बदकिस्मती को स्वीकार कर सकता था और उस बेवकूफ बाघ को और उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यह खबर कि बलराम, यश और जयवर्धन ने विराट से नवजीवन संजीवनी गोली खरीदी है, पूरे दांव संघ में तेजी से फैल गई। मोर्चे की लड़ाई के दौरान बलराम के लगभग मरते मरते बचने की कहानी और अंततः नवजीवन संजीवनी गोली द्वारा बचाए जाने की बात भी पूरे दांव संघ में फैल गई। इस प्रकार दांव संघ को जल्द ही पता चल गया कि विराट की नवजीवन संजीवनी गोली का उपचार प्रभाव उनकी अपनी आयुवर्धक गोलियों से कम नहीं था, और दांव संघ की बेतहाशा महंगी आयुवर्धक गोलियों की तुलना में विराट की नवजीवन संजीवनी गोली बहुत अधिक किफायती थी। हालांकि विराट की नवजीवन संजीवनी गोली सस्ती नहीं थी, लेकिन दांव संघ का कोई भी आरोहण लोक का योद्धा अगर दांत भींच ले तो उसे खरीद सकता था। नवजीवन संजीवनी गोली की ख्याति पूरे दांव संघ में फैलने के बाद बड़ी संख्या में दांव संघ के शिष्य इसे विराट से खरीदने के लिए वैदेही सरोवर की चोटियों पर उमड़ पड़े। विशेष रूप से दांव संघ के वे शिष्य जो अक्सर मोर्चे पर लड़ते थे, वे आत्मरक्षा के लिए नवजीवन संजीवनी गोलियां खरीदने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। आखिरकार दानव सेना के खिलाफ लड़ाई में चोट लगना आम बात थी। नवजीवन संजीवनी गोली जैसी चमत्कारी उपचार औषधि के साथ वे निस्संदेह नाजुक क्षणों में अपनी जान बचा सकते थे। एक समय के लिए नवजीवन संजीवनी गोलियों की बिक्री आरोहण गोलियों और नागदंत चावल से भी आगे निकल गई। हालांकि विराट इन सब बातों से अनजान था। उसने गोलियों की बिक्री का काम सुहाना और लीलावती को सौंप दिया था, जबकि वह खुद साधना करने के लिए एकांतवास में चला गया था। सुहाना और लीलावती दोनों ही अत्यंत सुंदर स्त्रियां थीं, जिनकी सुंदरता दांव संघ की युवा पीढ़ी की 4 सुंदरियों से किसी भी तरह कम नहीं थी। इसके अलावा सुहाना के पास दिव्य सुगंध मोहिनी काया थी, जिससे एक आश्चर्यजनक आकर्षक शक्ति निकलती थी। लीलावती की स्वाभाविक गोरी त्वचा और जेड जैसी हड्डियों में भी पुरुषों के लिए एक अनूठा आकर्षण था। ये दोनों महिलाएं विराट के लिए गोलियां बेचती थीं, जिससे दांव संघ के अनगिनत चाहने वाले आकर्षित होते थे। जब उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे दांव संघ में फैल गई तो कई योद्धा वैदेही सरोवर की चोटियों पर उमड़ पड़े, गोलियां खरीदने के लिए नहीं बल्कि विशेष रूप से सुहाना और लीलावती की सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए। कुछ मूर्ख योद्धाओं ने सुहाना और लीलावती के रूप पर मोहित होकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी को शार्दूल और विशाल कछुए द्वारा बुरी तरह पीटा गया और दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में वैदेही सरोवर की तलहटी में लटका दिया गया। शुरुआत में हर दिन वैदेही सरोवर की तलहटी में कई लोग लटके हुए मिलते थे, कभी-कभी तो 20 या 30 लोग वहां लटके होते थे। नतीजतन सुहाना और लीलावती की सुंदरता की प्रसिद्धि के साथ-साथ शार्दूल और विशाल कछुए की खौफनाक प्रतिष्ठा भी फैल गई। शार्दूल और विशाल कछुए ने जल्द ही दांव संघ के भीतर एक जबरदस्त प्रतिष्ठा स्थापित कर ली। उनकी प्रसिद्धि संघ के 10 महान दांव पुत्रों के बराबर भी थी। उनकी खौफनाक प्रतिष्ठा के बारे में जानने के बाद बहुत कम लोगों ने सुहाना और लीलावती की सुंदरता पर बुरी नजर डालने की हिम्मत की। यहाँ तक कि जो लोग हवस रखते थे वे भी इसे दिखाने की हिम्मत नहीं करते थे। बेशक कभी-कभी कुछ लापरवाह व्यक्ति ये मानते हुए कि शार्दूल और विशाल कछुआ केवल बातें करते हैं और कुछ नहीं करते, अपनी जिद पर अड़े रहते थे। बिना किसी अपवाद के वे सभी वैदेही सरोवर की तलहटी में लटके हुए हवा में झूलते हुए पाए जाते थे। विशाल कछुए की ताकत के साथ वह किसी पर भी हमला करने से नहीं हिचकिचाता था जो दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ नहीं था। जहां तक सच्चे दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की बात थी, वे इतने बेशर्म नहीं होंगे कि व्यक्तिगत रूप से विशाल कछुए पर हमला करें। इसके अलावा भले ही उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो, फिर भी उन्हें संघ प्रमुख दिवाकर के गुट के रवैये पर विचार करना पड़ता था और यह तौलना पड़ता था कि क्या वे सूर्यवीर को नाराज करने का जोखिम उठा सकते हैं। अनंत परम मीनार का दूसरा तल सन्न एक तेज तलवार की रोशनी चमकी, जिसने उनके सामने सीधे एक विशाल स्थानिक दरार को चीर दिया। अनंत परम मीनार में अब उसका 42वां तारा रोशन हो चुका है, जिससे यहाँ का स्थान अत्यंत स्थिर हो गया है। यहाँ एक ही तलवार के वार से स्थानिक दरार को चीरना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी विराट के तलवार के वार ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में इतनी विशाल स्थानिक दरार को चीर दिया जो उसके वार की भयानक शक्ति को प्रदर्शित करता था। इस तलवार के वार की शक्ति को देखकर विराट की आंखों में संतोष का भाव दिखाई दिया। कई महीनों के एकांतवास के बाद उसने आखिरकार सूर्य तलवार कला के 5वें स्तर को तोड़ दिया था। उसकी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह फिर से बलराम का सामना करता तो भले ही वह अभी भी बलराम को हरा नहीं सकता था, लेकिन निश्चित रूप से वह बलराम द्वारा एक ही मुक्के में नीचे नहीं गिराया जाता जैसा कि शुरुआत में हुआ था। सूर्य तलवार कला के 5वें स्तर को तोड़ने के बाद विराट रुका नहीं, इसके बजाय उसने जोर लगाया और अपना कठिन एकांतवास जारी रखा। सूर्य तलवार कला की अपनी बढ़ी हुई समझ का लाभ उठाते हुए अगले कुछ महीनों में विराट की इस तकनीक की साधना अत्यंत तेजी से आगे बढ़ी। अपनी शुरुआती सफलता से लेकर छोटी सफलता, फिर बड़ी सफलता और अंत में सूर्य तलवार कला के 5वें स्तर में पूर्णता हासिल करने तक विराट की साधना की गति बस अजेय थी। सूर्य तलवार कला को साधने में विराट की तेजी से प्रगति मुख्य रूप से उसकी गहरी नींव के कारण थी। यह अपनी शक्ति को उजागर करने से पहले ताकत जमा करने का मामला था। इसके अलावा महान क्षेत्र में उसकी हालिया सफलता उसकी जबरदस्त साधना के साथ मिलकर उसे सूर्य तलवार कला के उच्च स्तरों में महारत हासिल करने की अनुमति देती थी। विराट ने पहले ही सूर्य तलवार कला को पूरी तरह से समझ लिया था। एक बार जब उसकी साधना उस स्तर तक पहुंच गई तो सफलता एक स्वाभाविक प्रगति थी। सूर्य तलवार कला के 5वें स्तर में पूर्णता तक पहुंचने के बाद विराट की ताकत में काफी वृद्धि हुई। अपनी वर्तमान ताकत के साथ सूर्य तलवार कला के पूर्ण 5वें स्तर को धारण करते हुए वह शीर्ष स्तर के आरोहण लोक के शिखर विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने में पूरी तरह से सक्षम था। सूर्य तलवार कला को साधने के लिए विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एकांतवास में लगभग पूरा 1 साल बिताया था। बेशक चूंकि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में समय का प्रवाह बाहर की तुलना में 10 गुना तेज था, इसलिए बाहर वास्तव में केवल 1 महीना ही बीता था। विराट की आकृति चमकी और उसने अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर छोड़ दिया। 1 साल के कठिन एकांतवास के बाद अब उसके आराम करने का समय था। दांव संघ में आए उसे लगभग आधा साल हो चुका था, लेकिन इस दौरान वह या तो गोलियां बेचने में व्यस्त था या सूर्य तलवार कला को साधने के लिए एकांतवास में था।
उसे पूरे दांव संघ मुख्यालय का पता लगाने का उचित मौका नहीं मिला था। आराम करने के इस अवसर का लाभ उठाते हुए विराट ने वैदेही सरोवर की पहाड़ी को छोड़ दिया और दांव संघ मुख्यालय के आसपास घूमने लगा। दांव संघ मुख्यालय में एक निश्चित पहाड़ी की चोटी पर एक भव्य हॉल से एक शक्तिशाली आभा फूटी। हॉल के अंदर एक काफी कामुक दिखने वाले युवक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हा 10 साल के एकांतवास के बाद जय ने आखिरकार आरोहण लोक के अंतिम चरण को तोड़ दिया है। अपनी आभा को स्थिर करने के बाद कामुक दिखने वाला युवक विजयी होकर हंसते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आरोहण लोक के अंतिम चरण को तोड़ने के लिए उसने पिछले कुछ वर्षों में वास्तव में बहुत कष्ट सहे थे। पूरे 10 साल तक उसने इस हॉल से बाहर कदम नहीं रखा था और उन 10 सालों के दौरान उसने किसी महिला को नहीं हुआ था। उसके जैसे कामुक व्यक्ति के लिए 10 साल तक किसी महिला को न छूना मौत से भी बदतर था। फिर भी वह असहाय था क्योंकि उसे अपने दादा एल्डर जैंत से एक सख्त आदेश मिला था जिसमें उसे तब तक मुख्य हॉल से बाहर निकलने से मना किया गया था जब तक कि वह आरोहण लोक के अंतिम चरण को नहीं तोड़ लेता। अगर उसने अवज्ञा करने की हिम्मत की तो उसके दादा एल्डर जैंत न केवल उसे कड़ी सजा देंगे बल्कि उसे परिवार से निकालने और उसे अपने पोते के रूप में अस्वीकार करने की धमकी भी देंगे। इतने सख्त आदेश के तहत जय हालांकि अनिच्छुक था, उसके पास अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अभी भी अपने दादा एल्डर जयंत से बहुत डरता था। इसके अलावा वह एक शक्तिशाली रक्षक के रूप में अपने दादा को खोना नहीं चाहता था। दांव संघ में उसका आरामदायक जीवन, जहां वह अहंकार से काम ले सकता था, पूरी तरह से उसके दादा एल्डर काउंसिल के एक एल्डर के रक्षक होने के कारण था। एक बार जब वह एक एल्डर के रूप में अपने दादा को खो देता तो दांव संघ में उसके अच्छे दिन खत्म हो जाते। हालांकि उसकी युद्ध कला प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन दांव संघ की कई युद्ध कला प्रतिभाओं के बीच वह केवल औसत था, विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं। बिना किसी रक्षक के रूप में अपने दादा के दांव संघ में कम ही लोग उसका सम्मान करते और वह संघ के भीतर अय्याशी करने के लिए एक एल्डर के पोते के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा नहीं कर पाता। इसलिए उसके दादा एल्डर जयंत के आदेश का अभी भी जय पर काफी प्रभाव था। यहां तक कि कानून न मानने वाले जय ने भी अपने दादा के आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज आखिरकार आरोहण लोक के अंतिम चरण को तोड़ने के बाद वह आखिरकार फिर से आजाद हो सकता था। 10 साल तक किसी महिला को न छूने के कारण अब वह कुछ खोजने और अच्छा समय बिताने के लिए बेताब था। उसके एकांतवास से पहले दांव संघ का हर 300 साल में एक बार होने वाला मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। अपनी सफलता के कारण वह इस भव्य आयोजन से चूक गया, लेकिन टूर्नामेंट के बाद दांव संघ ने निश्चित रूप से कई नए शिष्यों की भर्ती की होगी। उन नए शिष्यों के बीच वह सोच रहा था कि क्या कोई असाधारण रूप से सुंदर महिलाएं थीं। अगर कोई आश्चर्यजनक सुंदरियां होती तो वह निश्चित रूप से उनके साथ कुछ मजे कर सकता था। यह सोचते हुए जय की आंखों में एक कामुक चमक आ गई। वह मुख्य हॉल से गायब हो गया और दांव संघ मुख्यालय के आसपास घूमने लगा, अपने शिकार को खोजने की तैयारी में। दांव संघ प्रवचन कक्ष। बड़ी संख्या में दांव संघ के शिष्य प्रवचन कक्ष से बाहर निकले। एल्डर यशपाल का दिन का व्याख्यान समाप्त हो गया था और हर कोई प्रवचन कक्ष से निकलकर तितर बितर हो गया। बहन दामिनी, क्यों ना हम युद्ध अभ्यास के अखाड़े में चलें और अभ्यास करें? नलिनी ने प्रवचन कक्ष छोड़ने के बाद अपने बगल में चल रही दामिनी से कहा। दांव संघ मुख्यालय में आने के बाद से नलिनी और दामिनी धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गई थीं। दोनों तलवार संप्रदाय से आई थीं और दांव संघ की इस अनजान जगह में वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब महसूस करती थीं। इसके अलावा वे दोनों वैदेही सरोवर की पर्वत चोटियों पर रहती थीं, एक दूसरे के बहुत करीब, और उनके व्यक्तित्व काफी मेल खाते थे। कुछ ही समय में वे बहुत अच्छी बहनें बन गईं। प्रवचन कक्ष में व्याख्यान सुनने के बाद वे दोनों अक्सर एक साथ अभ्यास करती थीं, अपनी अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करती थीं। उन दोनों ने महसूस किया कि ये आदान प्रदान एक दूसरे के लिए बेहद फायदेमंद थे, इसलिए उन दोनों ने इसका भरपूर आनंद लिया। बेशक नलिनी हमेशा दामिनी के साथ ही क्यों अभ्यास करती थी और आयु या माया के साथ नहीं, इसका कारण यह नहीं था कि उसे दामिनी से कोई विशेष लगाव था, बल्कि दांव संघ मुख्यालय में आए तलवार संप्रदाय के सदस्यों में दामिनी ताकत और युद्ध कला प्रतिभा दोनों के मामले में उसके सबसे करीब थी। केवल दामिनी के साथ अभ्यास करना ही एक सच्चा अभ्यास था। आयु या माया के साथ अभ्यास करना अभ्यास नहीं, बल्कि खुद को प्रताड़ित करना होगा। हालांकि आयु और माया अब उसी आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में थीं जिस पर वह थी, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति नलिनी की क्षमताओं से कहीं अधिक थी। आयु और माया के साथ अभ्यास में नलिनी 10 चालों तक भी नहीं टिक पाती थी। गर्व और अहंकारी नलिनी के लिए यह वास्तव में एक झटका था, इसलिए एक या दो ऐसी घटनाओं के बाद उसने फिर कभी अभ्यास के लिए आयु और माया को नहीं खोजा। दामिनी का अनुभव नलिनी के समान ही था। इस मामले में वे व्यावहारिक रूप से एक जैसी ही थीं। दामिनी हमेशा अपनी युद्ध कला प्रतिभा को लेकर बहुत आश्वस्त रही थी, यहाँ तक कि कुछ हद तक अहंकारी भी। हालांकि आयु और माया के साथ कुछ बार अभ्यास करने के बाद वह इतनी निराश हो गई कि उसे अपने जीवन पर संदेह होने लगा। तब से उसने उन दोनों में से किसी के साथ फिर कभी अभ्यास नहीं किया, केवल नलिनी के साथ मैचों में भाग लिया जो लगभग उसके स्तर की थी। सब में से नलिनी के साथ विशेष रूप से करीब होने का कारण शायद आंशिक रूप से इस तरह के झटके के उनके साझा अनुभव के कारण था। ठीक है बहन नलिनी की बात सुनकर दामिनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। तो दोनों दांव संघ के युद्ध अभ्यास अखाड़े की ओर चल पड़ी। दांव संघ मुख्यालय के भीतर युद्ध अभ्यास अखाड़ा अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। जबकि वैदेही सरोवर की पर्वत छोटी छोटी नहीं थी, वे दोनों अब आरोहण लोक की विशेषज्ञ थीं, और अगर वे पूरी ताकत लगाती तो वे अनिवार्य रूप से पहाड़ के दृश्यों को नुकसान पहुंचाती। अगर वे खुद को रोकती तो उनके हमले प्रतिबंधित हो जाते, जिससे उनके आनंद में बाधा आती। दांव संघ का युद्ध अभ्यास अखाड़ा कई व्यूहों द्वारा संरक्षित था, जिसका मतलब था कि लड़ाई के झटकों से दृश्यों या इमारतों को नुकसान पहुंचाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अखाड़े की स्थानिक स्थिरता को देखते हुए जब तक कि दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ द्वारा हमला न किया जाए, अखाड़े के रक्षात्मक व्यूह को तोड़ना मुश्किल होगा। नीलिमा, आयु, चलो हम भी बाहर चलकर खेलते हैं। नलिनी और दामिनी को युद्ध अभ्यास अखाड़े की ओर उड़ते देख छोटी नीली चिड़िया ने माया और आयु की ओर मुड़कर कहा। जब से माया और आयु दांव संघ मुख्यालय में आई थीं, छोटी नीली चिड़िया अक्सर उनके साथ घूमती थी। बेशक वह मुख्य रूप से अपना समय माया के साथ खेलने और मजे करने में बिताती थी, जबकि आयु उनकी अनुयायी बन जाती थी। आयु काफी अनिर्णायक है और छोटी नीली चिड़िया और माया के प्रभाव में वह मूल रूप से वही करती है जो वे कहते हैं। दांव संघ मुख्यालय में अपने समय के दौरान प्रवचन कक्ष में प्रत्येक व्याख्यान के बाद छोटी नीली चिड़िया माया को बाहर जाने और खेलने के लिए प्रोत्साहित करती थी। दांव संघ मुख्यालय मध्य महाद्वीप के मध्य क्षेत्र में स्थित है और इसमें मध्य महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाले कई स्थानिक मार्ग भी हैं। दांव संघ मुख्यालय से मध्य महाद्वीप के अन्य हिस्सों की यात्रा करना अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक है। छोटी नीली चिड़िया सबसे चंचल उम्र में है और इन स्थानिक मार्गों की सुविधा के साथ वह घूमने फिरने का मौका नहीं छोड़ती। इसलिए जब भी उसके पास समय होता है वह माया और आयु को अपने साथ खींच ले जाती है, विभिन्न स्थानिक मार्गों का उपयोग करके पूरे मध्य महाद्वीप में यात्रा करती है और मजे करती है। माया, जो हमेशा एक बेचैन आत्मा रही है, जब वह नीलिमा के साथ थी तो कभी स्थिर नहीं रहती थी। बाहर खेलने जाने के लिए विराट द्वारा दंडित किए जाने की चिंता करते हुए उन दोनों ने आयु को साथ खींच लिया। महिलाओं में आयु व्यावहारिक रूप से सबसे पसंदीदा थी। भले ही वह मुसीबत खड़ी कर दे, विराट उसके प्रति अपने स्नेह के साथ उसे दंडित करना सहन नहीं करेगा। इसलिए आयु का साथ होना मतलब था कि अगर कुछ गलत हो गया तो वह दोष साझा कर सकती थी, जिससे परिणाम बहुत हल्के हो जाते। इस प्रकार उन दोनों द्वारा राजी किए जाने पर आयु उनके पीछे पीछे स्थानिक मार्ग की ओर चल दी, दांव संघ मुख्यालय को छोड़कर बाहर जाने और मजे करने के लिए। वैदेही ने नलिनी और दामिनी की जाती हुई आकृतियों को देखा, फिर माया, आयु और नीलिमा की जाती हुई आकृतियों को देखा और अंत में बिना एक शब्द कहे अपनी पर्वत चोटी की ओर उड़ गई। वह विराट द्वारा स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना करने वापस जा रही थी। दांव संघ मुख्यालय में अपने समय के दौरान वैदेही ने लगभग हर खाली पल को उस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके कठोर प्रशिक्षण के लिए समर्पित किया जो विराट ने उसके लिए स्थापित किया था। दांव संघ के 10 महान दांव पुत्रों में से एक के रूप में वैदेही अपनी युद्ध कला प्रतिभा के बारे में बेहद आश्वस्त थी, यहाँ तक कि अहंकारी भी। हालांकि विराट से मिलने के बाद से उसे बार बार उसके द्वारा विफल किया गया था।
अगर यह केवल विराट के वार होते तो उसका आत्मविश्वास इतनी आसानी से नहीं टूटता। मुख्य मुद्दा यह था कि विराट के अलावा तलवार संप्रदाय की माया और आयु के पास भी उससे कहीं अधिक युद्ध कला प्रतिभा थी। वर्तमान में वह आयु और माया सभी आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में थी, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में वह उनसे बहुत कमतर थी। इन बार बार के झटकों के तहत वैदेही और भी अधिक लगन से साधना करने लगी। विराट द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न साधना संसाधनों के समर्थन के साथ वैदेही की युद्ध कला योग्यता बढ़ने लगी और समान स्तर के लोगों के बीच उसकी युद्ध शक्ति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई। दांव संघ के शीर्ष 10 दांव पुत्रों में से एक के रूप में वैदेही की युद्ध कला प्रतिभा पहले से ही असाधारण थी। विराट के अस्थिमज्जा शुद्धि ताबीज, तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह, नागदंत चावल और विभिन्न अन्य अद्भुत संसाधनों के शोधन के साथ वैदेही एक निकट परिवर्तन से गुजरी, जबकि समान स्तर पर उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति अभी भी आयु और माया से मेल नहीं खा सकती थी। उनके बीच का अंतर स्पष्ट रूप से शुरुआत की तुलना में काफी कम हो गया था। लगन से साधना आखिरकार जन्मजात प्रतिभा में कमियों की भरपाई कर सकती थी। सभी को तितर-बितर होते देख कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखा और फिर नलिनी और दामिनी का पीछा करते हुए युद्ध अभ्यास अखाड़े की ओर जाने का फैसला किया। तलवार संप्रदाय के सदस्यों में उनकी स्थिति नलिनी और दामिनी के सबसे करीब थी। उनकी युद्ध कला प्रतिभा आयु और माया की तुलना में तो छोड़िए, खुद उनके ही जैसी थी। इसलिए अगर वे बाकी सभी की ताकत की बराबरी करना चाहते थे तो उनके पास लगन से साधना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वे दोनों नलिनी और दामिनी के पीछे पीछे युद्ध अभ्यास अखाड़े की ओर उड़ गए। हालांकि उन्होंने बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की, यह डरते हुए कि नलिनी और दामिनी उनके इरादों पर शक करेंगी। तलवार संप्रदाय में कम ही महिलाओं का स्वभाव अच्छा था और नलिनी और दामिनी का स्वभाव विशेष रूप से खराब था। अगर इन दोनों को शक हो जाता कि उनके मन में कोई गलत इरादा है तो उनके आगे के दिन अच्छे नहीं होंगे। न केवल नलिनी और दामिनी निश्चित रूप से उन्हें पीटेंगी अगर उन्हें शक हुआ, बल्कि अगर यह बात शार्दुल के कानों तक पहुंच गई जिससे बाघ को शक हो गया कि उन्होंने अपने नेता की महिलाओं पर चाल चलने की हिम्मत की, तो वे तलवार संप्रदाय में रहने के बारे में भूल सकते थे। उन चारों के युद्ध अभ्यास अखाड़े में पहुंचने के बाद कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने नलिनी और दामिनी से दूर एक जगह ढूंढी और अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस समय युद्ध अभ्यास अखाड़े में कई दांव संघ शिष्य भी थे। जब दो सुंदरियां नलिनी और दामिनी एक साथ आईं तो कई दांव संघ शिष्यों की आंखें इच्छा से चमक उठीं। हालांकि नलिनी और दामिनी काफी समय से दांव संघ मुख्यालय में थीं। उन सभी दांव संघ शिष्यों ने जिन्होंने उन्हें देखा था उनकी पहचान और पृष्ठभूमि को जानते थे। इसलिए हालांकि कई दांव संघ शिष्य उनकी सुंदरता के लिए लालायित थे, लेकिन केवल कुछ ही उनके पास जाने और उन्हें उकसाने की हिम्मत करते थे। आखिरकार वैदेही सरोवर की पहाड़ी की तलहटी का नजारा दांव संघ के भीतर पहले से ही बेहद मशहूर था और कोई भी उस नजारे का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वैदेही सरोवर की पहाड़ी की तलहटी में कैद किए गए कई दांव संघ शिष्य अभी किसी का सामना करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। इसलिए जब नलिनी और दामिनी युद्ध अभ्यास अखाड़े में पहुंची तो दांव संघ के शिष्यों ने न केवल मुसीबत से बचने के लिए उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि जानबूझकर रास्ता भी दिया। करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वे सभी चिंतित थे कि अगर वे बहुत करीब गए और उस बेवकूफ बाघ द्वारा देखे गए तो उनके पास खुद को समझाने का कोई रास्ता नहीं होगा। भले ही उनके मन में नलिनी और दामिनी के लिए कोई भावना न हो, लेकिन वे निश्चित रूप से उस बेवकूफ बाघ द्वारा तड़पा तड़पा कर मारे जाएंगे। नलिनी और दामिनी इस दृश्य से बहुत हैरान नहीं थी। समय के साथ वे इन लोगों की प्रतिक्रियाओं के आदी हो गई थीं। नलिनी और दामिनी इन दांव संघ योद्धाओं की प्रतिक्रिया से काफी संतुष्ट थीं। वे नहीं चाहती थीं कि ये लोग उन्हें परेशान करें और वे खुश थीं कि उन्हें शांति मिली क्योंकि ये लोग उनसे बच रहे थे। लेकिन जैसे ही वे अपना अभ्यास मैच शुरू करने वाली थीं, एक तरफ से एक बेसुरी आवाज गूंज उठी। अरे, हमारे दांव संघ को ऐसी दो आश्चर्यजनक सुंदरियां कब मिली? उफ, देवियों, क्या आप मेरे निवास पर एक कप चाय के लिए आने का सम्मान देंगी? यह सुनकर हर कोई आवाज की ओर मुड़ा। वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि कौन इतना साहसी है जो तलवार संप्रदाय की किसी महिला के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत करता है। नलिनी और दामिनी ने भी यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं और आवाज की ओर मुड़कर देखा। भीड़ में से एक काफी कामुक दिखने वाला युवक निकला। यह कामुक दिखने वाला युवक नलिनी और दामिनी के पास गया और अपनी आंखों में बिना छुपी हवस के साथ उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। तो कौन इतना साहसी है जो उन दोनों के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत करता है? यह जय है। यह दिलचस्प होने वाला है। वह जय हमेशा से ही अविश्वसनीय रूप से ढीठ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उसने दांव संघ में अनगिनत महिलाओं को बर्बाद किया है, लेकिन दांव संघ के एल्डर काउंसिल का एल्डर होने के नाते अपने दादा की बदौलत वह हमेशा बच निकला है और उसे वह सजा नहीं मिली जिसका वह हकदार है। आज उसने वास्तव में इतनी सख्त जगह लात मारने की हिम्मत की है। मैं वास्तव में यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि उसके साथ क्या होता है। हे, क्या विराट उसका कुछ कर पाएगा? यह दूसरी बात है। आखिरकार उसके दादा दांव संघ की एल्डर काउंसिल के एल्डर हैं। इतने शक्तिशाली रक्षक के साथ भले ही विराट का बेवकूफ बाघ मजबूत हो, वह शायद उस पर हाथ डालने की हिम्मत न करे। उफ, अगर ये दो नाजुक सुंदरियां भी जय द्वारा बर्बाद हो गईं तो यह बहुत अफसोस की बात होगी। हे, वह बदसूरत मोटा स्वर जय, उसने पिछले कुछ वर्षों में कितनी सुंदर महिलाओं को बर्बाद किया है, लेकिन उसका कोई क्या कर सकता है? मेरी राय में इन दो नाजुक सुंदरियों के लिए अंततः उसके चंगुल से बचना मुश्किल होगा। इस कमीने के पास भले ही कोई और कौशल न हो, लेकिन वह महिलाओं के साथ व्यवहार करने में वास्तव में बहुत अच्छा है। अलास, क्या अफसोस की बात है। अगर मैं इन दो सुंदरियों का स्वाद ले सकता तो यह इस मोटे स्वर द्वारा भस्म किए जाने से कहीं बेहतर होता। इस बदसूरत मोटे स्वर ने वास्तव में आरोहण लोक के अंतिम चरण को तोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि भविष्य में उसके द्वारा और भी सुंदर महिलाएं बर्बाद होंगी। कामुक दिखने वाले मोटे युवक को बाहर निकलते देख भीड़ में तुरंत हंगामा मच गया। हर कोई उस कामुक दिखने वाले मोटे युवक को देखने लगा और उसके बारे में चर्चा करने लगा। हालांकि यह डरते हुए कि वह सुन सकता है और बदला ले सकता है, सभी ने टेलीपैथिक संचार के माध्यम से मामले पर चर्चा की। खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं की। इस कामुक दिखने वाले मोटे युवक की पहचान को देखते हुए अगर वह उनसे बदला लेता तो वे गहरी मुसीबत में पड़ जाते। यह कामुक दिखने वाला मोटा युवक कोई और नहीं बल्कि जय था, जिसने हाल ही में आरोहण लोक के अंतिम चरण को तोड़ा था और एकांतवास से बाहर आया था। वह दांव संघ एल्डर काउंसिल के एल्डर जयंत का पोता था। एकांतवास से बाहर आने के बाद वह दांव संघ मुख्यालय के चारों ओर घूम रहा था, अपने अगले शिकार की तलाश में, एक जंगली समय बिताने और अपने 10 साल के एकांतवास से अपनी दबी हुई हवस को बाहर निकालने की उम्मीद में। जब वह युद्ध अभ्यास अखाड़े में पहुंचा तो उसे अप्रत्याशित रूप से दो अतुलनीय सुंदरियां नलिनी और दामिनी मिली। यहां तक कि जय, जिसने अनगिनत सुंदरियां देखी थीं, को यह स्वीकार करना पड़ा कि नलिनी और दामिनी का रूप निश्चित रूप से उन शीर्ष 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से था जिन्हें उसने कभी देखा था। उन सभी महिलाओं में से जिनके साथ वह रहा था, कोई भी नलिनी और दामिनी जैसी सुंदरियों की तुलना नहीं कर सकती थी। आखिरकार जबकि दांव संघ में नलिनी और दामिनी के बराबर आश्चर्यजनक सुंदरियां थीं, वे सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थीं जिनकी स्थिति और शक्ति किसी भी तरह से उससे कम नहीं थी। यहां तक कि एल्डर जयंत के पोते के रूप में उसने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। उदाहरण के लिए वैदेही 10 महान दांव प्रतिभाओं में से एक, उन महिलाओं में से एक थी जिसे जय चाहता था लेकिन छूने की हिम्मत नहीं करता था। वैदेही की सुंदरता निर्विवाद थी, लेकिन उसकी स्थिति भी उसकी पहुंच से बाहर थी। उसे मुसीबत पैदा करने से रोकने के लिए उसके दादा जयंत ने उसे व्यक्तिगत रूप से चेतावनी दी थी कि वह वैदेही पर बुरी नजर न रखे, क्योंकि वह एल्डर दामोदर की व्यक्तिगत शिष्या थी। अगर उसने वैदेही को छूने की हिम्मत की तो उसके दादा जयंत भी उसे बचाने में असमर्थ होंगे। जय, जो वैदेही की सुंदरता पर बुरी नजर रखे हुए था, अपने दादा की चेतावनी सुनकर लगभग डर के मारे मर गया था। जयंत के पोते के रूप में वह एल्डर दामोदर को बहुत अच्छी तरह जानता था। यहां तक कि उसके दादा दांव संघ के एक एल्डर दामोदर जैसे सच्चे दिग्गज की तुलना में कुछ भी नहीं थे। हालांकि जय एक अय्याश था और उसने दांव संघ में कई महिलाओं को बर्बाद किया था, लेकिन वह जानता था कि सीमाएं कैसे बनाए रखनी है।
उसका निशाना कम पृष्ठभूमि वाली और दांव संघ के उच्च अधिकारियों द्वारा बहुत अधिक सम्मानित न की जाने वाली महिलाएं थीं। उसने कभी भी प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को निशाना नहीं बनाया, अन्यथा जयंत के पोते के रूप में भी वह इतने वर्षों तक बिना किसी परिणाम के दांव संघ में इतनी लापरवाही से काम नहीं कर सकता था। नलिनी और दामिनी को देखकर जय तुरंत उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसका आवेग अब दबाया नहीं जा सकता था। उसने इन दो आश्चर्यजनक सुंदरियों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे यकीन था कि वे हाल ही में मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में दांव संघ द्वारा स्वीकार की गई नई शिष्याएं थीं। बिना अधिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं के साथ उसे उनका फायदा उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह वास्तव में अच्छे भाग्य से धन्य था। वह अभी एकांतवास से बाहर आया था और पहले से ही ऐसी उत्कृष्ट सुंदरियों का सामना कर चुका था। इसके अलावा उनके आकार और व्यवहार को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से कुंवारी थीं। बाद में इन दो आश्चर्यजनक सुंदरियों का आनंद लेने के विचार ने जय को एक अनूठा खुजली से भर दिया। वह चाहता था कि वह तुरंत उनका अपहरण कर ले। दफा हो जाओ। नलिनी ने अपने सामने खड़े उस कामुक मोटे आदमी को देखा। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था जब उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी बिना छुपी कामुक निगाहों से घूरते जाने पर नलिनी को ऐसा लगा जैसे उसे किसी छिपकली की जीभ ने चाट लिया हो। वह इस कचरे पर एक शब्द भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे वहां खड़ा देखकर ही उसे असहज महसूस हो रहा था। ओहो, इतनी उग्र, दिलचस्प, बहुत खूब। नलिनी की बात सुनकर जय नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय इसने उसकी इच्छा को हवा दी। एक महिला जितनी अलग और सुंदर होती, उसे जीतने की उसकी इच्छा उतनी ही प्रबल होती जाती। ऐसी ठंडी और अभिमानी सुंदरता को जीतना उसे विनम्र महिलाओं को जीतने की तुलना में उपलब्धि का बहुत बड़ा एहसास देता था। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ। अगर तुम बकवास करते रहे तो मुझे अपनी तलवार से निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। नलिनी ने उसे घूरते हुए कहा। छोटी सुंदरी, ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं। दांव संघ में कोई भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। मेरी सलाह है कि तुम चुपचाप मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। अब से दांव संघ में मेरे संरक्षण के साथ मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा रास्ता आसान होगा। तुम शीर्ष पर पहुंचोगी और जो चाहोगी पाओगी, अन्यथा दांव संघ में रहने के बारे में सोचना भी मत। नलिनी की बात सुनकर जय विचलित नहीं हुआ, अभी भी मुस्कुराते हुए बोला। जैसे ही वह बोला, उसने नलिनी के सुंदर चेहरे को छूने के लिए अपना मोटा हाथ बढ़ाया। यह देखकर नलिनी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। एक सन्न के साथ उसने अपनी लंबी तलवार सीधे जय पर चला दी। उफ, वास्तव में काफी उग्र, लेकिन मुझे यह पसंद है। यह देखकर जय एक चमक के साथ नलिनी की तलवार से बच गया, फिर भी उसे छेड़ रहा था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। नलिनी का चेहरा पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। उसने अपनी लंबी तलवार फिर से घुमाई, जय पर वार करते हुए। उसने आज इस लापरवाह कमीने को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। हालांकि उसकी साधना आरोहण लोक के अंतिम चरण में थी, जो उससे 2 लोक ऊपर थी, लेकिन नलिनी बिल्कुल भी नहीं डरी। अपनी युद्ध शक्ति के साथ हालांकि वह आयु और माया की तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन वह साधारण प्रारंभिक आरोहण लोक के योद्धाओं से बहुत बेहतर थी। उसे 2 लोकों में लड़ने का पूरा भरोसा था। इसके अलावा भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी उससे ज्यादा मजबूत हो, फिर भी वह कार्रवाई करेगी। अपमानित होने के बजाय वह मौत तक लड़ना पसंद करेगी। अपने पूरे जीवन में एकमात्र पुरुष जिसने उसे कभी हुआ था वह विराट था, और वह तब था जब वह अवंतिका के कामज्वाला विष के प्रभाव में थी, जिसने उसे विराट के साथ शारीरिक संपर्क करने की अनुमति दी। हालांकि उसके मन में विराट के लिए बहुत नाराजगी थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि गहरे अंदर उसे उसका छूना नापसंद नहीं था। और वर्तमान में एकमात्र पुरुष जिसे वह छूने के लिए स्वीकार कर सकती थी वह विराट था। विराट के अलावा कोई भी अन्य पुरुष जो उसे छूना चाहता था, उसके केवल 2 परिणाम होंगे, या तो वह मर जाएगी या वह मर जाएगा। हालांकि नलिनी सतह पर अलग और उदासीन दिखाई देती थी, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही स्वतंत्र थी। उसके स्वभाव को देखते हुए वह जय की बदतमीजी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। नलिनी के लगातार हमलों के तहत जय 1 दर्जन से अधिक तलवार के वार से बच गया। वह नलिनी द्वारा प्रदर्शित जबरदस्त ताकत से काफी हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह महिला केवल आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में होने के बावजूद इतनी जबरदस्त शक्ति रखती थी। उसके साथियों के बीच ऐसी ताकत दांव संघ में भी दुर्लभ थी, जो कि प्रतिभावानों का एक जमावड़ा था। ठीक है, क्योंकि तुम्हें खेलना पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा और उम्मीद है कि तुम पूरे दिल से मेरा अनुसरण करोगी। जय ने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा, नलिनी को देखते हुए। इसके साथ उसने अपना मुड़ने वाला पंखा झटका नलिनी की ओर वार करते हुए। हालांकि जय का रूप घटिया और शरीर मोटा था, लेकिन वह शिष्टता का ढोंग करना पसंद करता था। अक्सर दिखावा करने के लिए एक मुड़ने वाला पंखा लेकर चलता था। हालांकि यह पंखा कोई साधारण कलाकृति नहीं थी, यह असाधारण गुणवत्ता का एक जादुई खजाना था। एल्डर जयंत के पोते के रूप में दांव संघ एल्डर काउंसिल के एक एल्डर जो संसाधन उसने आनंद लिए, वे साधारण दांव संघ शिष्यों से बहुत परे थे। जो एक साधारण मुड़ने वाला पंखा प्रतीत होता था, वह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का नौवीन रैंक का जादुई खजाना था। जय के पलटवार के साथ नलिनी ने खुद को जल्दी ही नुकसानदेह स्थिति में पाया। जहां नलिनी मजबूत थी, वहीं जय कोई कमजोर नहीं था। हालांकि जय की युद्ध कला प्रतिभा दांव संघ के शिष्यों के बीच उत्कृष्ट नहीं मानी जाती थी, लेकिन यह केवल दांव संघ की प्रचुर मात्रा में प्रतिभाओं की तुलना में था। वास्तव में जय की युद्ध कला प्रतिभा अभी भी उसके साथियों के बीच काफी उल्लेखनीय थी। इसके अलावा दांव संघ एल्डर काउंसिल के एल्डर जयंत के पोते के रूप में जय की युद्ध कला की नींव दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ जयंत द्वारा निवेश किए गए पर्याप्त संसाधनों के कारण बेहद ठोस थी। इसलिए युद्ध शक्ति के मामले में जय काफी दुर्जय था। अगर नलिनी जय से केवल 1 लोक नीचे होती तो स्वाभाविक रूप से उसके पास उसे हराने का एक उच्च मौका होता। हालांकि 2 लोक नीचे होने के कारण नलिनी की ताकत कुछ हद तक अपर्याप्त थी। नलिनी को नुकसानदेह स्थिति में गिरते देख दामिनी तुरंत चिल्लाई, बहन नलिनी, मैं आपकी मदद करूंगी। इसके साथ दामिनी ने अपनी तलवार घुमाई और आगे बढ़ी। जय पर हमला करने में नलिनी के साथ शामिल हो गई। हालांकि जय की ताकत उनसे कहीं अधिक थी और दामिनी की सहायता के साथ भी वे अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थीं। केवल 1 दर्जन या उससे अधिक दौर के बाद नलिनी और दामिनी को टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था और वे हार की कगार पर थीं। मेरी 2 सुंदरियों, बेहतर होगा कि तुम बस मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। मेरे साथ चलो और तुम विलासिता का जीवन जियोगी। क्यों नहीं? इतनी जिद्दी क्यों बन रही हो? जय ने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा, दोनों महिलाओं को छेड़ते हुए। मिस नलिनी, मिस दामिनी, घबराएं नहीं, हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए हैं। जैसे ही जय ने बोलना समाप्त किया, एक तरफ से 2 आवाजें गूंजी और तुरंत 2 आकृतियों ने अपनी तलवारें खींची और जय पर हमला कर दिया। ये कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान थे, जो नलिनी और दामिनी को ऐसी दुर्दशा में देखकर उनकी सहायता के लिए आए थे। ये देखकर जय का चेहरा काला पड़ गया और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इन 2 अज्ञानी मूर्खों ने उसकी योजनाओं को बर्बाद करने की हिम्मत की। उसे अभी भी 2 सुंदरियों नलिनी और दामिनी को छेड़ने में कुछ दिलचस्पी थी, लेकिन कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान के लिए जय उन्हें तुरंत मारने के लिए तैयार था। जय की ताकत के साथ भी नलिनी, दामिनी, कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान की संयुक्त सेना उसका मुकाबला नहीं कर पाई। दर्जनों दौर के बाद कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान गंभीर खतरे में थे। जय ने अपना मुड़ने वाला पंखा लहराया, नलिनी और दामिनी को पीछे हटने पर मजबूर किया, फिर पंखे को उल्टा किया और उसे कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान की गर्दन की ओर काट दिया। अगर वह वार लगता तो कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान के सिर निश्चित रूप से चले जाते। यह देखकर कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान के दिलों में सिहरन दौड़ गई। दोनों ने मन ही मन आह भरी, हमारा जीवन खत्म हो गया है। लेकिन इस नाजुक पल में एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी अचानक चमकी, जय के मुड़ने वाले पंखे से टकराई और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान ने करीब से देखा और अपने सामने हरे वस्त्र में एक आकृति को खड़ा देखा, जिसके वस्त्र लहरा रहे थे। युवा मालिक! हरे वस्त्र में आकृति को देखकर कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान अत्यंत खुशी से चिल्लाए। खुश होने के साथ साथ कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को शर्म की एक लहर भी महसूस हुई। उन्होंने युवा मालिक से इतने चमत्कारी संसाधनों का आनंद लिया था, फिर भी इस महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें अभी भी उनकी मदद की आवश्यकता थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह से बेकार महसूस किया। हम हरे वस्त्र वाली आकृति ने कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को सिर हिलाया, फिर जय को घूरा और शांति से कहा, दांव संघ के साथी शिष्यों के रूप में क्या ऐसे घातक हमले का सहारा लेना आपके लिए थोड़ा ज्यादा निर्दयी नहीं है? हरे वस्त्र में यह आकृति कोई और नहीं बल्कि विराट थी।
सूर्य तलवार कला के 5वें स्तर को पूर्ण करने के बाद विराट एकांतवास से बाहर आया था और आराम करने के लिए दाव संघ मुख्यालय के चारों ओर टहल रहा था। जब वह टहल रहा था तो उसे अचानक युद्ध अभ्यास अखाड़े से निकलने वाली तीव्र लड़ाई की हलचल महसूस हुई। जिज्ञासावश वह उस दिशा में उड़ गया। जब वह अखाड़े में पहुंचा तो उसने जय द्वारा कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को मारने के प्रयास को देखा। यह देखकर विराट ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के हस्तक्षेप किया। विराट के तलवार के वार से जय को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और वह गुप्त रूप से हैरान था। उस तलवार के वार से उसने एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली खतरे को महसूस किया। हालांकि जब उसने करीब से देखा तो उसने पाया कि जो व्यक्ति आया था वह केवल महान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का एक चींटी था। महान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का एकमात्र चींटी मेरे काम में दखल देने की हिम्मत करता है? तुम वास्तव में मुसीबत मांग रहे हो? जय ने विराट की ओर देखा और एक मजाकिया अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह चींटी अभी अभी वह तलवार का वार किसी प्रकार के शक्तिशाली गुप्त खजाने से उधार लिया गया होगा, अन्यथा वह अपनी मात्र प्रारंभिक चरण की महान क्षेत्र की साधना के साथ इतनी भयानक युद्ध शक्ति कैसे रख सकता था? विराट के साधना स्तर को देखने के बाद जय ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। विराट, इस कचरे के साथ शब्द बर्बाद क्यों करते हो? बस इसे मार डालो। इस समय नलिनी भी आगे बढ़ी और बर्फीले चेहरे के साथ कहा, नलिनी, वास्तव में क्या हुआ? विराट ने भौहें सिकोड़ी और यह सुनकर पूछा। वह केवल दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई को देखने के लिए पहुंचा था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। हालांकि दूसरा पक्ष कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान को मारने के लिए मरने का हकदार था, लेकिन उसे मारने से पहले विवरण का पता लगाना था ताकि दाव संघ को स्पष्टीकरण दिया जा सके। अन्यथा यदि वे दूसरे पक्ष को अंधाधुंध मार देते तो दाव संघ द्वारा जांच किए जाने पर यह एक परेशानी का मामला होता। यह कमीना वास्तव में नफरत के काबिल है। नलिनी ने उपहास किया। फिर उसने विराट को पूरी कहानी सुनाई। नलिनी का वृत्तांत सुनने के बाद विराट का चेहरा पूरी तरह से ठंडा हो गया। विराट को अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत इस तरह के कचरे से थी जो पुरुषों और महिलाओं को सताते थे, कमजोरों को दबाने के लिए ताकत पर भरोसा करते थे और सभी प्रकार की बुराई करते थे। क्या हुआ था यह जानने के बाद विराट ने कोई दबाव महसूस नहीं किया। अब वह बिना किसी संयम के इस कुत्ते से लड़ सकता था। संयोग से उसने सूर्य तलवार कला को 5वें स्तर की पूर्णता तक साधा था, लेकिन अभी तक इसकी शक्ति का सही परीक्षण नहीं किया था। आज वह अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए इस कुत्ते का उपयोग करेगा। दूसरी ओर नलिनी और विराट के बीच अंतरंग दृश्य देखकर जय पहले से ही ईर्ष्या से जल रहा था और उसकी मारने की मंशा उबल रही थी। वह कुतिया, वह मुझे एल्डर काउंसिल के एक सम्मानित एल्डर के पोते को नीचा दिखाती है और इसके बजाय उसके जैसे महान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के कचरे के पास जाकर गिड़गिड़ाती है। यह देखकर जय ने फैसला किया कि इस कुतिया के साथ अपना काम करने के बाद वह निश्चित रूप से उसे पूरी तरह से अपमानित करेगा और उसे बताएगा कि उसे जय को नाराज करने के क्या परिणाम होते हैं। लड़के, तुम मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत करते हो? मरो! जय ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी आकृति चमक उठी जैसे ही उसने अपना मुड़ने वाला पंखा घुमाया और विराट पर सीधे हमला किया। उसने बिना किसी संयम के हमला किया जिसका उद्देश्य शुरू से ही मारना था। हालांकि दाव संघ के नियम साथी शिष्यों के बीच लड़ाई को मना करते हैं, उसकी स्थिति को देखते हुए महान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की एकमात्र चींटी को मारने के लिए बहुत कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, भले ही वह दी जाए। इसके अलावा उसके दादा एल्डर काउंसिल के एल्डर थे, इसलिए उसके दादा के सम्मान में दाव संघ द्वारा उसके साथ कुछ भी करने की संभावना और भी कम होगी। बहुत अच्छा। यह देखकर विराट ने उपहास किया। क्योंकि दूसरे पक्ष ने पहले ही मारने का फैसला कर लिया था तो उसे इस बात की चिंता थी। उसे मारने के बाद यदि दाव संघ ने मामले को आगे बढ़ाया तो वह बस दक्षिणी महाद्वीप में वापस चला जाएगा। ये सोचते हुए विराट ने अपनी लंबी तलवार लहराई और जय पर वार किया। युद्ध अभ्यास अखाड़े में एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। यह लड़ाई उससे भी कहीं अधिक तीव्र थी, जहां नलिनी, दामिनी, कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान जय के खिलाफ सेना में शामिल हुए थे। दोनों पक्षों को लड़ते देख कुंवर चंद्रभान को चिंता हुई कि विराट को कुछ हो सकता है, इसलिए उसने जल्दी से अपना संचार टोकन निकाला और शार्दुल को सूचित किया। कुंवर चंद्रभान का संदेश प्राप्त करने के बाद शार्दुल ने तुरंत विशाल कछुए को युद्ध अभ्यास अखाड़े की ओर निर्देशित किया। हालांकि कुंवर चंद्रभान की चिंताएं स्पष्ट रूप से अनावश्यक थीं। महान क्षेत्र में टूटने के बाद विराट की ताकत पहले ही काफी बढ़ चुकी थी। सूर्य तलवार कला के 5वें स्तर में उसकी महारत के साथ मिलकर अब उसके पास शीर्ष स्तरीय आरोहण लोक के शिखर विशेषज्ञों से लड़ने की शक्ति थी। एकमात्र जय से निपटना विराट के लिए पर्याप्त से अधिक था। हालांकि जय वास्तव में दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ जयंत के पोते के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। उसकी युद्ध क्षमता साधारण आरोहण लोक के अंतिम चरण के योद्धाओं से कहीं अधिक थी। एक समय के लिए वह और विराट समान रूप से मेल खाते थे, वार का आदान प्रदान कर रहे थे। विराट की वर्तमान ताकत के साथ भी वह उसे कम समय में नहीं हरा सकता था। लड़ाई देख रहे सभी लोग हैरान थे। नलिनी और दामिनी विराट की अद्वितीय युद्ध शक्ति को देखते हुए उनकी आंखों में जटिल भाव थे। उनकी युद्ध कला प्रतिभा, जिस पर उन्हें हमेशा इतना गर्व था, विराट के सामने पूरी तरह से बेकार थी। वे चारों सभी आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में सेना में शामिल होने पर भी जय को नहीं हरा सके, लेकिन विराट केवल महान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में जय पर हावी होने में सक्षम था। उनके बीच का अंतर बस अवर्णनीय था। युद्ध अभ्यास अखाड़े में लड़ाई देख रहे अन्य दाव संघ शिष्य विराट द्वारा प्रदर्शित ताकत से समान रूप से हैरान थे। आज को पहली बार माना जा सकता है जब विराट ने दाव संघ में आने के बाद वास्तव में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। जहां तक दाव संघ मुख्यालय में बलराम के साथ उसके पहले मैच की बात थी, वह वास्तव में मायने नहीं रखता था, क्योंकि उस समय विराट ने अभी तक महान क्षेत्र को नहीं तोड़ा था और न ही उसने सूर्य तलवार कला को 5वें स्तर की पूर्णता तक साधा था। उस समय विराट की ताकत को देखते हुए उसके और बलराम के बीच का अंतर बहुत अधिक था। वह एक ही चाल में हार गया था, इसलिए विराट को उस समय अपनी असली ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं मिला और विराट और बलराम के बीच उस मैच के परिणाम के कारण दाव संघ के लोगों को विराट की ताकत के बारे में गलतफहमी थी। वे सभी मानते थे कि विराट की अपनी ताकत नगण्य थी। दाव संघ मुख्यालय में खुद को स्थापित करने की उसकी क्षमता पूरी तरह से उसके दो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पालतू जानवरों और उसके पिता सूर्यवीर की खौफनाक प्रतिष्ठा के कारण थी, जिसने साधारण दाव संघ शिष्यों को उसे उकसाने से रोका। अन्यथा केवल अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए विराट दाव संघ मुख्यालय में फलने फूलने की तो बात ही छोड़िए, बहुत पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। हालांकि आज विराट की सच्ची शक्ति को देखने के बाद सभी को एहसास हुआ कि उसके बारे में उनकी पिछली समझ कितनी गलत थी। इस आदमी के पास न केवल शक्तिशाली समर्थन और खौफनाक पालतू जानवर थे, बल्कि वह खुद एक पूर्ण और भयानक प्रतिभावान था। एकमात्र प्रारंभिक चरण के महान क्षेत्र की साधना के साथ वह जय एक अंतिम चरण के आरोहण लोक विशेषज्ञ को दबाने में सक्षम था। इतनी भयानक युद्ध शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा या सुना था। यहाँ तक कि दाव संघ के इतिहास में सबसे राक्षसी युद्ध कला प्रतिभा के पास भी शायद महान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में इतनी भयानक युद्ध शक्ति नहीं थी। तमाशाबीन लड़ाई से पूरी तरह हैरान थे और जय जो विराट से लड़ रहा था, कल्पना से परे और भी अधिक हैरान था। यह छोटा कमीना अचानक कहां से आया? महान क्षेत्र का एकमात्र प्रारंभिक चरण, फिर भी उसकी ताकत इतनी भयानक थी। इससे पहले ऐसा कैसे हुआ कि उसने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था? क्या यह हो सकता है कि मध्य महाद्वीप में उसके छोटे 10 साल के एकांतवास के दौरान कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वह अनजान था? 10 साल साधारण लोगों के लिए काफी समय हो सकता है, लेकिन आरोहण लोक में उनके जैसे शक्तिशाली प्राणियों के लिए यह केवल पलक झपकने जैसा था। उनके स्तर के विशेषज्ञ अक्सर सैकड़ों, हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार साल तक एकांतवास में रहते थे। उसके छोटे 10 साल के एकांतवास कुछ भी नहीं थे। उसे यह कल्पना करना मुश्किल लगा कि इतने कम समय में मध्य महाद्वीप दाव संघ में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते थे। जय के दिमाग में वह अभी भी सोचता था कि दाव संघ उसके एकांतवास से पहले जैसा ही था। इसलिए एकांतवास से बाहर आने के बाद नलिनी और दामिनी को देखने पर उसने अहंकार और लापरवाही से काम लिया। अगर उसे पता होता कि उसके सबसे बड़े रक्षक उसके दादा जयंत को सूर्यवीर और दिव्य पवन महल की स्वामिनी के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था जब वह उनके लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए नक्श के साथ दक्षिणी महाद्वीप गया था, और यह कि नीले वस्त्र में यह युवक सूर्यवीर का बेटा था, तो वह शायद विराट के सामने इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उसमें 10 गुना साहस होता। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, विराट की सूर्य तलवार कला का 5वां स्तर तेजी से कुशल होता गया और उसने इसका उपयोग बढ़ती आसानी के साथ किया।
प्रशिक्षण मैदान पर भयानक तलवार की ऊर्जा तेजी से भयंकर होती गई। विराट के बढ़ते हुए भयंकर हमलों का सामना करते हुए जय और अधिक चिंतित हो गया। शुरुआत में उसने विराट को थकान के माध्यम से हराने की कोशिश की थी। उसका मानना था कि विराट की भयानक आक्रमण शक्ति किसी शक्तिशाली तलवार तकनीक में उसकी महारत के कारण हो सकती है। हालांकि ऐसी तकनीक का उपयोग करने से निस्संदेह विराट की ऊर्जा की जबरदस्त मात्रा खपत होगी। इसके अलावा विराट के पास केवल महान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की साधना थी। अपार शक्ति के साथ भी उसका सच्चा सार निश्चित रूप से उसके अपने से कम होगा। एक लंबी लड़ाई में विराट अनिवार्य रूप से उससे पहले अपने सच्चा सार को समाप्त कर देगा। एक बार विराट की सहन शक्ति कम हो गई तो वह जीतने का उसका मौका होगा। लेकिन जय के आश्चर्य के लिए विराट प्रत्येक लड़ाई के साथ मजबूत होता गया। उसका सच्चा सार एक अटूट नदी की तरह बह रहा था। अपने सच्चा सार की सरासर मात्रा के मामले में यह आदमी उसके अपने जमा भंडार से भी आगे निकल गया। तुम छोटे जानवर, तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम मेरे सामने सख्त होने का नाटक कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ कौशल है। तुम बहुत भोले हो। आज मैं तुम्हें एक नीच देहाती जैसे तुम और मेरे जैसे महान रक्त वाले व्यक्ति के बीच का अंतर दिखाऊंगा। विराट के हमलों से क्रोधित होकर जय ने पलटवार किया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उसकी हथेली से एक सफेद किरण निकली जो विराट की ओर तेजी से बढ़ी। लड़के मर जा, जय दहाड़ा। यह देखकर विराट को सिरन महसूस हुई। जय द्वारा छोड़ी गई सफेद किरण ने उसे खतरे का बेहद मजबूत एहसास कराया। स्पष्ट रूप से यह एक भयानक रूप से शक्तिशाली आक्रामक खजाना था। विराट ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना हाथ लहराया और उसके सामने एक विशाल आकृति दिखाई दी। धड़ाम! जैसे ही विराट ने विशाल आकृति को निकाला, जय से निकली सफेद रोशनी उसे टकराई, जिससे एक हिंसक ऊर्जा तूफान उठा। यहां तक कि कई व्यूहों द्वारा संरक्षित प्रशिक्षण मैदान और अविश्वसनीय रूप से स्थिर स्थान के साथ भयानक अवशिष्ट ऊर्जा के कारण अखाड़े के चारों ओर अनगिनत स्थानिक दरारें दिखाई दी। जय संतुष्ट था कि इस आक्रामक खजाना के साथ उसके द्वारा किए गए हमले से विराट निस्संदेह मर जाएगा। आखिरकार यह आक्रामक खजाना व्यक्तिगत रूप से उसके दादा जयंत द्वारा तैयार किया गया था और इसमें उसके दादा की शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस खजाने से एक पूर्ण शक्ति का हमला एक साधारण अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त था और यहां तक कि एक शीर्ष स्तरीय अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से घायल हो सकता था। हालांकि विराट की युद्ध शक्ति दुर्जय थी, लेकिन यह केवल एक शीर्ष स्तरीय आरोहण लोक शिखर विशेषज्ञ के बराबर थी और वह निश्चित रूप से इस आक्रामक खजाने के भयानक हमले का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने अपने आश्चर्य के लिए देखा, उस नाजुक क्षण में विराट ने वास्तव में एक इतना विशाल पुतला निकाला जिसने उसके आक्रामक खजाने के भयानक हमले को रोक दिया। यह देखकर जय और भी अधिक हैरान था। यह कैसे हो सकता है? यह बच्चा वास्तव में कौन है और उसके पास इतना शक्तिशाली पुतला कैसे है? पुतला जो उसके आक्रामक खजाने से एक ही वार का सामना कर सकता था, वह कम से कम अर्धचरण जन्मजात स्तर का होना चाहिए। यह बच्चा पूरी तरह से अज्ञात है। मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। उसके पास इतना उच्च स्तरीय पुतला कैसे हो सकता है? क्या यह हो सकता है कि इस बच्चे को शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में कोई अविश्वसनीय भाग्य मिला जिससे उसे एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ? इस स्पष्टीकरण के अलावा जय किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकता था। दांव संघ एल्डर काउंसिल के एल्डर जयंत के पोते के रूप में जय दांव संघ को अच्छी तरह से जानता था। वह अच्छी तरह से जानता था कि पूरे मध्य महाद्वीप मानव जाति में शक्तिशाली व्यक्ति कौन थे, किसे उकसाया जा सकता था और किसे नहीं। और उन महान व्यक्तियों के वंशजों में विराट स्पष्ट रूप से उनमें से नहीं था, अन्यथा उसने इस बच्चे के बारे में कभी नहीं सुना होता। इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि यह बच्चा पिछले 10 वर्षों में प्रमुखता से उभरा और विशेष रूप से इस मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में कुछ बड़ा अवसर प्राप्त किया जिसने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया। यह सोचकर विराट के प्रति जय का डर गायब हो गया। एक देहाती तो देहाती है, पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले सबसे प्रतिभाशाली भी उसकी महान स्थिति वाले व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकता। अपने दादा जयंत के रक्षक के रूप में उसे किसी भी तथाकथित प्रतिभा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। छोटे जानवर, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी सारी अच्छी चीजें हैं। जय ने विराट को आंका। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हालांकि उसका आक्रामक खजाना विराट द्वारा इस पुतले का उपयोग करके रोक दिया गया था, लेकिन जय बिल्कुल भी नहीं डरा। यहां तक कि उसने विराट द्वारा निकाले गए पुतले की इत्मीनान से जांच करने का भी मन बना लिया। भले ही विराट ने उसे हरा दिया तो क्या हुआ? यह छोटा जानवर उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह आखिरकार दांव संघ एल्डर काउंसिल के एल्डर जयंत का पोता था। जब तक विराट दांव संघ में रहना चाहता था, वह उसे पूरी तरह से नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा विराट द्वारा आखिरकार उसकी पहचान जानने के बाद उसके पास उसके बगल में मौजूद 2 सुंदरियों को भी उसके बिस्तर पर आज्ञाकारी रूप से भेजने का विकल्प था, जो उसकी कृपा की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पहले भी कई बार ऐसा किया था। उसने पहले दांव संघ में कुछ खूबसूरत महिलाओं को पसंद किया था, जिनमें से कुछ के दांव साथी भी थे। पहले तो उन महिलाओं के दांव साथी उससे लड़ते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह दांव संघ एल्डर काउंसिल के एल्डर जयंत का पोता है, तो उन्होंने न केवल उससे प्रतिस्पर्धा जारी रखने की हिम्मत नहीं की, बल्कि अपनी दांव साथियों को उसके बिस्तर पर भेजने की पहल भी की। उन पुरुषों के सामने उनके दांव साथियों का बिस्तर पर पक्ष लेना कुछ ऐसा था जिससे जय ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। जय को लगा कि आज के मामले का परिणाम अतीत से अलग नहीं होगा। यह छोटा जानवर अभी भी उससे मौत तक लड़ रहा था। इसका कारण केवल यह था कि वह उसकी पहचान नहीं जानता था। एक बार जब वह उसकी पहचान जान लेगा तो क्या उसे आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक कर दया की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी? हे तुम कुत्ते, तुम काफी निडर लगते हो। जब मैं बाद में तुम्हारा सिर काट दूंगा तो मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम तब भी इतने शांत रह सकते हो। विराट ने जय की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, यह कमीना इस स्थिति में भी इतना निडर है। यह स्पष्ट है कि उसने पहले भी कई बार ऐसी ही चीजें की हैं। हे, मेरा सिर काटोगे? यह सुनकर जय ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उसने कोई हास्यास्पद मजाक सुना हो। उसने अपना मुड़ने वाला पंखा बढ़ाया और उसे विराट के चेहरे पर थप्पड़ मारा। मजाकिया अंदाज में कहा, मेरा सिर यही है, क्या तुम इसे काटने की हिम्मत करते हो? तो कोशिश करो। विराट ने ठंडे स्वर में कहा। बिना किसी और बात के उसने अपने चारों ओर सैकड़ों लंबी तलवारें बना लीं, जिससे एक रहस्यमय तलवार व्यूह बन गया जिसने जय को घेर लिया। उसी समय उसने अपनी तलवार घुमाई। सूर्य तलवार कला के 5वें स्तर को उजागर किया, जय पर वार करते हुए। जैसे ही विराट ने अपना हमला शुरू किया, उसके बगल में आरोहण लोक के अंतिम चरण का अंधकार दानव पुतला भी हिल गया। हालांकि जय के आक्रामक जादुई हथियार से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन यह आरोहण लोक के अंतिम चरण का अंधकार दानव पुतला अभी भी काफी लड़ने की शक्ति रखता था। दो तरफा हमले में फंसकर जय को तुरंत विराट द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। विराट ने अपनी सूर्य तलवार कला की शक्ति का परीक्षण करने के लिए ही उससे इतनी देर तक लड़ाई की थी। वह वास्तव में गंभीर नहीं था। एक बार जब विराट गंभीर हो गया तो जय अपनी ताकत के साथ उसके खिलाफ 3 चालें भी नहीं चल सका। जय जमीन पर पड़ा था, खून थूक रहा था। विराट के अचानक हमले को देखकर वह एक बार फिर हैरान रह गया। ये पता चला कि विराट ने पहले जो प्रदर्शित किया था वह उसकी असली ताकत नहीं थी। इस आदमी की असली ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। और जब विराट की तलवार उसकी गर्दन पर थी तो जय वास्तव में घबरा गया। वह विराट की बिना छुपी मारने की मंशा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इस क्षण जय को आखिरकार समझ आ गया कि नीले वस्त्र में यह युवक वास्तव में उसे मारने की हिम्मत रखता है और केवल झांसा नहीं दे रहा है। तुम मुझे नहीं मार सकते, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? जैसे ही विराट की तलवार उसकी गर्दन काटने वाली थी, जय घबराहट में चिल्लाया, ओह, तो मुझे बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? तुम किसकी शक्ति पर इतना लापरवाही और निर्दयता से कार्य करने के लिए भरोसा करते हो? विराट ने उसे घूरा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कोई भी आंख वाला देख सकता था कि जय का अहंकारी व्यवहार यह दर्शाता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। बिना किसी पृष्ठभूमि वाला कोई भी व्यक्ति दांव संघ में इतनी बेशर्मी और खुलेआम काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। विराट भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि इस बदमाश का समर्थन कौन कर रहा था। मेरे दादा दांव संघ एल्डर काउंसिल के एल्डर जयंत हैं। अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो मेरे दादा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भले ही तुम पृथ्वी के छोर तक भाग जाओ, मेरे दादा निश्चित रूप से तुम्हें टुकड़ों में फाड़ देंगे। जय ने अपने मुंह से खून पोंछा और दहाड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। ओह, तो तुम एल्डर काउंसिल के एल्डर जयंत के पोते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतना अहंकारी होने की हिम्मत करते हो। विराट ने यह सुनकर जानबूझकर सिर हिलाया।
जयंत दांव संघ में एक विशिष्ट आत्मसमर्पणवादी था। ऐसा लगता नहीं था कि उसमें राक्षसों से लड़ने के लिए मोर्चे पर जाने का बहुत साहस था, लेकिन वह दूसरों पर रोब जमाने, बुरे काम करने और पीछे रहकर सत्ता के लिए होड़ करने में काफी माहिर था। यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था कि उसका पोता ऐसा था। यह सही है, मैं दांव संघ एल्डर काउंसिल के एल्डर जयंत का पोता हूं। मेरे दादा एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हैं। तो लड़के, होशियार बनो और आज्ञाकारी रूप से घुटने टेको और दया की भीख मांगो और फिर व्यक्तिगत रूप से उन दो सुंदरियों को मेरे बिस्तर पर भेज दो। अगर मैं अच्छे मूड में हूं तो मैं आज तुम्हारी बदतमीजी को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, अन्यथा तुम मेरे बदले की उम्मीद कर सकते हो। अपने दादा जयंत का उल्लेख करने के बाद जय ने तुरंत अपना आत्मविश्वास नहीं हुआ। बिल्कुल सही सुना तुमने। मैं दांव संघ की एल्डर परिषद के एल्डर जयंत का पोता हूं। मेरे दादाजी दिव्य विकास लोक के एक महान विशेषज्ञ हैं। इसलिए बच्चे, समझदारी इसी में है कि तुम चुपचाप मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे दया की भीख मांगो। और हाँ, उन दोनों सुंदरियों को खुद मेरे बिस्तर तक पहुंचा दो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद आज मैं तुम्हारी गुस्ताखी को नजरअंदाज कर दूं, वरना मेरे बदले के लिए तैयार हो जाओ। अपने दादा जयंत का नाम लेते ही जय का आत्मविश्वास तुरंत लौट आया। उसने सिर उठाकर विराट की ओर देखा। उसका चेहरा द्वेष और अहंकार से विकृत हो गया था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी असली पहचान जानने के बाद विराट उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत सपने में भी नहीं करेगा। आखिरकार भले ही इस लड़के की युद्ध कला की प्रतिभा राक्षसी हो और उसकी ताकत कितनी भी भयानक क्यों न हो, वह एक दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ को नाराज करने का जोखिम कभी नहीं उठाएगा, खासकर तब जब वह दांव संघ की एल्डर परिषद का सदस्य हो। चाहे कोई युद्ध कला का कितना ही बड़ा अद्भुत प्रतिभावान क्यों न हो, पूरी तरह परिपक्व होने से पहले वह केवल एक प्रतिभावान शिष्य है, जिसकी तुलना एक असली दिव्य विकास लोक की महाशक्ति से नहीं की जा सकती। दिव्य विकास लोक और उससे नीचे के स्तर के विशेषज्ञों के बीच का अंतर दो पूरी तरह से अलग दुनियाओं जैसा है। एक बार जब कोई दिव्य विकास लोक में पहुंच जाता है तो वह जीवन का एक पूरी तरह से अलग और उच्च रूप बन जाता है। दिव्य विकास लोक तक पहुंचने से पहले चाहे किसी की युद्ध शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, वह केवल एक नश्वर जीवन रूप है। लेकिन एक बार जब कोई इस स्तर को प्राप्त कर लेता है तो वह एक वास्तविक जन्मजात जीवन बन जाता है। नश्वर और जन्मजात जीवन के बीच एक कभी न भरी जा सकने वाली खाई होती है। चाहे वह रुतबे की बात हो या शक्ति की, दोनों जमीन और आसमान की तरह अलग हैं। शक्ति सिंधु महाद्वीप में कोई भी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ सर्वोच्च अधिकार और शक्ति का प्रतीक है। यही कारण था कि जयंत का पोता होने के नाते जय दांव संघ के भीतर इतना बेखौफ होकर मनमानी करने की हिम्मत करता था। इस पल जय की निगाहें विराट पर उपहास से भरी थीं। फिर उसने दूर खड़ी नलिनी और दामिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में हवस और उम्मीद की आग जल रही थी। वह लगभग उस दृश्य की कल्पना कर सकता था जहां ये दोनों सुंदरियां जल्द ही उसके सामने विवश होकर समर्पण कर देंगी। उस समय वह इस छोटे जानवर को अपनी आंखों से यह देखने पर मजबूर करेगा कि कैसे उसकी दोनों सुंदरियों को उसके द्वारा बेरहमी से रौंदा जाता है। केवल इसी तरह वह आज मिले अपमान की आग को शांत कर पाएगा। चूंकि तुम एल्डर जयंत के पोते हो, तो क्या तुम जानते हो कि अभी कुछ समय पहले तुम्हारे दादाजी जयंत को दक्षिणी महाद्वीप में बुरी तरह पीटा गया था और वे किसी आवारा कुत्ते की तरह दुम दबाकर भागे थे? विराट ने जय की ओर एक खिलवाड़ भरी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। विराट की बातें सुनकर जय तुरंत सन्न रह गया। तुमने क्या कहा? मेरे दादाजी को पीटा गया और वे दक्षिणी महाद्वीप से अपमानित होकर भागे? यह असंभव है, तुम छोटे जानवर। मेरे दादाजी के खिलाफ ऐसी बदनामी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। जय चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे विराट की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसके दादाजी कौन थे? वे एक शक्तिशाली दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ थे। यह कैसे संभव हो सकता है कि उन्हें पीटा जाए और वे अपमानित होकर भागे? दक्षिणी महाद्वीप कैसी जगह थी? बस एक वीरान, गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका। ऐसी जगह पर उसके दादाजी जैसे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को कोई हरा दे, यह महज एक भद्दा मजाक था। ऐसा लगता है कि तुम वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानते। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अभी भी पहले की तरह ही अहंकारी हो। विराट ने जमीन पर पड़े जय को देखा और उपहास किया। जय की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह नाटक नहीं कर रहा था। उसे वास्तव में नहीं पता था कि एल्डर जयंत और एल्डर नक्श दिव्य पवन महल की स्वामिनी को पकड़ने के लिए दक्षिणी महाद्वीप गए थे और वहां उन्हें बुरी तरह पीट कर भगा दिया गया था। उसकी स्थिति को देखते हुए वह शायद अभी अभी अपनी लंबी साधना से बाहर आया था और बाहरी दुनिया में क्या हुआ इससे अनजान था। असंभव, बिल्कुल असंभव। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे दादाजी दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ हैं। वे कैसे हार सकते हैं? विराट की बातें सुनकर जय पागलों की तरह दहाड़ा। लेकिन विराट के चेहरे के भाव देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो विराट ऐसा झूठ गढ़ने की हिम्मत कैसे करता? एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ विशेष रूप से दांव संघ की एल्डर परिषद के एक सदस्य के खिलाफ अफवाहें फैलाना और उनकी निंदा करना उन्हें घायल करने से कहीं अधिक गंभीर अपराध था। जब तक विराट ने अपना दिमाग नहीं खो दिया हो, वह इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करेगा। हालांकि भले ही वह समझ गया था कि विराट जो कह रहा है वह सच हो सकता है, फिर भी जय इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में उसके दादा जयंत आसमान में बैठे किसी देवता की तरह थे, एक सर्वोच्च आदर्श, और दांव संघ में उसके बेलगाम व्यवहार के लिए उसका सबसे बड़ा सहारा। अगर उसके दादा जयंत हार गए तो दांव संघ में उसका रुतबा गिर जाएगा और वह खुद भी अब दांव संघ में इतनी धृष्टता करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। असंभव। तुम दांव संघ में किसी से भी पूछ सकते हो कि क्या यह सच है? विराट ने उस पर व्यंग्य किया। हालांकि अब तुम्हारे पास वह मौका नहीं होगा। कचरे का एक टुकड़ा इस दुनिया के लिए खतरा है जो दूसरों के लिए केवल अधिक आपदा और पीड़ा लाता है। आज मैं विराट स्वर्ग की ओर से कार्य करूंगा, दांव संघ के इस कचरे को साफ करूंगा और एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण बहाल करूंगा। नहीं नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरे दादाजी दांव संघ की एल्डर परिषद के एल्डर हैं, एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ। विराट की बातें सुनकर जय आखिरकार घबरा गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। मुझे जयंत जैसे कचरे का डर दिखा रहे हो? मैं केवल इतना कह सकता हूं कि तुम बहुत नादान हो। मैं विराट जयंत जैसे कचरे को खतरे के रूप में देखता भी नहीं हूं। विराट ने उपहास किया। बिना किसी और बात के विराट ने अपनी तलवार घुमाई और जय के सिर पर वार कर दिया। नहीं, यह देखकर जय भयभीत हो गया। वह अनगिनत वर्षों से दांव संघ में एक अत्याचारी व्यक्ति रहा था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसका अंत इस तरह होगा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अपने दादा जयंत का नाम लेने से न केवल विराट को डराने में विफलता मिलेगी, बल्कि यह विराट के उसे मारने के संकल्प को और मजबूत कर देगा। इस पल जय के दिल में अंतहीन पछतावा उमड़ पड़ा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह आज कभी नलिनी और दामिनी को नहीं उकसाता। सिर्फ हवस की खातिर उसने अपनी जान गंवा दी। यह वास्तव में पछताने वाली बात थी। स्विश, तलवार की रोशनी की एक चमक और जय को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। फिर उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया और उसकी चेतना असीम अंधेरे में डूबने लगी। नहीं जय, मेरे बेटे। तभी क्षितिज से एक दिल दहला देने वाली आवाज आई। तू छोटे जानवर, तूने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह आवाज सुनकर विराट ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक भयानक चेहरे वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति क्षितिज से उड़ता हुआ आ रहा है। विराट की ओर उस व्यक्ति की निगाहें जहरीली नफरत से भरी थीं, जैसे कि वह विराट को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। उस व्यक्ति की उपस्थिति को देखते हुए वह जय से मिलता जुलता था और उसके पहले के शब्दों को देखते हुए उस व्यक्ति की पहचान लगभग स्पष्ट थी। वह निस्संदेह जय का पिता था। विराट का अनुमान सही था। वह व्यक्ति वास्तव में जय का पिता जयद्रथ था। शुरुआत में जब उसने सुना कि उसका बेटा जय युद्ध कला अखाड़े में किसी के साथ विवाद में पड़ गया है तो जयद्रथ विशेष रूप से चिंतित नहीं था। दांव संघ के भीतर जयद्रथ के परिवार की शक्ति के साथ कौन उन्हें नाराज करने की हिम्मत करेगा? भले ही कोई उसके बेटे जय से भिड़ जाए, अंतिम परिणाम अनिवार्य रूप से दूसरे पक्ष द्वारा माफी मांगना ही होगा। जहां तक उसके बेटे द्वारा दांव संघ की खूबसूरत महिलाओं को जबरन ले जाने की बात है, वह लंबे समय से ऐसी चीजों का आदी है और उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। जो महिलाएं उसके बेटे की नजरों में चढ़ गईं, वे भाग्यशाली थीं। आखिरकार यह केवल उसके द्वारा खेले जाने की बात थी, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। बाद में जब उसने सुना कि उसका बेटा जय एक संघर्ष में कमजोर पड़ रहा है तो जयद्रथ ने थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। भले ही उसका बेटा अंततः हार जाए, दांव संघ में उनके परिवार की शक्ति के साथ कौन उसे वास्तव में नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा? वह वास्तव में तब घबराया जब उसने सुना कि जिस व्यक्ति से उसका बेटा भिड़ा था वह सूर्यवीर का बेटा विराट था।
वह दूसरों से नहीं डरता था, क्योंकि दांव संघ में युद्ध समर्थक गुट के मुख्य प्रस्तावक भी उसके पिता एल्डर जयंत को सम्मान देंगे और बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सूर्यवीर का बेटा पूरी तरह से अलग कहानी थी। जब सूर्यवीर दांव संघ में था तो वह युद्ध का कट्टर समर्थक था और शांति समर्थक गुट के साथ उसका रिश्ता हमेशा से ही अमिलाप्य रहा था। अगर शांति समर्थक गुट का कोई भी व्यक्ति उसके रास्ते में आता तो सूर्यवीर कोई दया नहीं दिखाता। ऐसे पिता के साथ उसके बेटे का स्वभाव बहुत बेहतर होने की संभावना कम ही थी। इसके अलावा सूर्यवीर की प्रतिष्ठा वर्तमान में पूरे मध्य महाद्वीप दांव संघ में अपने चरम पर थी। जब उसके पिता एल्डर जयंत, एल्डर नक्ष, एल्डर शेखर और एल्डर फणीश्वर के साथ महारानी रेणुका को पकड़ने के लिए दक्षिणी महाद्वीप गए थे तो वे सूर्यवीर और उनके समूह द्वारा पराजित हुए थे। सूर्यवीर का बेटा जयद्रथ के परिवार को कोई सम्मान नहीं देगा। उसका बेटा जय विराट से भिड़ गया था और मामला पेचीदा हो सकता था। जयद्रथ अपने बेटे के चरित्र को अच्छी तरह जानता था। जय 10 साल से एकांतवास में था और बाहरी दुनिया की स्थिति से पूरी तरह अनजान था, जबकि सूर्यवीर ने हाल ही में दिव्य विकास लोक को तोड़ा था। उससे पहले सूर्यवीर के बेटे की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। विराट की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी न जानते हुए जयद्रथ जानता था कि उसका बेटा बिना किसी संयम के काम करेगा। विराट के गुस्से को देखते हुए अगर उसका बेटा जय उससे भिड़ गया तो उसका अंजाम बुरा होगा। इसलिए यह सुनकर कि उसके बेटे का प्रतिद्वंदी विराट है, जयद्रथ युद्ध कला अखाड़े की ओर भागा। दुर्भाग्य से वह बहुत देर से पहुंचा। जब तक वह पहुंचा तब तक उसके बेटे की जान बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अपने बेटे का सिर विराट की तलवार से कटता देख जयद्रथ की आंखें तुरंत लाल हो गईं। जय उनके परिवार का सबसे उत्कृष्ट वंशज था। उसने और उसके पिता एल्डर जयंत दोनों ने उस पर बहुत उम्मीदें लगाई थीं। पूरे परिवार ने जय पर जो संसाधन लगाए थे वे बहुत अधिक थे, लेकिन जिस वंशज को उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया था उसे विराट ने एक ही तलवार के वार से काट दिया था। जयद्रथ का दिल कैसे नहीं टूटता। तू छोटे जानवर, मरने के लिए तैयार हो जा। क्रोधित होकर जयद्रथ ने विराट पर एक मुक्का मारा। उसने कोई दया नहीं दिखाई, अपनी पूरी ताकत लगा दी। विराट ने उसके बेटे को मार डाला था और उसे अपने बेटे की जान की कीमत चुकाने के लिए विराट को मारना ही था। हाँ बुढ़े, क्या तुझे लगता है कि टाइगर लॉर्ड यहाँ मौजूद नहीं है? टाइगर लॉर्ड के सामने मेरे बॉस पर हमला करने की जरूरत तू मुसीबत मोल ले रहा है। जैसे ही जयद्रथ ने विराट पर हमला किया, एक सफेद आकृति चमकी जिसने विराट का रास्ता रोक लिया और अपने पंजे फैलाकर जयद्रथ के मुक्के को विक्षेपित कर दिया। जयद्रथ के हमले को रोकने वाली यह सफेद आकृति और कोई नहीं बल्कि शार्दुल था। शार्दुल और विशाल कछुआ कुंवर चंद्रभान का संदेश प्राप्त करने पर तुरंत वैदेही की चोटी से निकल पड़े थे और युद्ध कला अखाड़े की ओर बढ़े थे। शार्दुल और विशाल कछुआ वास्तव में बहुत पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन जय की ताकत देखने के बाद शार्दुल जानता था कि जय से निपटने के लिए उसे या विशाल कछुए को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए वह और विशाल कछुआ किनारे से देख रहे थे। विराट और जय के बीच की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। केवल जब उसने जयद्रथ को विराट पर हमला करते देखा तब शार्दुल प्रकट हुआ और विराट का रास्ता रोक लिया। जयद्रथ एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ था और शार्दुल को डर था कि विराट उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसे चिंता थी कि उसका बॉस जयद्रथ के हमले से घायल हो सकता है। इसलिए इस समय उसने केवल दर्शक बने रहने की हिम्मत नहीं की। धड़ाम, पंजे और मुक्के की टक्कर हुई जिससे तुरंत एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ निकली। जयद्रथ ने अनगिनत वर्षों तक खुद को अर्धचरण दिव्य विकास लोक में डुबोया था। उसकी ताकत साधारण अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धाओं से कहीं अधिक थी। इस मुक्के के साथ शार्दुल वास्तव में पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर सीधे पूरे प्रशिक्षण मैदान से बाहर जा गिरा। स्पष्ट रूप से शार्दुल जयद्रथ का मुकाबला नहीं कर सकता था। बड़े कछुए, इसे संभाल। शार्दुल ने मुक्के से उड़ते हुए भीड़ में मौजूद विशाल कछुए को चिल्लाकर कहा। यह आदमी बहुत ताकतवर था और शार्दुल ने इस स्थिति में वीरता दिखाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उनके बॉस के अलावा प्रशिक्षण मैदान में नलिनी, दामिनी, कुंवर चंद्रभान और युवराज युवान भी थे। अगर वे इस कमीने द्वारा गलती से घायल हो गए तो उन्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए यह महसूस करते हुए कि वह जयद्रथ का मुकाबला नहीं कर सकता, शार्दुल ने तुरंत विशाल कछुए को हमला करने का आदेश दिया। हाँ बड़े भाई। शार्दुल की बात सुनकर विशाल कछुआ तुरंत आगे बढ़ा, जयद्रथ पर झपट पड़ा। उसके पंजे फैले हुए थे वार करने का लक्ष्य साधते हुए। विशाल कछुए के हमले का सामना करते हुए जयद्रथ न तो पीछे हटा और न ही उसने चकमा दिया। उसने सीधे विशाल कछुए पर मुक्का मारा। आज जो कोई भी उसे उस छोटे जानवर विराट को मारने से रोकने की हिम्मत करेगा वह मारा जाएगा। बूम! विशाल कछुए और जयद्रथ के बीच की टक्कर से युद्ध कला अखाड़े में एक और कान फोड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। जो लोग परिधि से देख रहे थे वे तुरंत बाहरी किनारों की ओर पीछे हट गए और केवल तभी रुके जब वे अखाड़े की सीमाओं से पूरी तरह बाहर थे। जबकि अखाड़े में लगभग हर दिन अभ्यास और द्वंद्व युद्ध होते थे, जयद्रथ और विशाल कछुए जैसी महाशक्तियों के बीच लड़ाई दुर्लभ थी। हालांकि झटकों की चपेट में आने की चिंता थी, लेकिन भीड़ इस शानदार लड़ाई को याद नहीं करना चाहती थी। इसलिए अखाड़े की परिधि छोड़ने के बाद वे इसके चारों ओर आसमान में मंडराने लगे और इस पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई को देखने लगे। युद्ध कला अखाड़े में भड़कती इस आश्चर्यजनक लड़ाई को देखकर हर किसी के मन में भावनाओं का एक जटिल मिश्रण था। उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि जय द्वारा नलिनी और दामिनी का अपमान दो शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों के बीच जीवन मरण के संघर्ष में बदल जाएगा। किसी को भी जय की नियति से सहानुभूति नहीं थी। वे सभी महसूस करते थे कि वह मरने का हकदार था। इन वर्षों में जय ने अनगिनत महिलाओं को नुकसान पहुंचाया था, जिनमें से कई ने अपना सम्मान और यहां तक कि अपनी जान भी गंवा दी थी। हालांकि अपने परिवार की शक्ति पर भरोसा करते हुए जय हमेशा सजा से बचने में कामयाब रहा। यहां तक कि जब दांव संघ ने उसे दंडित किया तो उसके परिवार के प्रभाव ने इसे महत्वहीन बना दिया। दांव संघ के कई योद्धा जय के प्रति गहरी नफरत रखते थे, लेकिन उसका परिवार संघ के भीतर एक शक्तिशाली ताकत था और बिना किसी कनेक्शन वाले साधारण योद्धा उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। और जय उन लोगों को नहीं उकसाता था जिनके पास शक्तिशाली कनेक्शन थे। इसलिए दांव संघ के कई योद्धाओं ने जय के कार्यों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आज जय के बुरे कर्मों का अंत हो गया और वह विराट के एक ही तलवार के वार से मारा गया। बहुत से लोगों को विराट के कार्यों से संतुष्टि की लहर महसूस हुई। वे ताली बजाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन जयद्रथ की उपस्थिति के कारण उन्होंने अपनी खुशी को बहुत खुले तौर पर दिखाने की हिम्मत नहीं की। ये साधारण दांव संघ शिष्य जयद्रथ के शक्तिशाली परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। विराट उनके परिवार की परवाह नहीं कर सकता था, लेकिन वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यदि उन्होंने अपने कार्यों को बहुत स्पष्ट कर दिया और जयद्रथ ने ध्यान दिया तो वे बाद में उसके प्रतिशोध का सामना नहीं कर पाएंगे। जब विशाल कछुआ और जयद्रथ एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे तो विराट भी युद्ध के मैदान से बहुत दूर हट गया। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत कमजोर नहीं थी, फिर भी जयद्रथ और विशाल कछुए के स्तर के विशेषज्ञों की तुलना में काफी अंतर था। युद्ध के मैदान में उसकी उपस्थिति केवल विशाल कछुए को रोकती, उसे स्वतंत्र रूप से लड़ने से रोकती। हालांकि यदि वह अपने सभी तुर्क के पत्तों का उपयोग करता तो वह जयद्रथ के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। लेकिन विराट इतने सारे लोगों के सामने अपनी क्षमताओं का बहुत अधिक खुलासा नहीं करना चाहता था। विराट आसमान में मंडराता रहा, युद्ध कला अखाड़े पर बेहद तीव्र लड़ाई को देखता रहा और जयद्रथ द्वारा प्रदर्शित आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति से गुप्त रूप से हैरान हुए बिना नहीं रह सका। जयद्रथ की ताकत वास्तव में भयानक थी, जो साधारण अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धाओं से कहीं अधिक थी। साधारण अर्धचरण दिव्य विकास लोक के योद्धा विशाल कछुए के खिलाफ कई दौर तक नहीं टिक सकते थे, फिर भी जयद्रथ उससे लड़ने में सक्षम था। हालांकि विशाल कछुआ जयद्रथ पर हावी हो सकता था, लेकिन उसे जल्दी हराना मुश्किल था। उसे मारना और भी चुनौतीपूर्ण था। विशाल कछुआ मुख्य रूप से रक्षा में कुशल था, आक्रमण में नहीं। यदि शार्दुल विशाल कछुए के समान स्तर पर होता तो जयद्रथ 10 या 8 बार मारा गया होता। वह इतनी देर तक नहीं टिकता। प्रशिक्षण मैदान में जयद्रथ पर विशाल कछुए द्वारा लगातार हमला किया जा रहा था और उसके भीतर क्रोध की लहर उमड़ रही थी। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, क्रोध से जल उठीं और वह लगातार दहाड़ रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि अपनी पूरी शक्ति के साथ वह इस विशाल कछुए को जल्दी से मार सकता है और फिर इससे पहले कि दांव संघ के उच्च अधिकारी प्रतिक्रिया दे सकें, अपने बेटे जय का बदला लेने के लिए विराट को मार डालेगा।
हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह विशाल कछुआ इतना मुसीबत खड़ा करेगा। भीषण लड़ाई के बाद न केवल वह इसे हरा नहीं सका बल्कि वह पराजित भी हो रहा था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह केवल एक साधारण अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ नहीं था, वह दिव्य योद्धा सूची पर एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। औसत युद्ध शक्ति वाले साधारण अर्धचरण दिव्य विकास लोक योद्धा, जिन्हें कई दांव संघ शिष्य उच्च स्तर पर भी हरा सकते हैं। शीर्ष स्तरीय अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, जिन्हें असाधारण राक्षसी प्रतिभा और भयानक युद्ध शक्ति वाले लोगों को छोड़कर बहुत कम लोग हरा सकते हैं। और अंत में दिव्य योद्धा सूची में शामिल अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ। इस प्रकार का विशेषज्ञ पिछले 2 प्रकारों से बिल्कुल अलग स्तर पर होता है। दिव्य योद्धा सूची में रैंक करने वाले सभी लोग असाधारण प्रतिभाशाली हैं, लाखों में एक। इस प्रकार के विशेषज्ञ को उच्च स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा हराना लगभग असंभव है। केवल दिव्य योद्धा सूची का कोई अन्य विशेषज्ञ ही उस स्तर के मास्टर को हरा सकता है। जयद्रथ अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के इसी अंतिम प्रकार से संबंधित है। दिव्य योद्धा सूची के एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में जयद्रथ को कभी भी किसी उच्च स्तर के व्यक्ति द्वारा पराजित नहीं किया गया है। इसलिए शुरू में उसने विशाल कछुए के हमलों का सामना करते समय उसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि केवल आरोहण लोक के शिखर की साधना वाला यह विशाल कछुआ वास्तव में उस पर हावी हो सकता है, जिससे जयद्रथ वास्तव में क्रोधित हो गया। इस कमबख्त कछुए की ताकत वास्तव में भयानक थी और यह अधिक से अधिक ऊर्जावान होता जा रहा था। इसके हमले और भी भयंकर होते जा रहे थे। इस दर पर वह शायद अगरबत्ती जलने के समय कुछ ही देर में इस कमबख्त कछुए से हार जाएगा। अपने बेटे को सार्वजनिक रूप से उस छोटे जानवर विराट द्वारा मारे जाने के बारे में सोचकर और खुद को सबके सामने इस कमीने से पराजित होते देख जयद्रथ ने नाराजगी और क्रोध दोनों महसूस किया। अपने अत्यधिक क्रोध में जयद्रथ ने बाकी सब कुछ की परवाह किए बिना सीधे अपनी प्राण दहन गुप्त तकनीक को सक्रिय कर दिया। एक धमाके के साथ उसके शरीर से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकली और उसकी ताकत तुरंत दोगुनी से अधिक हो गई। गुप्त तकनीक को सक्रिय करने के बाद जयद्रथ ने अस्थायी रूप से अपने नुकसान को उलट दिया। युद्ध कला अखाड़े पर लड़ाई तुरंत और भी तीव्र और गतिरोधपूर्ण हो गई। दांव संघ की मुख्य चोटी एक मंडप में रणविजय, एल्डर दामोदर और एल्डर यशपाल पालथी मारकर बैठे थे। इत्मीनान से शराब की चुस्की ले रहे थे। एल्डर यशपाल ने अपना शराब का कटोरा उठाया, एक घूंट लिया, युद्ध कला अखाड़े की दिशा में देखा, फिर रणविजय की ओर मुड़े और कहा, भाई रणविजय, यदि आप जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि जयद्रथ भी उस बड़े कछुए के हाथों मारा जाएगा। तो क्या हुआ अगर वे मर जाते हैं? उन जैसे परजीवियों और बदमाशों का मरना ही बेहतर है, ताकि वे दांव संघ में मुसीबत पैदा करना बंद कर सकें। यदि यह शांति समर्थक गुट के पलटवार का डर नहीं होता तो मैं इन कैंसरों को व्यक्तिगत रूप से खत्म करना पसंद करता। रणविजय ने अपना शराब का कटोरा उठाया, एक घूंट लिया और शांति से कहा, जयद्रथ मर भी जाए तो कोई बात नहीं, मुझे बस डर है कि पता चलने पर एल्डर जयंत शांत नहीं बैठेंगे। एल्डर यशपाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर उसे पता भी चल जाए तो वह क्या कर सकता है? ऐसा नहीं है कि मैंने उसके बेटे और पोते को मारा है। अगर वह इतना ही काबिल है तो उसे सूर्यवीर के साथ हिसाब बराबर करने दो। लेकिन क्या उसके पास वह क्षमता भी है? रणविजय ने उपहासपूर्ण भाव से कहा। संरक्षक रणविजय, हमें अभी भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आखिरकार मोर्चे पर स्थिति आशावादी नहीं है और अब शांति समर्थक गुट के साथ संबंध तोड़ने का समय नहीं है। यदि जयद्रथ वास्तव में मारा जाता है तो यह शांति समर्थक गुट को और अधिक मुसीबत पैदा करने का बहाना दे सकता है। हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्थिरता सर्वोपरि है और अनावश्यक जटिलताओं को पैदा करने से बचना सबसे अच्छा है। एल्डर दामोदर ने यह सुनकर एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन अंत में सलाह देने के लिए बोले। एल्डर नक्श, एल्डर जफर, एल्डर जयंत, एल्डर शेखर और एल्डर फनीश्वर अभी भी महारानी रेणुका को पकड़ने के लिए दक्षिणी महाद्वीप में थे। दांव संघ मुख्यालय का प्रबंधन वर्तमान में मुख्य रूप से रणविजय द्वारा किया जा रहा था। अगर वे इन परिस्थितियों में जयद्रथ को मारते हुए देखते रहे तो एल्डर जयंत और अन्य शांति समर्थक गुट वाले निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगे और निश्चित रूप से रणविजय के खिलाफ प्रतिशोध लेंगे। यदि एल्डर जयंत और अन्य शांति समर्थक गुट ने रणविजय को जवाबदेह ठहराने के लिए फ्रंटलाइन लड़ाई का लाभ उठाया तो रणविजय के गहरी मुसीबत में पड़ने की संभावना थी। वे यह दिखावा कर सकते थे कि उन्हें नहीं पता था कि जय कब विराट द्वारा मारा गया। आखिरकार कई दांव संघ शिष्य हर दिन युद्ध कला अखाड़े में अभ्यास और प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। दांव संघ के ये उच्च रैंकिंग सदस्य हर समय उस क्षेत्र को कैसे देख सकते थे? विराट को उकसाकर जय ने मौत को दावत दी और मारा जाना बस उसकी अपनी बदकिस्मती थी। भले ही एल्डर जयंत और अन्य शांति समर्थक गुट अनुचित थे, वे रणविजय पर दोष नहीं लगा सकते थे। लेकिन अगर जयद्रथ मारा गया तो चीजें पूरी तरह से अलग होंगी। रणविजय दावा कर सकता था कि उसने विराट और जय के बीच की लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जयद्रथ और विशाल कछुए के बीच की लड़ाई, इतनी भारी हलचल एक सामान्य दांव संघ शिष्य के अभ्यास मैच के स्तर से बहुत परे थी। अगर रणविजय ने अंधे होने का नाटक किया तो यह पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। यदि एल्डर जयंत ने इस पर जोर दिया और रणविजय पर हमला किया तो रणविजय एक कठिन स्थिति में होगा। एल्डर दामोदर की बातें सुनकर रणविजय, हालांकि अनिच्छुक थे, अंततः युद्ध कला अखाड़े के लिए निकल पड़े। आखिरकार एल्डर दामोदर की बातें वास्तव में सच थीं। मानव जाति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्थिरता सर्वोपरि थी। अब आत्मसमर्पण गुट का खुले तौर पर सामना करने का समय नहीं था। जय की मृत्यु के मामले को अभी भी दबाया जा सकता था। आखिरकार जय ने विराट को उकसाकर मौत को बुलावा दिया था और उसकी मृत्यु उचित थी। भले ही एल्डर जयंत ने इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसके लिए हंगामा करना मुश्किल होगा। अगर उसमें हिम्मत है तो उसे सूर्यवीर के साथ हिसाब बराबर करने दो। हालांकि यदि जयद्रथ एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ और एक अत्यधिक कुशल दिव्य योद्धा सूची का मास्टर विराट के आत्मा जानवर के हाथों मारा जाता तो परिणाम भयानक होंगे। यदि ऐसा हुआ तो आत्मसमर्पण गुट निस्संदेह इसका फायदा उठाएगा और उन पर जानबूझकर उनके शांति समर्थक गुट के एक मास्टर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाएगा। यदि इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो युद्ध समर्थक और शांति समर्थक गुट अलग हो सकते हैं। और अगर युद्ध समर्थक गुट चीजों को शांति से सुलझाना चाहता था तो रणविजय मुसीबत में पड़ सकता है। यहां तक कि दांव संघ के संरक्षक के रूप में अपना पद भी खो सकता है। हालांकि रणविजय को अपने संरक्षक के पद की विशेष परवाह नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि आत्मसमर्पण गुट इससे लाभान्वित हो। वर्तमान में दांव संघ के 9 संरक्षकों में से युद्ध समर्थक गुट के पास 6 और शांति समर्थक गुट के पास 3 थे। हालांकि शांति समर्थक गुट शक्तिशाली था, फिर भी युद्ध समर्थक गुट के पास बहुमत था। हालांकि यदि उसने अपने कार्यों के कारण एक संरक्षक के रूप में अपना पद खो दिया और आत्मसमर्पण गुट ने संरक्षक सीटों में से एक पर कब्जा कर लिया तो युद्ध समर्थक गुट के पास 5 सीटें होंगी और शांति समर्थक गुट के पास 4 सीटें होंगी। इस मामले में शांति समर्थक गुट पर युद्ध समर्थक गुट का लाभ अब स्पष्ट नहीं रह जाएगा। यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो रणविजय दांव संघ के युद्ध समर्थक गुट का पापी होगा। इसलिए हालांकि रणविजय वास्तव में चाहता था कि वह बड़ा कछुआ जयद्रथ उस कैंसर रूपी बदमाश को मार डाले, लेकिन स्थिति की वास्तविकता के कारण उसे इसे होने से रोकने के लिए आगे आना पड़ा। मानव जाति की भलाई के लिए वह केवल इस अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक काम को करने के लिए मजबूर था। इस समग्र स्थिति का सामना करते हुए उसके जैसे शीर्ष विशेषज्ञ एक मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के लिए भी आवेगी रूप से कार्य करना मुश्किल था। सटीक रूप से कहें तो उसके जैसा एक शक्तिशाली विशेषज्ञ जो मानव जाति की परवाह करता है उसके लिए अपनी मर्जी से कार्य करना उतना ही कठिन है। इसके विपरीत स्वार्थी और खुदगर्ज बदमाश लापरवाही से और बिना किसी संयम के कार्य करने में अधिक सक्षम है। उन जैसे स्वार्थी कचरे के लिए केवल उनका अपना कल्याण मायने रखता है। वे बाहर की उन्नति बांध या अपने साथी इंसानों के अस्तित्व की परवाह नहीं करते। उन्हें अपनी मातृभूमि के पतन और राक्षसों द्वारा उनके क्षेत्र पर आक्रमण के बाद आने वाली नारकीय स्थितियों और व्यापक पीड़ा की क्या परवाह है। प्रशिक्षण मैदान पर अपनी गुप्त तकनीक को सक्रिय करने और ताकत में वृद्धि का अनुभव करने के बाद जयद्रथ कुछ समय के लिए ज्वार को मोड़ने में कामयाब रहा।
हालांकि जैसे जैसे लड़ाई जारी रही उसकी तकनीक का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया और उसे विशाल कछुए के भयंकर हमलों का सामना करना मुश्किल होता गया। यह देखकर जयद्रथ का दिल बैठ गया। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उसे डर था कि न केवल वह इस कमबख्त कछुए से हार जाएगा बल्कि उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। कछुए की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी, विशेष रूप से इसकी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली रक्षा। अपने पूरे बल के हमलों के साथ भी वह इसे खरोंच तक नहीं दे सकता था। दूसरे शब्दों में इस लड़ाई में कछुआ पहले से ही अजेय स्थिति में था। इस बिंदु पर जयद्रथ की लड़ाई जारी रखने की कोई इच्छा नहीं थी। हालांकि वह अपने बेटे का बदला लेने के लिए विराट को मारने के लिए बेताब था आज, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसकी अपनी जान उसके बेटे के बदले से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। दुर्भाग्य से हर बार जब उसने जाने की कोशिश की तो पास में छिपे उस बेवकूफ बाघ ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। जबकि बाघ उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी वह उसे थोड़े समय के लिए रोक सकता था। जैसे ही बाघ ने उसे रोका, वह कमबख्त कछुआ तुरंत उस पर टूट पड़ा, जिससे भागना असंभव हो गया। वह वापस नहीं लड़ सकता था और वह भाग नहीं सकता था। यदि यह बिना किसी मदद के जारी रहा तो अंततः वह कछुए द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाएगा। बूम बूम बूम। जयद्रथ की ताकत धीरे धीरे कम होती देख विशाल कछुए के हमले और भी भयंकर हो गए। अगर वह आज जयद्रथ को मारने में कामयाब हो जाता तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। कौन जानता है, बॉस अच्छे मूड में हो सकता है और उसे कई खजानों से पुरस्कृत कर सकता है। हालांकि विशाल कछुआ अब विराट का अनुसरण कर रहा है, लेकिन वह केवल विराट के पास मौजूद साधना संसाधनों को देख सकता है, उन्हें खा नहीं सकता। वह कितना ले सकता है यह पूरी तरह से विराट के मूड पर निर्भर करता है। चूंकि विराट चिंतित है कि विशाल कछुए की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है और बेकाबू हो रही है, इसलिए वह उसे जो मासिक संसाधन आवंटन देता है वह वास्तव में बहुत अधिक नहीं है। विशाल कछुए की अपनी ताकत पहले से ही भयानक है। एक बार जब यह दिव्य विकास लोक को तोड़ देता है तो संभवतः पूरे तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल में कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए इससे पहले कि विशाल कछुए पर पूरी तरह भरोसा किया जा सके, विराट उसकी ताकत को बहुत तेजी से बढ़ने नहीं दे सकता। कम से कम उसके नियंत्रण से बाहर तो नहीं। विशाल कछुआ स्वाभाविक रूप से इसे समझता है, इसलिए जब से उसने पूरे दिल से विराट का अनुसरण करने का फैसला किया है, उसने अपनी वफादारी साबित करने के लिए हर मौके का फायदा उठाया है। उम्मीद है कि वह विराट का पूरा भरोसा जीत लेगा। विशाल कछुए के लगातार हमलों के तहत जयद्रथ को टिके रहना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जयद्रथ जल्द ही कछुए के पंजों से मारा जाएगा, लेकिन उसी पल एक आकृति चमकी और तुरंत युद्ध कला अखाड़े के ऊपर दिखाई दी। तुम लोग क्या कर रहे हो, बंद करो इसे। इस आकृति ने अखाड़े में लड़ रहे दोनों को उदासीनता से देखा और शांति से कहा। उसकी आवाज हालांकि शांत थी, लेकिन उसमें एक अथक अधिकार था। यह आवाज सुनकर विशाल कछुए और जयद्रथ दोनों ने लड़ना बंद कर दिया और उस आकृति की ओर देखा। संरक्षक रणविजय, आपको मेरा बदला लेना होगा। उस आकृति को देखते ही जयद्रथ तुरंत एक धड़ाम के साथ जमीन पर घुटने टेक गया। उसे विनती करने लगा। यह आकृति और कोई नहीं बल्कि रणविजय था, जो आ चुका था। आखिर क्या हो रहा है? तुम दाव संघ के एक प्रतिष्ठित एल्डर युद्ध कला अखाड़े में अपने शिष्यों के आत्मा जानवरों के साथ कैसे लड़ सकते हो? रणविजय ने उस पर एक नजर डाली और भौहें चढ़ा दी। हालांकि जयद्रथ एल्डर परिषद का एल्डर नहीं था, लेकिन उसकी दुर्जेय ताकत ने उसे डीकन के बीच एक उच्च रैंकिंग और प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया था। इसके अलावा अपने पिता एल्डर जयंत के प्रयासों के माध्यम से जयद्रथ एल्डर परिषद का एक उम्मीदवार एल्डर बन गया था। एक बार जब वह दिव्य विकास लोक को तोड़ देता या पर्याप्त युद्ध गुण जमा कर लेता तो वह स्वाभाविक रूप से दाव संघ एल्डर परिषद का एल्डर बन जाता। बेशक एक उम्मीदवार एल्डर अभी भी सिर्फ एक उम्मीदवार एल्डर था और उसका दर्जा औपचारिक एल्डर से काफी अलग था। यदि जयद्रथ पहले से ही एक औपचारिक एल्डर होता तो रणविजय के प्रति उसका रवैया काफी अलग होता। संरक्षक रणविजय, कृपया समझें, उस छोटे जानवर विराट ने युद्ध कला अखाड़े में एक जघन्य कृत्य किया। मेरे बेटे जय की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। मैं उसका बदला लेने के लिए कार्य करने से खुद को रोक नहीं सका। मैं संरक्षक रणविजय से मेरे बेटे के लिए न्याय बनाए रखने, हत्यारे को कड़ी सजा देने और मेरे बेटे जय को उचित न्याय देने की भीख मांगता हूं। जयद्रथ ने जमीन पर दंडवत प्रणाम किया, दुख भरी आवाज में बोलते हुए। यदि वह अपने दम पर विराट को मार सकता तो उसे दाव संघ के उच्च रैंकिंग अधिकारियों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वह मामले को खुद हल नहीं कर सकता, इसलिए उसे दाव संघ पर भरोसा करना होगा। विराट, क्या जयद्रथ ने जो कहा वह सच है? रणविजय ने विराट की ओर मुड़कर पूछा। वह पूरी कहानी से अच्छी तरह वाकिफ था। जब विराट और जय आपस में भिड़े थे तब उसने प्रशिक्षण मैदान की स्थिति पर ध्यान दिया था। भले ही वह पूरी कहानी जानता था, लेकिन उसे अनजान होने का नाटक करना पड़ा, अन्यथा जयद्रथ निश्चित रूप से उसे भी फंसा देता, उस पर मदद न करने का आरोप लगाता। हाँ, यह सच है। विराट ने इनकार नहीं किया बल्कि सिर हिलाया। यह सुनकर रणविजय सन्न रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विराट इतनी आसानी से इसे स्वीकार कर लेगा। संरक्षक रणविजय, इस छोटे जानवर को देखिए, यह कितना अहंकारी है। संरक्षक रणविजय के सामने भी वह इतना ढीठ और बेलगाम होने की हिम्मत करता है। ऐसे दुष्ट और निर्दयी व्यक्ति को सार्वजनिक गुस्से को शांत करने और न्याय बनाए रखने के लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए। संरक्षक रणविजय, कृपया इस छोटे जानवर को तुरंत मार डालें। मेरे बेटे जय को न्याय दें और दाव संघ को इस कैंसर से छुटकारा दिलाएं। विराट के शब्दों को सुनकर जयद्रथ ने तुरंत फिर से माथा टेका, जमीन पर गिर गया, फूट फूट कर रोने लगा। यह दृश्य देखकर रणविजय अवाक रह गया। हाँ, यह कमीना, यह वास्तव में अभिनय करना जानता है। अगर हम दाव संघ के मैल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मारना चाहिए। यह वास्तव में दाव संघ को कैंसर से छुटकारा दिलाएगा। अहम विराट, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और है? रणविजय ने उसे नजरअंदाज कर दिया और विराट की ओर मुड़कर पूछा। संरक्षक रणविजय, आप सच्चाई से अनजान हैं। हालांकि मैंने जय को मार डाला, लेकिन वह वास्तव में इसका हकदार था। ऐसा बदमाश जो दाव संघ के भीतर केवल बुरे काम करता है, अगर जीवित रहने दिया गया तो केवल अंतहीन मुसीबत लाएगा। मैं स्वर्ग की ओर से कार्य कर रहा था, लोगों के लिए एक संकट को खत्म कर रहा था। वह इसे खुद अपने ऊपर लाया, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, विराट ने कहा। रणविजय के सवाल का सामना करते हुए विराट पूरी तरह शांत रहा। वह दाव संघ में आया था क्योंकि रणविजय उसे आमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी महाद्वीप आया था। वह यह मानने से इनकार करता था कि रणविजय सिर्फ एक जय की खातिर उसका कुछ बिगाड़ेगा। संरक्षक रणविजय, इस छोटे जानवर को देखिए, अब भी वह इतना अहंकारी और दबंग है। वह कोई पछतावा नहीं दिखाता है और वह संरक्षक रणविजय का सम्मान भी नहीं करता है। यह स्पष्ट है कि यह छोटा जानवर वास्तव में दुष्ट और सुधार से परे है। मैं संरक्षक रणविजय से विनती करता हूं कि इस संकट को खत्म करें और इसे हमारे दाव संघ के लिए अंतहीन मुसीबत पैदा करने से रोकें। विराट के शब्दों को सुनकर जयद्रथ गुस्से से भर गया। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। मुझे पता है कि इस मामले को कैसे संभालना है। रणविजय ने उस पर एक नजर डाली और शांति से कहा। फिर रणविजय ने विराट से विस्तार से पूछताछ की कि क्या हुआ था और स्थिति को सत्यापित करने के लिए नलिनी और दामिनी को भी बुलाया। इसके अलावा भीड़ को समझाने के लिए रणविजय ने उन दाव संघ शिष्यों को भी बुलाया जो उनका सामना करने के लिए देख रहे थे। हालांकि ये साधारण दाव संघ शिष्य जयद्रथ के परिवार की शक्ति से डरते थे, लेकिन उन्होंने रणविजय के सामने सच छिपाने या झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि एल्डर जयंत एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे, लेकिन दाव संघ के भीतर वे एल्डर परिषद के एल्डर में से केवल एक थे। दूसरी ओर रणविजय दाव संघ के 9 शक्तिशाली संरक्षकों में से एक था। चाहे जयद्रथ का परिवार कितनी भी शक्ति रखता हो, वह दाव संघ के संरक्षक रणविजय से आगे नहीं निकल सकता था। जयद्रथ के सामने सत्यापन की एक श्रृंखला के बाद घटनाएं बिल्कुल स्पष्ट हो गई थीं। यह पता चला कि जय ने शुरू में नलिनी और दामिनी को धमकाया था, जिन्होंने दृढ़ता से विरोध किया और जवाबी कार्रवाई की। जब वे कमजोर पड़ गईं तो विराट उनकी सहायता के लिए आया। हालांकि जब विराट पहुंचा तो जय ने पहले उस पर हमला किया और बाद में ही विराट ने जवाबी कार्रवाई की। इस पूरे मामले में विराट के कार्य पूरी तरह से निर्दोष थे। शुरू से अंत तक यह जय ही था जिसने इसे अपने ऊपर बुलाया था। सच्चाई का सामना करते हुए जयद्रथ बेहद अनिच्छुक था, लेकिन वह असहाय था। वह अपने बेटे के चरित्र को बहुत अच्छी तरह जानता था। अतीत में उसने केवल बिना किसी पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को निशाना बनाया और भले ही कोई मर गया हो, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस बार उसके पास विराट जैसे ततैया के छत्ते को लात मारने का दुर्भाग्य था। यह केवल इतना कहा जा सकता है कि उसने कई बुरे काम किए थे और अब उसे उसका फल मिल रहा था। भले ही इस मामले को एल्डर परिषद में सार्वजनिक सुनवाई के लिए लाया जाए, फिर भी विराट को दोषी ठहराना मुश्किल होगा। इसके लिए उसे फांसी देना तो दूर की बात है।
संरक्षक रणविजय, भले ही मेरे बेटे जय में कमियां थीं, लेकिन विराट ने स्पष्ट रूप से मेरे बेटे को पहले ही काबू कर लिया था। फिर भी उसने उसे मारने की कोशिश की। यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई हत्या है। मैं संरक्षक रणविजय से हत्यारे को कड़ी सजा देने और मेरे बेटे को न्याय देने की भीख मांगता हूं। इस अकाट्य तथ्य का सामना करते हुए जयद्रथ अभी भी अपनी विनती पर अड़ा रहा। जयद्रथ की बातें सुनकर रणविजय ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। लानत है, यह कमीना बेशर्म है। तुम्हारे बेटे ने पहले किसी को मारने की कोशिश की, तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि वे तुम्हारे बेटे को मारकर जवाबी कार्रवाई करेंगे? अब भी जयद्रथ इस मामले से चिपका हुआ है। यह कमीना सचमुच बेशर्म है। हालांकि बेशर्मी हमेशा उन लोगों की शैली होती है जो आत्मसमर्पण करते हैं, इसलिए रणविजय को जयद्रथ की हरकतों की आदत है। लेकिन जयद्रथ का मामले को तूल देना वास्तव में विराट के लिए परेशानी का सबब है। अगर विराट ने अपनी लड़ाई के दौरान जय को मार डाला होता, तो भले ही जयद्रथ के पास 1000 कारण होते, वह विराट का कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मुख्य बात यह है कि विराट ने जय को वश में करने के बाद और जय के प्रतिरोध करने की क्षमता खोने के बाद उसे मार डाला। यही वह बात है जिसका इस्तेमाल जयद्रथ उसके खिलाफ कर सकता है। अहम विराट, जबकि इस मामले में जय मरने का हकदार था, तुमने उसे वश में कर लिया था और उसे दांव संघ को सौंप देना चाहिए था। तुमने निजी तौर पर एक साथी दांव संघ सदस्य को मार डाला और मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें अपने कार्यों की कीमत चुकानी होगी। ऐसा करते हैं, तुम्हें 1 महीने के लिए दांव संघ की वज्र गुफा में कैद किया जाएगा। क्या तुम इस सजा को स्वीकार करते हो? रणविजय ने बोलते हुए 2 बार खांसा, विराट की ओर देखते हुए। ये कहते हुए भी रणविजय थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। क्या होगा अगर विराट ने सजा से इनकार कर दिया और गुस्से में दांव संघ छोड़ दिया? यह दांव संघ के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। सीनियर रणविजय अपने व्यवहार में निष्पक्ष हैं। यह जूनियर सजा स्वीकार करता है। विराट ने अपने हाथ जोड़ दिए और थोड़ा मुस्कुराया। 1 महीने की कैद उसके लिए कुछ भी नहीं थी। रणविजय की सजा पर विराट को कोई आपत्ति नहीं थी। इसके विपरीत रणविजय के फैसले ने दांव संघ के लिए विराट के सम्मान को बढ़ा दिया। हालांकि रणविजय ने उसे 1 महीने के लिए कैद करके दंडित किया, लेकिन उसने निष्कर्ष निकाला कि जय वास्तव में मरने का हकदार था। बस इतना ही काफी था। जबकि दांव संघ में कई समस्याएं थीं, ये पूरी तरह से सड़ा हुआ नहीं था। अभी भी ऐसे पहलू थे जो उसकी स्वीकृति के योग्य थे। संरक्षक रणविजय की सजा सुनकर जयद्रथ अत्यधिक आक्रोश से भर गया और कुछ और कहना चाहता था। उसके बेटे के जीवन का उपयोग केवल उस छोटे जानवर विराट को 1 महीने के लिए वज्र गुफा में कैद करने के लिए किया जा रहा था। उसके बेटे जय की जान बहुत सस्ती थी। वज्र गुफा में 1 महीने की कैद विराट के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं थी। एक ऐसा मास्टर जो कोई कीमत नहीं चुकाएगा। ठीक है, इसे यहीं छोड़ते हैं, इसका दोबारा जिक्र न करें। इससे पहले कि जयद्रथ बोलना समाप्त कर पाता, रणविजय ने अपना हाथ लहराया, उसे ठंडेपन से बीच में ही रोक दिया। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे परिवार ने इन सभी वर्षों में दांव संघ में क्या किया है। जय जैसे कमीने को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। यहाँ तक कि तुम जयद्रथ खुद भी बिल्कुल साफ नहीं हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भी अच्छी तरह से जांच करूं? रणविजय की बातें सुनकर जयद्रथ की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसने एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। जय ने इन वर्षों में काफी बुरे काम किए थे और जय के पिता के रूप में उसकी ताकत और रुतबा जय से कहीं अधिक था। वर्षों से उसके कार्य संभवतः और भी बदतर थे। यदि रणविजय वास्तव में उसकी जांच करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, तो एक बार जब उसके पिछले कारनामे उजागर हो जाएंगे, तो भले ही वह 100 बार मर जाए, यह उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दांव संघ के युद्ध समर्थक गुट के उच्च रैंकिंग सदस्यों ने उनकी हरकतों पर आंखें मूंद लीं। इसका कारण केवल यह था कि उनके पास शक्तिशाली दानव वंश से निपटने की शक्ति की कमी थी। यदि रणविजय और उसका समूह वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते, तो उनके वर्षों के कार्यों को देखते हुए उनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं बचता। विराट को दंडित करके रणविजय ने पहले ही जयद्रथ के परिवार को काफी सम्मान दिया था। यदि जयद्रथ ने कृतज्ञ होना जारी रखा, तो रणविजय निर्दयी होने में संकोच नहीं करेगा। चूंकि रणविजय ने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी थी, इसलिए जयद्रथ ने स्वाभाविक रूप से मामले को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। विराट, मुझे खेद है। नलिनी उड़कर विराट के पास आई। उसका चेहरा माफी से भरा था। यह सुनकर विराट काफी हैरान हुआ और उसने उसकी ओर देखा। यह दुर्लभ था। यह महिला अपने अहंकारी स्वभाव के साथ वास्तव में उससे माफी मांग रही थी। तुम्हें किस बात का खेद है? विराट ने उस पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने तुम्हें बहुत मुसीबत में डाल दिया। यह मेरी गलती है। नलिनी ने सिर झुकाकर कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस हद तक बढ़ जाएंगी, जिससे अंततः विराट को दांव संघ द्वारा दंडित किया जाएगा। नलिनी को इस बारे में बहुत दोषी महसूस हो रहा था। तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। तुमने इस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हारे साथ ऐसा न हुआ होता, फिर भी मैं हस्तक्षेप करता। विराट ने अपना हाथ लहराया और कहा। इस पूरे मामले में नलिनी ने कुछ भी गलत नहीं किया था और विराट नहीं चाहता था कि वह अपने मन में कोई बोझ रखे। विराट की बातें सुनकर नलिनी को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसे बेचैनी भी महसूस हुई। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि विराट इसमें फंसे, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में वह उम्मीद करती थी कि विराट उसके लिए जय के खिलाफ खड़ा था, न कि केवल शिष्टता के कारण। एक पल के लिए नलिनी की भावनाएं बेहद जटिल थीं, यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी भावनाएं इतनी विरोधाभासी क्यों थीं। विराट के साथ समय बिताने की प्रक्रिया में उसे अनजाने में उससे प्यार हो गया था। बेशक स्वाभिमानी नलिनी के लिए यह स्वीकार करना असंभव था कि वह विराट को पसंद करती है। वह हमेशा महसूस करती थी कि वह पवनगढ़ अकादमी की महल स्वामिनी थी, जबकि विराट केवल एक बाहरी शिष्य था। पवनगढ़ अकादमी की महल स्वामिनी का एक बाहरी शिष्य के प्यार में पड़ना महज एक मजाक था। इसके बाद विराट ने शार्दुल और विशाल कछुए को निर्देश दिया कि वे सभी को वापस वैदेही की चोटी पर ले जाएं और उन्हें चेतावनी दी कि जब तक वह वज्र गुफा से बाहर न आ जाए, तब तक दांव संघ मुख्यालय के आसपास न भटकें। कहीं ऐसा न हो कि वे उन विश्वासघाती खलनायकों द्वारा घात लगाकर हमला कर दें। बॉस, कैसा रहेगा अगर मैं आपके साथ वज्र गुफा चलूं? शार्दुल ने विराट की ओर देखते हुए कहा। वह विराट को अकेले वज्र गुफा जाने और कैद होने देने के बारे में वास्तव में चिंतित था। दांव संघ मुख्यालय सभी प्रकार के राक्षसों और शैतानों से भरा हुआ था। कौन जानता था कि वे गुप्त रूप से चीजों को तबाह कर देंगे जब उनका बॉस वज्र गुफा में कैद था? कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बस मेरे लिए दूसरों का ख्याल रखना है। जहां तक मेरा सवाल है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। विराट ने हाथ बढ़ाया और शार्दुल के प्यारे बड़े सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा। यदि रणविजय अपनी कैद के दौरान अपनी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दे सकता था, तो इस दांव संघ में रहने का कोई मतलब नहीं था। उसे अपना सामान पैक करना चाहिए और जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। इसके अलावा शार्दुल के बिना भी हरित अभी भी अनंत परम मीनार के अंदर था। हरित के साथ होने पर दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धा उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अब प्राचीन महाद्वीप से बड़ी मात्रा में धारा का पानी अवशोषित करने और जादुई खजानों के कई टुकड़ों को निगलने के बाद हरित काफी हद तक ठीक हो गया था। हरित की वर्तमान स्थिति के आधार पर विराट का अनुमान था कि उसकी ताकत कम से कम ठाकुर परिवार के योद्धाओं के साथ हुई बड़ी लड़ाई से पहले की तुलना में कमजोर नहीं थी और शायद और भी मजबूत हो सकती थी। आखिरकार जैसे जैसे अनंत परम मीनार में अधिक से अधिक तारे जगमगा रहे थे, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की ऊर्जा इंक्रीजिंगली उन्नत होती जा रही थी। विराट ने महसूस किया कि यदि अनंत परम मीनार कुछ और सितारों को रोशन करना जारी रखती है, तो उन तारों की रोशनी का ऊर्जा स्तर शायद प्राचीन महाद्वीप के धारा के पानी के बराबर होगा। नीले वस्त्र वाला लड़का अपना सारा समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर बिताता था, लगातार घनी तारों की रोशनी को अवशोषित करता था। यहाँ तक कि विराट खुद भी नहीं जानता था कि उसकी वसूली किस हद तक हुई है। हालांकि विराट अब नाग पाताल तलवार का स्वामी था, लेकिन अपनी वर्तमान साधना और शक्ति के साथ वह इसे वास्तव में नियंत्रित करने से बहुत दूर था। इस प्राचीन दिव्य तलवार के स्वामी के रूप में अपनी पहचान के अलावा विराट इसकी बारीकियों के बारे में व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं जानता था। दूसरी ओर नीले वस्त्र वाला लड़का अपनी स्थिति के बारे में बेहद गोपनीय था। लगातार मजदूर के रूप में इस्तेमाल किए जाने से बचने के लिए विराट को कुछ भी बताने से इनकार करता था। इसलिए लड़के की वसूली की सीमा विराट के लिए एक रहस्य बनी रही। ठीक है बॉस, सावधान रहना। विराट की बातें सुनकर शार्दुल के पास आज्ञाकारी रूप से जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाँ, मैं रहूंगा। विराट ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अरे तुम बूढ़े, मेरे बॉस का सम्मान करना, वरना अगर उसके सिर का एक बाल भी कम हुआ तो टाइगर लॉर्ड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा।
शार्दुल मुड़ा और रणविजय को घूरते हुए एक कर्कश आवाज में बोला। हालांकि रणविजय दिव्य विकास लोक के मध्य चरण का एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था, लेकिन शार्दुल ने उसके सामने कोई डर नहीं दिखाया। जब उसके बॉस की बात आती थी तो दिव्य विकास लोक के मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, वह स्वर्गीय राजा से भी लड़ने की हिम्मत रखता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बॉस को 1 महीने में सही सलामत लौटा दूंगा। रणविजय इन शब्दों पर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि शांति से मुस्कुराया और कहा, हालांकि यह बेवकूफ बाघ असभ्य और अपमानजनक था, लेकिन अपने स्वामी के प्रति इसकी वफादारी कुछ ऐसी थी जिसकी रणविजय ने बहुत प्रशंसा और सम्मान किया। इसके अलावा यह बेवकूफ बाघ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और विशाल कछुए की तरह यह शायद कोई साधारण दानव जानवर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही असाधारण मूल के प्राचीन जानवर का अवशेष था। इस मूर्ख बाघ के पास आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में पहले से ही इतनी भयानक युद्ध शक्ति थी। एक बार जब यह पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो यह संभवतः एक शीर्ष स्तरीय पावर हाउस बन जाएगा। ऐसे होनहार जूनियर के लिए भले ही वह एक दानव जानवर था, रणविजय को थोड़ा और धैर्य और शिष्टाचार देने में कोई आपत्ति नहीं थी। बेशक यह इस तथ्य पर आधारित था कि दूसरा पक्ष एक साथी साधक और सहयोगी था, तभी रणविजय इतना विनम्र होगा। यदि शार्दुल आत्मसमर्पण गुट का एक आत्मा जानवर होता जो उसके प्रति इतना अपमानजनक होने की हिम्मत करता, तो रणविजय उसे यह सिखाने के लिए दंडित करने में कोई आपत्ति नहीं करता कि दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का सम्मान कैसे किया जाए। रणविजय ने कोई और बकवास नहीं की और विराट के साथ युद्ध कला अखाड़े से चला गया। अखाड़े के चारों ओर दांव संघ के शिष्यों ने भी तमाशा देखना जारी रखने की हिम्मत नहीं की और बिखर गए, इस डर से कि जयद्रथ द्वेष रखेगा और बाद में बदला लेगा। शार्दुल और विशाल कछुए ने भी विराट के निर्देशों को याद रखा और नलिनी, दामिनी, कुंवर, चंद्रभान और युवराज युवान को वापस वैदेही की पहाड़ी चोटी पर ले गए। सभी के वैदेही की पहाड़ी चोटी पर लौटने के बाद वैदेही ने तुरंत उनका अभिवादन किया। शार्दुल से पूछा, अरे बेवकूफ बाघ, कैसा रहा? विराट कहाँ है? वह तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया? वैदेही को स्वाभाविक रूप से युद्ध कला अखाड़े में जो कुछ हुआ था उसकी खबर मिल गई थी। वह मूल रूप से जाकर इसे देखना चाहती थी, लेकिन यह देखते हुए कि सुहाना और लीलावती को उसके पहाड़ पर सुरक्षा की आवश्यकता थी, वह नहीं गई। यदि ये सभी शीर्ष विशेषज्ञ चले जाते और कोई उसके पहाड़ में घुस जाता और सुहाना और लीलावती का अपहरण कर लेता तो वह विराट को यह समझा नहीं पाती। इसलिए हालांकि वैदेही वास्तव में उत्साह देखने के लिए युद्ध कला अखाड़े में जाना चाहती थी, लेकिन उसने सुहाना और लीलावती की खातिर खुद को रोक लिया। वह विराट की क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ थी। जब तक कि एक सच्चा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ कोई कदम नहीं उठाता, विराट की सुरक्षा कोई समस्या नहीं थी। युद्ध कला अखाड़े में जाने का उसका मुख्य कारण तमाशा देखना था। आखिरकार अगर विराट, शार्दुल और विशाल कछुआ भी मुसीबत को नहीं संभाल सकते थे तो वहां जाने पर भी वह बहुत मदद नहीं कर पाती। बॉस को दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा एकांत कारावास में ले जाया गया। शार्दुल ने निरुत्साहित होकर कहा। शार्दुल रणविजय से पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए वह उसकी पहचान नहीं जानता था। क्या एकांत कारावास में ले जाया गया? क्या हुआ? यह सुनकर वैदेही ने अपनी भौहें चढ़ा लीं और जवाब के लिए दबाव डालती रही। शार्दुल, नलिनी और अन्य लोगों द्वारा बार-बार स्पष्टीकरण के बाद वैदेही आखिरकार पूरी कहानी समझ गई। अरे, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। संरक्षक रणविजय हमारे लोगों में से एक है, वह विराट का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। यह वज्र गुफा में बस 1 महीने की कैद है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कठिनाई के अलावा यह विराट को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। परिणाम जानने के बाद वैदेही ने अपना हाथ लापरवाही से लहराया। वैदेही की बातें सुनकर सभी ने बहुत राहत महसूस की। हालांकि वैदेही को अक्सर विराट द्वारा बिना दिमाग वाली लड़की कहा जाता था और कभी-कभी वह बिना सोचे समझे काम करती थी, लेकिन उसकी बातें अभी भी काफी भरोसेमंद थीं। आखिरकार वह अपनों में से एक थी। विराट के निर्देशों का पालन करते हुए सभी लोग एकांतवास में वैदेही की पहाड़ी चोटी पर रहे, लगन से साधना करते रहे और फिर बाहर नहीं निकले। दूसरी तरफ अपने निवास पर लौटने के बाद जयद्रथ ने तुरंत अपने पिता एल्डर जयंत को मामले की सूचना दी। जब एल्डर जयंत ने खबर सुनी कि उनका प्रिय पोता विराट द्वारा मारा गया है तो वे तुरंत क्रोधित हो गए। हालांकि शक्तिहीन क्रोध महसूस करने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था। वह और एल्डर नक्श अभी 1 साल पहले सूर्यवीर, महारानी रेणुका और अन्य लोगों द्वारा पराजित हुए थे और अंततः अपमानित होकर भाग गए थे। अब वे वज्र विमान चला रहे थे। दांव संघ मुख्यालय वापस जाने के रास्ते पर वे फिर से सूर्यवीर के साथ हिसाब बराबर करने के लिए वापस नहीं मुड़ सकते थे। इसके अलावा भले ही वह सूर्यवीर के साथ हिसाब बराबर करना चाहता हो, उसके पास क्षमता नहीं थी। उसकी ताकत के साथ दक्षिणी महाद्वीप में सूर्यवीर के साथ हिसाब बराबर करने के लिए जाना केवल खुद को अपमानित करना होगा। कौन जानता है, सूर्यवीर गुस्से में उसे मार भी सकता है। यह मत सोचो कि सूर्यवीर ऐसा नहीं करेगा। बस ठाकुर परिवार के भाग्य को देखो। उस लड़ाई में ठाकुर परिवार के दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ को भी तलवार संप्रदाय द्वारा मार दिया गया था, तो एल्डर जयंत जैसे दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के योद्धा की तो बात ही छोड़िए। जब भी वह ठाकुर परिवार और तलवार संप्रदाय के बीच की उस लड़ाई को याद करता है, एल्डर जयंत को अभी भी डर लगता है। यदि तलवार संप्रदाय ने उनके खिलाफ उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया होता जो उन्होंने ठाकुर परिवार के खिलाफ किया था, तो एल्डर नक्श सहित उनमें से कोई भी दक्षिणी महाद्वीप से जीवित नहीं बचता। दांव संघ मुख्यालय वापस जाने पर इस पर चर्चा करते हैं। एल्डर नक्श ने गंभीरता से कहा, दक्षिणी महाद्वीप में हम सूर्यवीर और उसके बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हमारे क्षेत्र में मैं यह मानने से अपने पोते का ऐसा रवैया देखकर किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बिल्कुल सही सुना तुमने। मैं ताकत के साथ दांव संघ मुख्यालय की ओर बढ़ गया। हालांकि दक्षिणी महाद्वीप दांव संघ मुख्यालय से बहुत दूर है। भले ही उन्होंने आसमान से परे यात्रा की, भले ही उसने वज्र विमान को उसकी अधिकतम गति तक धकेल दिया, फिर भी दांव संघ मुख्यालय वापस जाने में कम से कम कई साल लगेंगे। दांव संघ मुख्यालय एक आंगन में अधिपति लोकेश ने एक बैठक के लिए वरुण प्रांत के सभी योद्धाओं को इकट्ठा किया। आप सभी जानते हैं कि कल युद्ध कला अखाड़े में क्या हुआ था, है ना? अधिपति लोकेश ने महाबुजुर्ग जनार्दन, लक्ष्य और जितेन पर नजर डाली, जो इकट्ठे हुए योद्धाओं में से थे, और भावहीन होकर कहा, हम जानते हैं। यह सुनकर लक्ष्य ने आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस छोटे जानवर विराट की ताकत इतनी जल्दी सुधरेगी। उसने जय को भी मार डाला। लक्ष्य और जितेन वे दो थे जिन्होंने विराट के तेजी से विकास को सबसे अधिक तीव्रता से महसूस किया। जब वे पहली बार नवधारा महाद्वीप पर विराट से मिले थे तो वह बहुत कमजोर था। उनका पीछा करने का सामना करते हुए वह केवल एक उच्च श्रेणी की उड़ने वाली नाव का उपयोग करके ही भाग सकता था। उनका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। अब विराट की ताकत इस हद तक बढ़ गई थी कि वह अपनी शक्ति से जय जैसे मास्टर को मार सकता था। हालांकि लक्ष्य और जितेन ने कनेक्शन के माध्यम से खरीदी गई आरोहण गोलियों की बदौलत आरोहण लोक के अंतिम चरण को तोड़ दिया था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी ताकत जय से काफी बेहतर नहीं थी। सीधे टकराव में जय को हराने की विराट की क्षमता का मतलब था कि वे उसके खिलाफ उसी भाग्य से नहीं बच पाएंगे। इस छोटे जानवर की विकास दर पर उसे मारना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा, और अगर यह हमारे लिए मुश्किल है तो हमारे वरुण महल के बदले की उम्मीदें कम होती जाएंगी। इसलिए अगर हम बदला लेना चाहते हैं तो हमें जल्दी से कार्य करना होगा। आप लोगों के पास इसके लिए क्या तरीके हैं? अधिपति लोकेश ने मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली। उनका चेहरा गंभीर था और बोले, दिव्य पवन महल ने उनके पूरे वरुण महल संप्रदाय को निगल लिया था। इतनी गहरी नफरत वरुण महल के योद्धाओं के लिए अमिट थी। हालांकि दिव्य पवन महल बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने सूर्यवीर और महारानी रेणुका के खिलाफ बदला लेने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल सूर्यवीर के बेटे विराट पर अपनी उम्मीदें लगा सकते थे। विराट को मारना सूर्यवीर के लिए एक विनाशकारी झटका होगा, परोक्ष रूप से वरुण महल का बदला लेगा। दांव संघ मुख्यालय में आने के बाद से अधिपति लोकेश ने इस योजना को कभी नहीं छोड़ा था। हालांकि विराट आमतौर पर वैदेही के पहाड़ पर छिपा रहता था, जिससे अधिपति लोकेश के लिए कोई अवसर मिलना असंभव हो जाता था। उसमें वैदेही के पहाड़ से सीधे विराट पर हमला करने का साहस भी नहीं था। इसके अलावा विराट को उस बेवकूफ बाघ और शक्तिशाली कछुए द्वारा बारीकी से संरक्षित किया गया था। अपनी ताकत के साथ उनके लिए उनकी दोहरी सुरक्षा को तोड़ना और विराट को मारना असंभव था। इसलिए हालांकि अधिपति लोकेश विराट को मारने के लिए बेताब था, लेकिन उसे कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिल सका और अब तक इसमें देरी हुई थी। मैंने सुना है कि विराट को 1 महीने के लिए वज्र गुफा में कैद कर दिया गया है। अब
वह उस बेवकूफ बाघ और बड़े कछुए द्वारा संरक्षित नहीं है। यह यकीनन उसके खिलाफ कदम उठाने का सबसे अच्छा अवसर है। लक्ष्य ने एक पल के विचार के बाद कहा, क्योंकि विराट वज्र गुफा में कैद है, इसलिए हमें उसे मारने के लिए इसमें भी प्रवेश करना होगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम अंदर कैसे जाएं। आप जानते हैं, वह दांव संघ का एक निषिद्ध क्षेत्र है जहां आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। महाबुजुर्ग जनार्दन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह आसान है। जब तक हम दांव संघ के उन नियमों का भी उल्लंघन करते हैं जो हमें वज्र गुफा में कैद करने की अनुमति देते हैं, हम भी वहां कैद हो जाएंगे। लक्ष्य ने कहा, हम लक्ष्य का तरीका काफी अच्छा है, चलो इसे लक्ष्य के तरीके से करते हैं। अधिपति लोकेश ने कहा। उनकी आंखें चमक उठी। अधिपति इस कार्य को करने के लिए किसे भेजने की योजना बना रहे हैं? महाबुजुर्ग जनार्दन ने पूछा। वह छोटा जानवर काफी मजबूत है, सुरक्षित रहने के लिए मैं अधिपति व्यक्तिगत रूप से इस कार्य को पूरा करूंगा। अधिपति लोकेश ने ठंडेपन से कहा, हालांकि एक बार जब अधिपति विराट को मार देंगे तो यह अनिवार्य रूप से दांव संघ के उच्च अधिकारियों को क्रोधित कर देगा। शायद उच्च अधिकारी सीधे अधिपति को मृत्युदंड दे देंगे। मुझे लगता है कि इस मामले पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। महाबुजुर्ग जनार्दन ने यह सुनकर तुरंत सलाह दी, विचार करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब तक उस छोटे जानवर को मारा जा सकता है तो क्या हुआ अगर मैं अपनी जान गंवा दूं? अधिपति लोकेश ने ठंडेपन से कहा। वह सूर्यवीर और उसके बेटे से हद से ज्यादा नफरत करता था। अगर वह विराट को मार सकता तो वह उनके लिए अपनी जान बदलने को तैयार था। यह मामला मेरे द्वारा संभाला जाना चाहिए। अधिपति अपने सुनहरे दौर में है और उनके पास अभी बहुत समय है। वरुण महल के पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य अभी भी अधिपति पर निर्भर करता है। मैं पहले से ही बूढ़ा और कमजोर हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिपति लोकेश की बातें सुनकर महाबुजुर्ग जनार्दन गहरी आह भरे बिना नहीं रह सके। पूर्वज, आप। महाबुजुर्ग जनार्दन की बातें सुनकर जितेन दया का भाव दिखाई बिना नहीं रह सका और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। महाबुजुर्ग जनार्दन यकीनन वह व्यक्ति थे जिन्होंने वरुण महल में उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया था। अपनी बिक्री संभालेगी। बिक्री राजस्व 20/80 विभाजित किया जाएगा, जिसमें तलवार संप्रदाय 80% लेगा और रत्न भंडार संप्रदाय 20% लेगा। हालांकि लाभ साझाकरण अनुपात रत्न भंडार संप्रदाय के लिए कुछ अनुचित लग रहा था, लेकिन सेठ लालचंद बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। तलवार संप्रदाय की सहयोग करने की इच्छा पहले से ही एक महत्वपूर्ण रियायत थी। अन्यथा यदि तलवार संप्रदाय अकेले चला गया तो रत्न भंडार संप्रदाय अपने उत्पादों की गुणवत्ता के लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। अंततः शक्ति सिंधु महाद्वीप में रत्न भंडार संप्रदाय का व्यवसाय पूरी तरह से तलवार संप्रदाय द्वारा कुचल दिया जाएगा। सहयोग करके रत्न भंडार संप्रदाय अभी भी मुनाफे का 20% प्राप्त कर सकता है। सहयोग के बिना उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसके अलावा विराट की वर्तमान शक्ति बहुत अधिक थी। पूरे दांव संघ के भीतर एक विशालकाय, यहाँ तक कि ठाकुर परिवार 3 प्राचीन कुलों में से एक को दक्षिणी महाद्वीप में महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा। तलवार संप्रदाय एक अपरिहार्य सहयोगी था। उनके साथ सहयोग करने से रत्न भंडार संप्रदाय की भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल अब दिव्य विकास लोक में कुल 7 विशेषताओं का दावा करते हैं। तलवार संप्रदाय के समर्थन के साथ 3 प्राचीन कुलीन परिवार भी भविष्य में रत्न भंडार संप्रदाय को आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सहयोग के विवरण को अंतिम रूप देने के बाद सेठ लालचंद ने आखिरकार तलवार संप्रदाय से बड़ी मात्रा में महाब्रह्म ज्ञान गोलियां और आरोहण गोलियां खरीदने के लिए पूरे 50 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले। 50 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को देखकर विराट बहुत खुश हुआ। रत्न भंडार संप्रदाय वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरा। वे अविश्वसनीय रूप से अमीर थे। एक बार में 50 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की भारी चाल चल रहे थे। ध्यान रहे, ये 50 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे, 8वीं श्रेणी के नहीं। 50 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों में परिवर्तित होने पर एक चौंका देने वाला 500 खरब 8वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर थे। हालांकि सेठ लालचंद का सौदा गिरीश के साथ उनके व्यवसाय की तुलना में फीका था, जिसके लेन देन में अक्सर खरबों 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर शामिल होते थे। गिरीश ने नागदंत चावल के लिए विभिन्न जादुई खजानों के साथ भुगतान किया था, जो इन चमचमाते 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को सीधे सौंपने वाले सेठ लालचंद के प्रभाव से मेल नहीं खा सकते थे। तलवार संप्रदाय से बड़ी मात्रा में महाब्रह्म ज्ञान गोलियां और आरोहण गोलियां खरीदने के बाद सेठ लालचंद दक्षिणी महाद्वीप में नहीं रुके। इसके बजाय वह इन गोलियों के साथ उत्साहपूर्वक रत्न भंडार संप्रदाय लौट आए, ताकि संप्रदाय के उत्कृष्ट शिष्यों और एल्डरों को पुरस्कृत किया जा सके जो लंबे समय से अपनी साधना बाधाओं में फंसे हुए थे। सेठ लालचंद द्वारा इन गोलियों को प्राप्त करने के बाद संप्रदाय के एल्डरों और मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों ने तुरंत अगले दायरे में प्रवेश किया, जिससे रत्न भंडार संप्रदाय की ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। केवल 1 महीने में रत्न भंडार संप्रदाय ने 1000 से अधिक आरोहण लोक योद्धा प्राप्त किए। सेठ लालचंद द्वारा तलवार संप्रदाय से बड़ी मात्रा में गोलियां खरीदने के कुछ ही समय बाद दिवाकर का दिव्य चेतना अवतार भी दक्षिणी महाद्वीप में उतर आया, जो तलवार संप्रदाय से विभिन्न गोलियां खरीदना चाहता था। वास्तव में दिवाकर जैसे दांव संघ के उच्च रैंकिंग सदस्य पहले से ही विराट द्वारा बेची जाने वाली गोलियों की चमत्कारी शक्ति को जानते थे। मूल रूप से तलवार संप्रदाय से गोलियां खरीदने के लिए दिवाकर को सेठ लालचंद से पहले दक्षिणी महाद्वीप में पहुंचना चाहिए था। हालांकि भले ही दिवाकर दांव संघ के उपाध्यक्ष थे, लेकिन संघ पर अकेले उनका शासन नहीं था। दांव संघ के खजाने से बड़ी रकम निकालने के लिए कई एल्डरों की सर्वसम्मति की आवश्यकता थी। उपाध्यक्ष के रूप में दिवाकर एक उच्च पद पर थे और काफी शक्ति रखते थे, लेकिन वे लगातार बाधित भी थे। इस बार दांव संघ के उच्च अधिकारियों को तलवार संप्रदाय से विभिन्न गोलियां खरीदने के लिए 200 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दान करने के लिए राजी करने के लिए उन्होंने व्यावहारिक रूप से खुद को थका दिया था। वास्तव में दांव संघ का युद्ध समर्थक गुट दिवाकर के प्रस्ताव से दृढ़ता से सहमत था। मुख्य बाधा शांति समर्थक गुट था, उन बदमाशों का समूह जो आत्मसमर्पण की वकालत करते थे। कोई अन्य विकल्प न होने पर दिवाकर को एक बार फिर से महत्वपूर्ण मात्रा में शक्ति और लाभ छोड़ना पड़ा। बमुश्किल शांति समर्थक एल्डरों और संरक्षकों को अपने प्रस्ताव से सहमत होने के लिए राजी करना पड़ा। इस बार दिवाकर का दिव्य चेतना अवतार 200 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को तलवार संप्रदाय में लाया, मुख्य रूप से नवजीवन संजीवनी गोलियां और नागदंत चावल खरीदने के लिए। जहां तक महाब्रह्म ज्ञान गोलियों और आरोहण गोलियों का सवाल है, केवल थोड़ी मात्रा ही खरीदी गई थी। आखिरकार यहां आने का उनका प्राथमिक उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की जान बचाना था, न कि कुछ मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों की ताकत में सुधार करने में मदद करना। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता थी वह थी नवजीवन संजीवनी गोली जैसी चमत्कारी उपचार गोलियां और नागदंत चावल जैसे दुर्लभ खजाने जो तेजी से सच्चे सार को बहाल कर सकते थे। सैनिक के पास नवजीवन संजीवनी गोली है या नहीं, यह कभी-कभी उनके जीवन या मृत्यु को निर्धारित कर सकता है। और क्या अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के सच्चे सार को तेजी से बहाल किया जा सकता है, यह भी युद्ध की जीत या हार को निर्धारित करता है। दिवाकर के पास दांव संघ के भीतर सुरक्षित करने के लिए सीमित संसाधन थे, इसलिए उनकी प्राथमिक चिंता स्वाभाविक रूप से अधिकांश सैनिकों का अस्तित्व थी, न कि कुछ मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों की ताकत में सुधार। वे मार्शल आर्ट्स के दिग्गज जो अपने साधना स्तरों को तोड़ना चाहते थे, वे बस विराट से आरोहण गोलियां खुद खरीद सकते थे। उन्हें दिवाकर से उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। मानव जाति और दांव संघ के संसाधन बहुत अधिक शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित थे, और बहुत सारी संपत्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करना मुश्किल था। यदि उस विशाल धन और संसाधनों को जमा किया जा सकता और अग्रिम पंक्तियों पर उपयोग किया जा सकता, तो वहां के मानव सैनिक इतना संघर्ष नहीं कर रहे होते। दुर्भाग्य से शक्तिशाली और अमीरों को अपने हितों का त्याग करने के लिए मजबूर करना उनकी जान लेने के बराबर है। एक बार जब उनके हितों को खतरा होता है तो वे तुरंत मौत तक लड़ेंगे।
राक्षसों से लड़ने में उनकी बहुत कम रुचि है, लेकिन अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए उनमें अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर का उत्साह है। इसलिए अपनी ताकत और शक्ति के साथ भी दिवाकर इस संबंध में शक्तिहीन है। जब विराट ने दिवाकर को ज्यादातर निम्न श्रेणी की नवजीवन संजीवनी गोलियां और नागदंत चावल खरीदने के लिए पूरे 200 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकालते देखा, तो विराट तुरंत समझ गया कि दिवाकर इन गोलियों और संसाधनों का उपयोग अग्रिम पंक्ति के साधारण सैनिकों के लिए करने का इरादा रखता है। दिवाकर ने वास्तव में खुद को पूरी मानव जाति के भविष्य और भाग्य के लिए समर्पित कर दिया है। दिवाकर के इरादों को समझने के बाद विराट ने असामान्य रूप से इस सौदे के लिए कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि इसके बजाय इसे दिवाकर को लागत मूल्य पर बेच दिया। विराट का इस सौदे पर लाभ कमाने का इरादा नहीं था, लागत निकालना ही काफी था। इन वर्षों में अनगिनत तूफानों और लड़ाइयों का सामना करने के बाद विराट निचले स्तर के सैनिकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को समझता था। दिवाकर जैसा कमांडर जो अपने सैनिकों का इतना ख्याल रखता है, दुर्लभ था। इस संबंध में दिवाकर ने निस्संदेह विराट का सम्मान अर्जित किया। जब विराट प्रमुख संप्रदायों और ताकतों के मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों और शक्तिशाली कुलीनों से पैसा कमा रहा था, तो उसे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, चाहे उसने कितना भी गुना लाभ कमाया हो। लेकिन वह अपने सैनिकों की गाढ़ी कमाई से एक पैसा भी नहीं लेगा। एक सज्जन पैसे से प्यार करता है, लेकिन वह इसे नैतिक रूप से कमाता है। कुछ पैसा ठीक है, चाहे वह कैसे भी कमाया जाए, लेकिन कुछ पैसा बिल्कुल अस्वीकार्य है। दिवाकर विराट द्वारा दी गई कीमतों से बहुत हैरान था। भतीजे विराट, क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये नवजीवन संजीवनी गोलियां और नागदंत चावल इस कीमत पर हैं? आपने कोई गलती तो नहीं की है? दिवाकर ने अविश्वसनीय रूप से पूछा, विराट द्वारा दी गई अपमानजनक रूप से कम कीमतों को देखकर। यदि विराट इस तरह गोलियां बेचता तो उनका तलवार संप्रदाय दिवालिया हो जाता। दिवाकर तलवार संप्रदाय की गोलियों और नागदंत चावल की आधिकारिक कीमतों को जानता था, जो विराट द्वारा उसे दी जा रही कीमत से 10 या 100 गुना अधिक थी। सीनियर दिवाकर, गोलियों और नागदंत चावल का यह जत्था अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए है, आपके लिए नहीं, न ही दाव संघ के उच्च अधिकारियों के लिए। विराट ने दिवाकर को देखते हुए ईमानदारी से कहा, इसलिए कृपया गोलियों और नागदंत चावल के इस जत्थे की कीमत को गुप्त रखें सीनियर दिवाकर, और इसे किसी और को न बताएं। विराट के शब्दों को सुनकर दिवाकर ने अपने सामने नीले रंग के कपड़े पहने युवक को देखा और एक लंबी खामोशी में डूब गया। दिवाकर इस सौदे में शामिल भारी मुनाफे के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ था। 200 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, कितनी बड़ी दौलत। यहां तक कि दाव संघ के प्रमुख संरक्षक भी इतनी चौंका देने वाली रकम का विरोध करना मुश्किल पाएंगे। यदि यह कोई शक्तिशाली या प्रभावशाली व्यक्ति होता तो वे आभारी होते यदि उन्होंने इस सौदे में अपनी जेब भरने के लिए हर तरह की कोशिश नहीं की होती। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की खातिर स्वेच्छा से रियायतें देने की तो बात ही छोड़िए, लेकिन विराट इतनी खगोलीय राशि का सामना करते हुए प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम था। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों की खातिर वह अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा छोड़ने को तैयार था। उसे इतनी कम कीमत पर ऐसी चमत्कारी गोलियां और संसाधन बेच रहा था। विराट के कार्यों पर दिवाकर मिश्रित भावनाओं से भर गया। युवा मास्टर विराट की धार्मिकता वास्तव में सराहनीय है। मोर्चे पर सैनिकों की ओर से मैं दिवाकर आपके नेक चरित्र के लिए युवा मास्टर विराट को धन्यवाद देता हूं। दिवाकर ने अपने कपड़े सीधे किए, अपने हाथ जोड़े और विराट को गहरा नमन किया, एक बहुत ही गंभीर सलामी दी। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में शायद केवल विराट को दाव संघ के प्रतिष्ठित उपाध्यक्ष दिवाकर से इतनी भव्य सलामी मिलेगी। उपाध्यक्ष दिवाकर, आप क्या कर रहे हैं? कृपया जल्दी उठें, यह मेरे जैसे जूनियर के लिए बहुत अधिक है। यह देखकर विराट ने तुरंत सलामी दी। आखिरकार दिवाकर दाव संघ के उपाध्यक्ष थे, और जब गठबंधन नेता अनुपस्थित थे तो उन्हें मनुष्यों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी माना जा सकता था। विराट इतनी उच्च स्थिति के साथ दिवाकर से इतनी भव्य सलामी स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? युवा मास्टर विराट, आपको यह नमन स्वीकार करना होगा। यह अग्रिम पंक्तियों पर सैनिकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। दिवाकर ने गंभीरता से कहा, युवा मास्टर विराट, क्या आप समझते हैं कि गोलियों और नागदंत चावल के इस जत्थे का क्या मतलब है? यह अनगिनत जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। आपने जो अथाह पुण्य किया है उसके साथ आप मानव जाति से अत्यंत सम्मान के पात्र हैं। विराट के सम्मान में दिवाकर ने उसे संबोधित करने का तरीका भी बदल दिया। युवा पीढ़ी के बीच जो दिवाकर से इतना सम्मान पा सकते थे, विराट पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में मानव जाति में एकमात्र था। दिवाकर का आग्रह देखकर विराट के पास स्थिर खड़े रहने और दिवाकर का नमन स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दिवाकर से 200 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने के बाद विराट ने शालिनी से तलवार संप्रदाय की नवजीवन संजीवनी गोली की अधिकांश सूची प्राप्त करवाई और उसे दिवाकर को सौंप दिया। क्योंकि तलवार संप्रदाय ने हाल के वर्षों में किसी बड़े पैमाने के युद्ध का अनुभव नहीं किया है, इसलिए उसने नवजीवन संजीवनी गोली, एक उपचार अमृत का अपेक्षाकृत कम उपयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत पर्याप्त भंडार है। जहां तक नागदंत चावल की बात है तो यह कहने की बात नहीं है। वर्तमान में लगभग पूरा तलवार संप्रदाय नागदंत चावल की खेती करता है। न केवल इसे दिव्य पवन महल के सभी कृषि योग्य क्षेत्रों में उगाया जाता है, बल्कि कब्जा किए गए वरुण महल में भी, और यहां तक कि नवधारा महाद्वीप पर भी इसकी खेती के लिए उपजाऊ भूमि के बड़े हिस्से की खेती की गई है। तलवार संप्रदाय का नागदंत चावल का वर्तमान भंडार बहुत बड़ा है। भले ही विराट ने इसे दिवाकर को सबसे कम कीमत पर बेचा, लेकिन यह दिवाकर की 200 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। नवजीवन संजीवनी गोलियां और नागदंत चावल प्राप्त करने के बाद दिवाकर तुरंत नहीं गया। इसके बजाय उसने दक्षिणी महाद्वीप के बाहरी इलाकों के लिए उड़ान भरी, सूर्यवीर को पाया और उसके साथ बात की। जाने से पहले दिवाकर ने सूर्यवीर के कंधे को बड़े भाव से थपथपाया और कहा, सूर्यवीर, भगवान का शुक्र है, तुमने एक बेहतरीन बेटा पाला है। मुझे लगा कि तुम पहले से ही काफी उल्लेखनीय थे, लेकिन तुम्हारे बेटे की तुलना में मैं पूरी तरह से तुच्छ महसूस करता हूं। यह सुनकर सूर्यवीर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बूढ़े दिवाकर, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो? बेशक मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम कैसे बता सकते हो कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था? दिवाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। सूर्यवीर को जवाब देने का इंतजार किए बिना दिवाकर ने अपने सामने की जगह को फाड़ दिया। उसकी आकृति चमकी और उसका दिव्य चेतना अवतार अंदर उड़ गया, तुरंत गायब हो गया। तलवार संप्रदाय में खजाना विभाग के मुख्य हॉल में विराट, शालिनी और खजाना विभाग के अन्य उच्च रैंकिंग अधिकारी पिछली अवधि में गोलियां और नागदंत चावल बेचने से अपने मुनाफे की गणना कर रहे थे। सबसे पहले विराट ने दाव संघ मुख्यालय में गोलियां और नागदंत चावल बेचे, जिससे कुल 100 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कमाए। फिर रत्न भंडार संप्रदाय के संप्रदाय नेता सेठ लालचंद ने व्यक्तिगत रूप से बड़ी मात्रा में महाब्रह्म ज्ञान गोलियां और आरोहण गोलियां खरीदने के लिए 50 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर लाए। अब दिवाकर के 200 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को जोड़ते हुए तलवार संप्रदाय ने पिछले कुछ महीनों में 350 अरब से अधिक नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कमाए हैं। इतनी बड़ी संपत्ति देखकर विराट, शालिनी और खजाना विभाग के अन्य उच्च रैंकिंग